संक्षिप्त बातचीत के बाद दोनों पक्ष, क्योंकि उनकी भाषा आपस में मेल नहीं खाती थी, एक बार फिर चुप हो गए। माहौल कुछ घुटन भरा था, दोनों चुपचाप बैठे थे और खाने का समय हो चुका था। पूरी रात सिल्वर विंग्ड ड्रैगन स्नेक किंग से लड़ने के बाद युनजी को भूख जरूर लगी होगी। शाओ हान थोड़ी देर रुका और बोला, तुम अभी यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और जल्दी वापस आ जाऊंगा। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने पहले ही आदेश दे दिए हैं, इसलिए कोई भी राक्षसी जीव हम पर हमला नहीं करेगा, तुम निश्चिंत रहो। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा। युनजी की कोमल भौहें सिकुड़ गईं। शाओ हान को अपनी बड़ाई करने का बहुत शौक था। उसने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के बारे में सुना था। यह पास के ही एक इलाके का छठे स्तर का राक्षसी राक्षस था, जिसकी युद्ध शक्ति मानव रोवांग युद्ध सम्राट स्तर के बराबर थी। किसी महिला को रिझाने की कोशिश करते समय पुरुषों का अपनी बड़ाई करना स्वाभाविक है, लेकिन क्या वह सचमुच बिना सोचे समझे डींगे मारता है? कृपया ध्यान दें, यह चांदी के पंखों वाले ड्रैगन नाग राजा का इलाका है ना? शाओ हान गुफा से बाहर निकला और जब वह दोबारा गुफा के पास पहुंचा तो उसके एक हाथ में हिरण और दूसरे हाथ में एक लाल बोतल थी। क्या मुझे इसे रखना चाहिए? शाओ हान कुछ हद तक दुविधा में थी। वह बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वह तपस्वी भी नहीं था। उसके भी भाव और इच्छाएं थीं। टाओतियान की कहानी से परिचित जियाओ हान अच्छी तरह जानता था कि युनजी यानी युनलान संप्रदाय प्रमुख यूं कामोतेजक की पहचान नहीं कर सका। एक साल बाद जियाओ यान और युनजी की मुलाकात हुई और क्योंकि उसने गलती से उनके खाने पर कामोतेजक पदार्थ छिड़क दिया था, इसलिए बाद में उन्होंने एक गुफा में सुखद समय बिताया। अगर युनजी एक साल बाद भी कामोतेजक पदार्थों की पहचान नहीं कर पाई तो वह निश्चित रूप से अब भी नहीं कर पाएगी। अगर जियाओ हान कामोतेजक औषधि की इस बोतल को पास में रख दे तो जियाओ हान का मानना था कि युनजी द्वारा वही गलती दोहराने की बहुत अधिक संभावना होगी। युनजी की उपस्थिति सुरुचिपूर्ण और कुलीन थी, जो शियाओ शुनेर से अतुलनीय थी, क्योंकि उनके स्वभाव मौलिक रूप से भिन्न थे। शियाओ हान के लिए इस बात से जरा भी प्रभावित न होना असंभव था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियाओ हान यह भी जानती थी कि इस घटना के कारण युनजी के दिल में हमेशा के लिए एक गांठ बंध गई थी, जो हमेशा उसके साथ रहेगी। बाद में जब युनजी ने टैगोर रेगिस्तान में शियाओ यान का पीछा किया, तब भी युनजी ने उसे चुपके से रिहा कर दिया। कभी-कभी कहानी की दिशा पहले से जान लेना अच्छी बात नहीं होती। शाओ हान गुफा के बाहर चहलकदमी कर रहा था, उसे पहली बार अपने पूर्व ज्ञान से बेचैनी महसूस हो रही थी। शाओ हान, क्या बाहर तुम हो? गुफा के बाहर कदमों की आहट सुनकर अंदर मौजूद युनजी ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। हम शाओ हान ने कराहते हुए, दांत पीसते हुए एक बड़ा फैसला लिया। छोड़ो इसे, इस व्यवहार और एक व्यभिचारी बदमाश के व्यवहार में क्या फर्क है? शाओ हान ने सिस्टम से भारी कीमत पर खरीदी गई प्रथम श्रेणी की हेहुआ सांड को पास की झाड़ियों में फेंक दिया और उसे काफी दूर तक उछाल दिया। इसके बाद उसने एक खंजर निकाला, जल्दी से हिरण को काटा और थोड़ी देर बाद गुफा में चला गया। उसने युनजी को हिरण के खून का एक कटोरा दिया। हिरण का खून गर्म प्रकृति का होता है और यह तुम्हारी बर्फ से बांधने की कला को कुछ हद तक राहत दे सकता है। इसे पी लो। धन्यवाद। युनजी ने शर्मिंदगी से शियाओ हान की ओर देखा और कहा, मेरे हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? ओह! शाओ हान ने युनजी को थोड़ी हैरानी से देखा, कटोरा पकड़ा और युनजी के पास आकर बोली, अपना मुंह खोलो। आग की रोशनी में युनजी को करीब से देखने पर लपटें टिमटिमा रही थी। चूंकि युनजी बैठी हुई थी और जियाओ हान आधा जमीन पर बैठा हुआ था, इसलिए अपनी ऊंची स्थिति से जियाओ हान उसकी गर्दन के नीचे के अवर्णीय हिस्से की एक झलक भी देख सकता था। लेकिन जियाओ हान को इसका कोई अफसोस नहीं था। जहां तक महिलाओं की बात है, एक बार जब उसकी ताकत अथाह हो जाएगी तो क्या कभी उसके साथ महिलाओं की कमी होगी? शाओ हान के मन में शाओ शुनेर और शाओ मी की आकृतियां अनायास ही उभरने लगीं। उन्हें देखे हुए काफी समय हो गया था और वह सोच रहा था कि शियाओ जुनेर कैसी होंगी, खासकर शियाओ मी। इतने लंबे समय तक एकांतवास में रहने और उसके द्वारा दिए गए गैदरिंग ची पाउडर के प्रभाव से वह निश्चित रूप से पहले ही रोज एक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी होगी। उसे हिरण का खून पिलाने के बाद जियाओ हान ने हिरण के मांस को एक कांटे पर लगाया और फिर उसे आग पर भूनना शुरू किया, बीच-बीच में उस पर सौंफ जैसे मसाले छिड़कता रहा। हर बातचीत हमेशा रुक-रुक कर होती थी। हिरण का मांस खाने के बाद युनजी के शरीर में धीरे-धीरे हिलने-डुलने की कुछ क्षमता वापस आ गई। दूसरे दिन तक युनजी अपने पैरों को हिलाकर गुफा से बाहर निकलने में सक्षम हो गई थी। तीसरे दिन तक युनजी की हरकतें एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं थीं। हालांकि युनजी की डोर चीसी बंद रही, मानो अवरुद्ध हो और स्वतंत्र रूप से सक्रिय होने में असमर्थ थी। शाओ हान जानता था कि कार्यवाहक के रूप में उसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। बधाई हो, अब आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। पत्थर के चबूतरे पर जियाओ हान ने अंगड़ाई ली और जमाई ली। धन्यवाद। युनजी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर रुककर कहा, पूर्व दिशा से हर सुबह आने वाली बैंगनी ऊर्जा साधना करने का सबसे अच्छा समय है। मुझे लगता है कि आपको इस दौरान उठकर खेती-बाड़ी करनी चाहिए। ओह, मुझे पता है। जब तुम्हें पता है तो फिर भी तुम हर दिन दोपहर तक क्यों सोते हो? मुझे सचमुच नहीं पता कि तुमने अपनी साधना कैसे प्राप्त की। युनलान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में युनजी ने कभी इतना आलसी साधक नहीं देखा था। इतनी कम उम्र में ही शियाओ हान के पास युद्ध के उस्ताद का स्तर था। युनजी को यह जानने की उत्सुकता थी कि शियाओ हान साधना कैसे करता है। यह लो, जियाओ हान ने हाथ हिलाया और युनजी की ओर एक छोटी सी जेट की बोतल फेंक दी। युनजी ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उत्सुकता से ढक्कन खोल दिया। एक गर्म आभा उसकी नाक तक पहुंची। जेट की बोतल के अंदर खून जैसे लाल रंग की 3 औषधीय गोलियां थीं। ये रेड पिल्स हैं, द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियां हैं, जो प्रकृति में हल्की हैं। हालांकि वे आपकी आई सीलिंग आर्ट को तुरंत नहीं हटा सकते, लेकिन वे इसके विघटन की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, जियाओ हान ने समझाया। द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियां, क्या आपने इन्हें परिष्कृत किया है? युनजी ने कुछ आश्चर्य के साथ शियाओ हान की ओर देखा। मैं पिछले 2 दिनों से निष्क्रिय नहीं रहा हूं। 2 रातों के बाद मैंने आखिरकार इसे परिष्कृत कर लिया, क्योंकि फ्यूजन का उपयोग करने से रसायन विद्या करने की दिव्य क्षमता बहुत ही अपरंपरागत थी। सुरक्षा कारणों से जियाओ हान औषधीय गोलियां बनाने के लिए गुफा से तभी बाहर निकलता था जब युनजी गहरी नींद में सो जाता था। जहां तक पिल फॉर्मूला की बात है, जियाओ हान ने इसे भी सिस्टम मॉल से वाउचर का उपयोग करके खरीदा था। लेवल 2 मॉल में पहले से ही सभी लोगों में सभी द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों के लिए गोली के फार्मूले मौजूद थे। हालांकि कीमत उचित थी, केवल 1 लाख वाउचर। तुम भी दूसरी कक्षा के रसायन शास्त्री हो? शाओ हान ने सिर हिलाया। मेरा एक दोस्त है जो एक कीमियागर भी है। यहाँ का काम खत्म करने के बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ, युनजी ने मुस्कुराते हुए कहा। परिचय देना? सीधे शब्दों में कहें तो उनका उद्देश्य शियाओ हान को अपना शिष्य बनाना था। शाओ हान अनुमान लगा सकता था कि वह कौन था। कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। जियाओ हान ने युनजी के इस विनम्र प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए सिर हिलाया। क्या आपके पास पहले से ही मास्टर डिग्री है? नहीं। तो फिर आप कोशिश क्यों नहीं करते? तुम तो बहुत छोटे हो और अभी से ही द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्री हो। मेरा दोस्त तुम्हें अपना शिष्य बनाकर बहुत खुश होगा। किसी के मार्गदर्शन में सही राह पर चलना हमेशा अकेले भटकने से बेहतर होता है, चाहे यह किसी के प्रति कृतज्ञता का ऋण चुकाने के लिए हो या जियाओ हान की इच्छा न रखने के लिए। रसायन विद्या की प्रतिभा को दफनाने के लिए युनजी ने उसे फिर से समझाया। सच में कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। जियाओ हान ने फिर से मना कर दिया। 2 बार अस्वीकृत होने पर युनजी के खूबसूरत चेहरे पर स्पष्ट रूप से आश्चर्य और थोड़ी झुंझलाहट भी दिखाई दी। युनलान संप्रदाय की सम्मानित संप्रदाय प्रमुख वह कौन थी? दरअसल उनका परिचय पत्र अस्वीकार कर दिया गया था। जाहिर तौर पर नाखुश होकर युनजी ने असंतुष्ट होकर पूछा, क्या आपको पता है कि मैं आपको किससे मिलवाने वाला था? शाओ हान ने युनजी की ओर देखा। वह आंखें बंद करके भी अंदाजा लगा सकता था कि युनजी उसे किससे मिलवाने वाला है। वह रुका और बोला, कृपया मेरी बेबाकी के लिए मुझे क्षमा करें।
पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो मेरा यानी शियाओ हान का गुरु बन सके। यहाँ तक कि वह निर्लज्ज व्यक्ति गुहे जो स्पष्ट रूप से केवल छठी श्रेणी का रसायन है फिर भी खुद को पिलकिंग कहता है, उसके पास भी वह योग्यता नहीं है। उफ। युनजी ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई, उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में झुंझलाहट का हल्का सा भाव था। यूनान संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख होने के नाते उन्होंने पहले भी कई अभिमानी युवाओं को देखा था। हालांकि युनजी का सामना पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसका अहंकार इतना चरम पर था। वह शाओ हान को फटकार लगाने ही वाली थी, उसे यह बताने वाली थी कि उसे ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, वरना असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद भी उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो शब्द उसके गले तक पहुंच चुके थे वे शियाओ हान के चेहरे के भाव देखकर वापस ही निकल गए। शियाओ हान की आंखों में श्रेष्ठता और तिरस्कार का भाव भी झलक रहा था। द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्री जियाओ हान को किस प्रकार का समर्थन प्राप्त था जिसने उन्हें रसायन शास्त्री ग्रैंडमास्टर गुहे का नाम लिए जाने पर भी श्रेष्ठता की इतनी गहरी भावना बनाए रखने की अनुमति दी। युनजी ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जियाओ हान के पास निष्कर्षण और संलयन की दिव्य क्षमता है जिससे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की उसकी विधि सामान्य कीमियाग्रों से पूरी तरह से अलग हो जाती है। औषधीय अवयवों की मात्रा चाहे जो भी हो, जियाओ हान अपनी दिव्य निष्कर्षण क्षमता का उपयोग कर सकता था या उन्हें असामान्य ज्वाला से शुद्ध कर सकता था और फिर संलयन क्षमता का उपयोग करके उन्हें जबरदस्ती एक सफल औषधीय गोली में परिवर्तित कर सकता था। सफलता 10% थी। दूसरे शब्दों में कहें तो जब जियाओ हान ने खुद को द्वितीय श्रेणी का रसायन के बताया तो वह विनम्रता दिखा रहा था। अगर जियाओ हान को 9वीं श्रेणी की औषधि बनाने की विधि और सामग्री भी दे दी जाए तो भी वह 100% सफलता के साथ आवश्यक औषधि बना लेगा। शियाओ हान को इतना आत्मविश्वासी देखकर युनजी ने उसे हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं किया। अपने रुतबे और पद के कारण उनमें निश्चित रूप से एक निश्चित स्तर का संयम और उदारता थी और उन्होंने शियाओ हान के साथ हठपूर्वक बहस जारी नहीं रखी। शियाओ हान द्वारा दी गई औषधीय गोलियां निकालकर युनजी पालथी मारकर बैठ गई। कुछ ही देर में उसका हृदय आनंद से भर गया और उसने बिना किसी झिझक के 2 और औषधीय गोलियों की औषधीय शक्ति को परिष्कृत किया। कुछ क्षण बाद उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, आपकी औषधीय गोलियां कारगर है। मेरे दांतियान में मौजूद ऊर्जा अब सक्रिय हो सकती है। पहले इसमें कम से कम 3 दिन और लगते, लेकिन अब मैं कल ही अपने शरीर के भीतर बर्फ सीलिंग तकनीक को क्रियान्वित कर सकती हूँ। कल शियाओ हान का चेहरा थोड़ा अचंभित था। कल के बाद युनजी एक बार फिर यूनान संप्रदाय की उच्च और शक्तिशाली संप्रदाय प्रमुख दो हुआंग विशेषज्ञ के रूप में लौट आएगी। युनजी के स्वभाव को देखते हुए वह कल बिना अलविदा कहे ही चली जाएगी। जब तक शियाओ हान के पास युनजी के बराबर शक्ति न हो भविष्य में वे दोनों दो अलग अलग दुनियाओं के लोग होंगे। शियाओ हान को इस बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने हल्के से कहा, ओह तो बधाई हो, कल मैं फिर से सिल्वर विंड ड्रैगन स्नेक किंग को ढूंढने जाऊंगी। युनजी ने मन ही मन कहा, पिछली बार मैं लापरवाह थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे आइस सीलिंग तकनीक आती होगी। अगर मैं दोबारा गई तो मेरा विंड एक्सट्रीम मीटियोर किल निश्चित रूप से उसकी जान ले लेगा। ऐसी लड़ाकू महिला, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम इसे देखकर जम से जाओ। जियाओ हान ने उदासीनता से कहा, तुम मनहूस हो, क्या कह रही हो? युनजी ने पास पड़ा भुना हुआ मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे शियाओ हान पर फेंक दिया। हे धन्यवाद। जियाओ हान हंस पड़ा। वह अभी अभी झपकी से जागा था और सचमुच भूखा था। उसने बेफिक्री से खाना खाया। उफ, युनजी ने भुने हुए मांस पर बने छोटे छोटे कीबा के निशान देखे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी इस मांस को खाया हो। उसका सुंदर चेहरा यूं ही जैसा था और उसने शियाओ हान को घूरते हुए कहा, खाओ, कहीं दम घुटकर मर न जाओ। भुनी हुई मछली खाने के बाद जियाओ हान ने संतुष्टि भरी डकार ली और उठकर बोला, मैंने 3 दिन से हिरन का मांस खाया है और अब थोड़ा उग गया हूं। गुफा के बाहर एक छोटी नदी है, मैं कुछ मछली लेने जाता हूं ताकि मेरा मन बदल जाए। मैं जाऊंगी। युनजी अचानक खड़ी हो गई और बीच में बोल पड़ी, तुम जाओगे? हाँ। क्या तुम खाना बना सकती हो? जियाओ हान ने कुछ हैरानी से युनजी की ओर देखा। युनजी की पहचान असाधारण थी, वह यूनान संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख थी। उनकी शाही आभा पड़ोसी गांव की दूसरी चाची से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। नहीं, लेकिन 2-3 दिन तक तुम्हें मेरी सेवा करते देखने के बाद मैंने कम से कम थोड़ा तो सीख लिया है। युनजी मुस्कुराई और गुफा से बाहर निकल गई, पीछे एक सुंदर घुमावदार आकृति छोड़ते हुए। शियाओ हान ने 2-3 दिन तक उसकी सेवा की थी और पहले दिन तो उसने खुद उसे खाना खिलाया था। युनजी को थोड़ा बुरा लगा। वह सोचने लगी कि उसे शियाओ हान का एहसान कैसे चुकाना चाहिए। उफ, खैर बुरा नहीं है। एक डॉग हुआंग खाना पकाने वाले को इस तरह का सम्मान नहीं मिलता। शियाओ हान ने अंगड़ाई ली और फिर गुफा से बाहर निकल आया। पतझड़ बीत चुका था और सर्दी आ चुकी थी और आसमान से हल्की बर्फ गिरने लगी थी। पिछले 2 दिनों से औषधीय सामग्री की खोज करते हुए उसे गलती से एक गर्म पानी का झरना मिल गया था। करने के लिए और कुछ न होने के कारण शियाओ हान ने अपनी याददाश्त के सहारे उस गर्म पानी के झरने की ओर रुख किया। जब तक उसने आराम से स्नान किया और गुफा में लौटा तब तक युनजी ने पत्थर के चबूतरे पर भोजन की एक छोटी सी मेज पहले ही तैयार कर ली थी। युनजी ने 2-3 दिनों तक शियाओ हान को खाना बनाते देखा था, लेकिन मछली भूनने में युनजी का कौशल शियाओ हान से कहीं कमतर था। मांस के कई हिस्सों पर ज्यादा पकने के कारण जले के निशान थे। है, क्या यही हमारा लंच है? जियाओ हान मुस्कुराया। हंसना मत, ये मेरा बनाया पहला खाना है। भले ही ये स्वादिष्ट न हो, तुम्हें इसे खत्म करना होगा, वरना। युनजी के होंठ हल्के से मुड़े और उसने शियाओ हान को चुनौती भरे अंदाज में देखा। ठीक है, मुझे तुमसे डर लगता है। जियाओ हान ने खाना उठाया। युनजी के लिए इस तरह की मेहनत करना दुर्लभ था, इसलिए भुना हुआ मांस भले ही उतना स्वादिष्ट न हो, उसने फिर भी अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए उसे खा लिया। शियाओ हान ने 2 मछलियां खाने के बाद उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। गर्मी की एक लहर तेजी से बढ़ने लगी। ओम, शियाओ हान, क्या तुमने कुछ गड़बड़ महसूस की है? युनजी का सुंदर चेहरा थोड़ा सा यूं ही जैसा लग रहा था और उसने एक अस्वाभाविक भाव से पूछा। युनजी की बातें सुनकर शियाओ हान ने युनजी की ओर देखा। शियाओ हान खड़ी हुई और चारों ओर देखने लगी। तुम क्या ढूंढ रही हो? युनजी ने शियाओ हान को हैरानी से देखा। थोड़ी देर बाद शियाओ हान ने आग के पास रखी एक यूही की बोतल उठा ली। शियाओ हान को घूरते देख उसने जल्दी से समझाया, मुझे यह बोतल नदी के किनारे मिली। यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम्हारे पास है, शायद तुमसे गलती से गिर गई होगी। इसमें पहले से मौजूद मसाला खत्म हो चुका है। इसके अंदर के पाउडर की गंध वैसी ही है जैसी तुम मछली भूनने के लिए इस्तेमाल करती हो, तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? जरूर कुछ गड़बड़ है मेरी प्यारी महिला। यह भुनी हुई मछली का मसाला बिल्कुल नहीं है। जियाओ हान इतना गुस्से में था कि उसका मन कर रहा था कि युनजी को एक घूंसा मार दे। अडो हुआंग वाकई बहुत साहसी थी, उसने अकेले में इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत दिखाई। जियाओ हान को समझ नहीं आ रहा था कि वह युनजी की हिम्मत की तारीफ करे या उसकी नासमझी के लिए उसे डांटे। युनजी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली के 5 छक्के लगे हों। उसने नाराजगी से कहा, एक रसायन शास्त्री होकर आप ऐसी चीज कैसे बना सकते हैं? उफ, जियाओ हान ने दबे स्वर में अपनी जीभ चटकाई, वह कुछ बोल नहीं पाया। सिस्टम से प्राप्त होने के कारण इसकी औषधीय शक्ति अत्यंत प्रबल थी। थोड़ी ही देर में युनजी की सांसें कमजोर हो गईं। अब हमें क्या करना चाहिए? युनजी ने चिंता से शियाओ हान की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? जियाओ हान ने युनजी की ओर आंखें घुमाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। युनजी ने अपना सिर हिलाया। इस सूक्ष्म हरकत ने उसके शरीर में औषधीय शक्ति के विस्फोट को और तीव्र कर दिया। उसने अपने कीबा को कसकर पकड़ लिया, अपनी चीज से दुष्ट अग्नि को दबाते हुए धीमी दृढ़ आवाज में कहा, शियाओ हान, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो ठीक होने पर मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगी। उफ, शियाओ हान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई और चिल्लाया, बकवास बंद करो, बैठ जाओ या लेट जाओ। युनजी को सिर हिलाते देख शियाओ हान ने हाथ बढ़ाकर युनजी को जमीन पर धक्का दे दिया। तुम, युनजी ने शियाओ हान को चिंता और गुस्से से घूरते हुए देखा, उसकी चेतना वासना से व्याकुल थी।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने होठों को दांतों से दबा लिया, जिससे उसके होठों से खून भी बहने लगा। वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर के भीतर की दुष्ट ऊर्जा को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। यह महिला वाकई मुसीबत खड़ी करना चाहती है। यह तो मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रही है। अपने क्रोध के बावजूद जियाओ हान ने दृढ़ता से अपनी चेतना पर नियंत्रण बनाए रखा, अपने मन को शांत रखा और अपने हृदय में यह आदेश दिया। निष्कर्षण। प्रिय पाठकों, नमस्ते। एक लेखक के रूप में यह मेरा आपको धन्यवाद पत्र लिखने का पहला अनुभव है। इस बार मैं अपने दिल में वर्षों से दबी भावनाओं को इस अनूठे तरीके से व्यक्त करना चाहता हूँ। तो क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं और ठीक उसी क्षण अध्ययन कक्ष की हल्की रोशनी की बोर्ड पर पड़ रही थी। मेरे विचार हल्के हल्के नाच रहे थे। एक कविता याद आ रही थी, लगभग इस प्रकार। दो सड़कें जाकर पीले जंगल में मिलती है। एक हिस्सा हरी भरी घास से ढका हुआ था, जबकि दूसरा कांटों से भरा हुआ था। मैं चौराहे पर खड़ा होकर दूर तक दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा कि किसे चुनूं। हालांकि मैं मूल पाठ का कुछ अंश भूल गया हूं, फिर भी यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है, जिससे मैं गहन चिंतन में डूब जाता हूं। डंडन ने 11 सितंबर 2017 को च्वांगशी चाइनीज नेटवर्क के विशाल मंच पर अपना पहला दीर्घ उपन्यास प्रकाशित करना शुरू किया। उस समय मैं अपनी युवावस्था में था और एक नौजवान के रूप में इस विशाल मंच पर कदम रखना मेरे लिए किसी चौराहे पर खो जाने जैसा था, मानो मैं किसी प्राचीन जंगल में अकेला भटक रहा हूं। उस समय मैं भी उपन्यासों की दुनिया में बिल्कुल नया था, इसे छोड़कर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था, फिर भी आगे बढ़ने में झिझक रहा था। हालांकि मैंने एक कदम उठाने के लिए बहुत साहस जुटाया, लेकिन आदर्शों और वास्तविकता के बीच के अंतर के कारण मैं फिर से हिचकिचा गया। सौभाग्य से जब मैं हिचकिचा रहा था, तभी मुझे अनुशंसाओं का पहला दौर मिला। अनुशंसाओं के इस दौर में किसी ने मुझे पहली बार इनाम दिया। हालांकि इनाम ज्यादा नहीं था, केवल 588 ही, लेकिन इससे डंडन पूरी रात खुश रहा। उसके बाद मेरा प्रदर्शन प्रतिदिन दर्जनों संग्रहों से बढ़कर सैकड़ों संग्रहों तक पहुंच गया और अंत में अनुशंसाओं के बिना भी मेरे पास 300 से अधिक संग्रह हो गए। मुझे धुंधला सा याद है कि उस समय मैं इतना खुश था कि मैंने तुरंत एक बोतल बियर कटक ली थी। उसके बाद मेरे अपने प्रयासों और आपके सहयोग से चंदा बढ़ता ही गया। 1,01,50,000, 200,000 तक पहुंचा और अब यह 240,000 तक पहुंच गया है। ये उपलब्धियां सीमित समय के मुफ्त ऑफर या पूर्ण चैनल अनुशंसाओं के बिना हासिल की गई। इसने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। मैं उन पाठकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी पिछली पुस्तक से लेकर अब तक मेरा अनुसरण किया। लंबे विश्राम के बाद मैंने अंततः इस वर्ष 20 मई को एक और रचना प्रकाशित की। जी हाँ, यह सिस्टम फ्लो डॉटियन वर्ल्ड प्लेजर उपन्यास है, जिसका शीर्षक है डॉटियन से शुरू होकर सभी दुनियाओं को उलट देना। शुरुआत में संग्रह धीरे धीरे बढ़ते गए। उस समय मेरी इच्छा थी कि काश मैं अपने पुराने पन्ने से इन संग्रहों को नए पन्ने में स्थानांतरित कर पाता। सौभाग्य से सभी पाठकों के समर्थन से इस पुस्तक को अनुशंसाओं का पहला दौर भी प्राप्त हुआ। संग्रह प्रतिदिन 1000 से अधिक की दर से लगातार बढ़ते रहे। इसके बाद पीके आया, जिसमें 3 द्वार पार करके 6 जनरलों को मार गिराया गया और पीके के सभी दौर सफलतापूर्वक पार किए गए। मैं यहाँ सभी पाठकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप ही की बदौलत यह पुस्तक मुफ्त सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। अब इस पुस्तक के संग्रह 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। मैं यहाँ हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ मेरे लिए, जिसने अभी अभी वेब नॉवेल की दुनिया में कदम रखा था और खोजबीन के दौर से गुजर रहा था। जब मैं खुद को भटका हुआ महसूस कर रहा था, तब आपने समूह में समय रहते मेरा हौसला बढ़ाया और मार्गदर्शन दिया। साथ ही संपादक भी थे, जिनके धैर्यपूर्ण संवाद ने धीरे धीरे मुझे परिपक्व बनाया और आगे बढ़ने में मदद की। इस तरह हम धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए, जिनसे हम हर बात पर चर्चा कर सकते थे। इस तरह मुझे अब रास्ते में भटकने का एहसास नहीं होता था। अब वह सफर लंबा और कठिन नहीं लगता था। मेरा हृदय सदा प्रसन्न रहता है। तुम्हारे साथ मैं अब खोया हुआ नहीं हूँ, अब संकोच नहीं करता और मैंने इस मार्ग को चुनकर दृढ़तापूर्वक इस पर चलने का निश्चय कर लिया है। मैं दूर तक देखता हूँ, अब मुझे पक्षियों के चहचहाने और फूलों के खिलने की लालसा नहीं है। अब मुझे कांटेदार झाड़ियों और पथरीले पत्थरों की चिंता नहीं है। इन सब के बीच मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस जंगल से गुजरने के बाद भोर हो रही है। इस पूरे सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। आशा है इस पुस्तक के समापन पर आपसे फिर मुलाकात होगी। डंडन कृतज्ञतापूर्वक नमन करता है। शाओहान की निष्कर्षण दिव्य क्षमता की समझ के अनुसार प्रत्येक बार जब निष्कर्षण दिव्य क्षमता का उपयोग किया जाता है, तो किसी वस्तु से निकाला गया गुण शाओहान के संपर्क बिंदु से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, जब जियाओ हान ने पहले सिल्वर विंग्ड ड्रैगन स्नेक किंग के पंखों से पवन गुण को निकाला था, तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी उंगली ने उसके चांदी के पंखों को छुआ था, जिसके कारण पवन गुण निकाला गया था। इसके अलावा यद्यपि निकाले गए गुण यादृच्छिक होते हैं, फिर भी वे नियमों से मुक्त नहीं होते। प्रत्येक निष्कर्षण के बाद ऊपर उल्लिखित नियम के अतिरिक्त निकाला गया गुण वस्तु का अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी का गुण होगा और उसके बाद ही उच्च श्रेणी के गुण निकाले जाएंगे। उदाहरण के लिए, जब जियाओ हान ने जियाओ यान से हाथ मिलाया, तो उसने तुरंत उसके शरीर से निकटता से संबंधित कोई चीज, जैसे कि स्वास्थ्य या जीवन शक्ति, नहीं निकाली। इसके बजाय उसने ज्वान उच्च श्रेणी का गुण निकाला। दो तकनीक, 8 चरम सीमाओं का पतन। जब जियाओ हान ने सिल्वर विंग्ड ड्रैगन स्नेक किंग से शक्ति निकाली, तो अंत में ही उसने सबसे अस्पष्ट और रहस्यमय गुण ड्रैगन ब्लड लाइन गुण के 6 अंक को निकाला। ठीक इसी वजह से जियाओ हान ने युनजी पर इस दिव्य क्षमता का प्रयोग करने का साहस किया। डिंग डोंग। तथ्यों से साबित हुआ कि जियाओ हान का शोध सही था। यह क्या है? युनजी ने सहज रूप से शियाओ हान से दूरी बना ली। जब शियाओ हान की उंगली उसके सीने से हटी, तो उसकी उंगली के सिरे पर गुलाबी लौ की एक हल्की सी लकीर तैरने लगी। जब आग की यह हल्की सी लपट दिखाई दी, तो युनजी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं और दिल की धड़कन बढ़ गई है। बुरी आग, जियाओ हान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। बुरी आग? क्या यह अभी अभी हमारे शरीर के अंदर से निकली? युनजी के बोलते ही उसके कान के सिरे तक लाल हो गए। यूनान संप्रदाय की सम्मानित संप्रदाय प्रमुख, एक उच्च कोटि की दाऊ सम्राट विशेषज्ञ, ने अभी अभी कुछ ऐसा कर दिया था जिसका उसे जीवन भर पछतावा होता। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए युनजी चाहती थी कि काश उसे कहीं छिपने की जगह मिल जाए। विलय। आदेश दोबारा दिया गया। शाओ हान की उंगली की नोक पर मौजूद 2 ज्वालाएं पानी की 2 बूंदों की तरह तेजी से आपस में मिल गईं। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने दुष्ट अग्निगुण को सफलतापूर्वक समाहित कर लिया है। आपको दुष्ट अग्निगुण प्लस प्राप्त हुआ है। 55 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। छोटी है, अगर मैं इसे कुछ और बार फ्यूज करूं, तो क्या मैं एक नए प्रकार की असामान्य ज्वाला बना सकता हूं? जियाओ हान को अचानक एक विचार आया। बोन स्पिरिट कोल्ड फायर के एट्रीब्यूट पॉइंट्स 100 मिलियन है। चूंकि जियाओ हान इस गुलाबी ज्वाला को निकाल सकता है और इसे फ्यूज भी कर सकता है, अगर अंतिम एट्रीब्यूट भी 100 मिलियन तक पहुंच जाए, तो क्या यह एक नई कृत्रिम रूप से संश्लेषित असामान्य ज्वाला होगी? बिल्कुल। हालांकि यदि गुरु एक असामान्य ज्वाला बनाना चाहते हैं, तो लिटिल ए की गणना के अनुसार उन्हें कम से कम 1 लाख दिन खर्च करने होंगे। इसके अलावा निष्कर्षण और संलयन इस लॉ को निकालने और संलयन करने के लिए प्रतिदिन दैवीय क्षमता का उपयोग करना आवश्यक है। ओह, साल में 365 दिन, 1 लाख दिन, इसमें कम से कम कई सदियां लगेंगी। तो इसे भूल जाओ। शाओ हान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई और एक नई असामान्य ज्वाला को विकसित करने का विचार छोड़ दिया। हाथ के एक झटके से उसने ज्वाला की उस लौ को गुफा के एक कोने में फेंक दिया। उसके बगल में बैठी युनजी को देखकर उसका चेहरा कोमल और गुलाबी था, सिर झुका हुआ था, मानो बारिश के बाद नाशपाती का फूल खिल गया हो, जिससे दया का भाव उत्पन्न हो रहा था। अपने पहले के सौम्य व्यवहार की तुलना में युनजी इस समय 17 या 18 वर्ष की किसी युवती जैसी लग रही थी, जो अपने पहले प्यार से शर्मा रही हो। विशेष रूप से उसके माथे पर बालों की कुछ लटें हवा में लहरा रही थीं, जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। कितना सुंदर! जियाओ हान प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई।
तुमने क्या कहा? शियाओ हान के शब्द सुनकर युनजी ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। मैंने कहा था कि तुम खूबसूरत हो। ओह धन्यवाद। शियाओ हान की निगाहों से मिलते ही युनजी का सुंदर चेहरा और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। गुफा का वातावरण काफी घुटन भरा था। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी युनजी का सुंदर चेहरा अपने आप लाल हो गया। युनजी कोई तर्कहीन व्यक्ति नहीं थी, जो कुछ भी हुआ था वह सब उसकी गलती थी। इस तरह से स्थिति का समाधान हो पाना एक तरह से वरदान ही था। मैं ताज़ी हवा लेने बाहर जा रही हूँ। घुटन भरे वातावरण को सहन न कर पाने के कारण युनजी गुफा से बाहर निकली, ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही युनजी का सुंदर शरीर रुका। आज जो हुआ उसे भूल जाओ। इसे किसी को मत बताना, वरना तुम्हारा भला नहीं होगा। ओह! शाओ हान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई, गायब हो चुकी आकृति को देखते हुए, और मन ही मन बुदबुदाया, कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या फैला सकता था? क्या यह औरत कुछ ज्यादा ही सोच रही है? पूरे दिन युनजी गुफा में नहीं लौटा। सूर्यास्त के समय ही युनजी गुफा में दाखिल हुआ। तुम वापस आ गए। बाहर कदमों की आहट सुनकर जियाओ हान ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। युनजी कमल के फूल की तरह धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए गुफा में दाखिल हुई। बैठते ही शियाओ हान ने उसे ताज़ी भुनी हुई मछली परोस दी। युनजी ने सिर हिलाया, हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आज की सारी घटनाएं उसकी यादों में ताज़ा थीं और गहराई से सोचने पर डरावनी लगती थीं। इसे खा लो, ये मछलियां मैंने अभी-अभी भुनी है। मैंने उस बोतल को नदी की तलहटी में डुबो दिया है। जियाओ हान मुस्कुराया। युनजी ने शियाओ हान की ओर एक नजर डाली, उसकी मुस्कान सौम्य थी और उसने शियाओ हान के हाथ से भुनी हुई मछली ले ली। आज की घटना को याद करते हुए वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आज मैं इस इलाके में घूमी थी और यह बहुत अजीब था। यहाँ के सभी राक्षसी जानवर मुझे देखते ही दूर से ही मुझसे बच रहे थे। बकवास! क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने पहले ही आदेश दे दिया है कि इस क्षेत्र के राक्षसी जानवर तुम पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक तुम उन पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करते। ओह! युनजी ने मन ही मन सोचा, फिर वही सब शुरू हो गया और शियाओ हान पर आंखें घुमाते हुए ताना मारा, अगर तुम शेखी नहीं बघारोगे तो क्या मर जाओगे? आधी रात को अमर गुफा के बाहर ठंडी हवा जोर से चल रही थी। पत्थर के चबूतरे पर पालथी मारकर ध्यान कर रही युनजी ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली, जिनमें एक तेज चमक दिखाई दी। युनजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, मैंने आखिरकार बर्फ से बांधने की तकनीक को हल कर लिया है। उसने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बने पत्थर के चबूतरे पर सो रहे चेहरे को देखा और काफी देर तक मुस्कुराते हुए उसे निहारती रही। कुछ ही क्षणों में उसकी खूबसूरत आंखों में एक अनकहा अर्थ झलक उठा और उसके सुंदर चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान भी दिखाई दी। कितना बड़ा पाप है! मैंने इतने वर्षों तक साधना की है, फिर भी मेरा दिल एक युवक के लिए उमड़ रहा है। डिंग डोंग! बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को पूरी तरह से पलट दिया है और युनलान संप्रदाय के दिलों को छू लिया है। संप्रदाय प्रमुख युन, जिसने युनजी का वेश धारण किया है। अनुभव अंक 50,000 अंक। वाउचर 10,000 अंक। डिंग डोंग! बधाई हो, आपके अनुभव अंक पूरे हो गए हैं और आपने एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। वर्तमान रैंक 4 स्टार बैटल मास्टर। इससे पहले जियाओ हान ने जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत प्राप्त किया था, जिसके बदले में उसे 1 लाख अनुभव अंक मिले थे। उसने 3 सितारा युद्ध मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया था और उसके पास अभी भी 60,000 से अधिक अनुभव अंक शेष थे। अब उसने 50,000 अनुभव अंक और प्राप्त कर लिए हैं और उसकी साधना 4 सितारा युद्ध मास्टर के स्तर तक पहुंच गई है। ओह, वह आगे बढ़ गया। युनजी का चेहरा पहले तो चौंक गया, फिर शियाओ हान के आसपास मौजूद दोची उज़ुमाकी को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी ईर्ष्या भरी मुस्कान आ गई। उसने ईर्ष्या से कहा, यह लड़का सोते-सोते भी तरक्की कर सकता है। वाकई ईर्ष्या करने लायक और गुस्सा दिलाने वाला है। हालांकि शियाओ हान ने तरक्की की, लेकिन युनजी को अपने दिल में सच्ची खुशी महसूस हुई। 4 सितारा युद्ध गुरु, इस कामा साम्राज्य में भी आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। युनजी कुछ देर रुकी, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसने चारों ओर देखा, अमर गुफा के बाहर ठंडी हवा सरसरा रही थी और उसने अपना सिर घुमाकर सो रहे शियाओ हान पर एक नजर डाली। उसके हाथ में मुड़ा हुआ धातु का आंतरिक कवच था। उसने उसे शियाओ हान के बगल में रख दिया। डिंग डोंग! बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को उलट दिया है और नायक शियाओ यान के अवसर का लाभ उठाया है। आपको हार्ट ऑफ द सी आर्मर प्राप्त हो गया है। अनुभव अंक 60,000 अंक। वाउचर 12,000 अंक। सागर का हृदय कवच, यह कवच 6 रैंक के राक्षसी जीव 3 पूंछ वाली नीली वेल के पेट के भीतर उत्पन्न एक विशेष धातु से निर्मित है। यह एक विकास प्रकार का रक्षात्मक कवच है। इसकी रक्षात्मक शक्ति धारक के स्तर के साथ बढ़ सकती है। यह पहनने वाले से एक प्रमुख रैंक ऊपर के साधकों के सामान्य हमलों को काफी हद तक बेअसर कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि जियाओ हान वर्तमान में बैटल मास्टर स्तर पर है, इस वस्तु को पहनने के बाद ग्रैंड बैटल मास्टर के सामान्य हमले प्रभावी होंगे। एक कुशल साधक आसानी से शियाओ हान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आंतरिक कवच पहनने के बाद युनजी थोड़ी देर रुकी और फिर अपनी नारिंग से 2 स्क्रॉल निकालकर आंतरिक कवच के ऊपर रख दिए। डिंग डोंग! बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को उलट दिया है और नायक शियाओ यान के अवसर का लाभ उठाया है। आपने जुआन उच्च श्रेणी प्राप्त कर ली है। आग संवर्धन तकनीक, प्रज्वलित ज्वाला कौशल। अनुभव अंक 20,000 अंक। वाउचर 4,000 अंक। डिंग डोंग! बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को उलट दिया है और नायक शियाओ यान के अवसर का लाभ उठाया है। आपने गहन मध्य श्रेणी प्राप्त कर ली है। 2 तकनीक, विस्फोटक कदम। अनुभव अंक 40,000 अंक। वाउचर 8,000 अंक। शाओ, क्या कोई गलती हुई है? एक उच्च श्रेणी के जुआन को जब्त करना साधना तकनीक से केवल 20,000 अनुभव अंक मिलते हैं, लेकिन गहन मध्यम श्रेणी को प्राप्त करने से अनुभव अंक बढ़ जाते हैं। डॉ तकनीक से 40,000 अनुभव अंक मिलते हैं। रैंक कम है तो अनुभव अंकों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? जियाओ हान पत्थर के चबूतरे पर आंखें बंद करके लेटा रहा, सोने का नाटक करता रहा और मन ही मन सिस्टम जियाओ ऐसे सवाल करता रहा। डिंग डोंग! गुरुजी, हालांकि धधकती ज्वाला कौशल एक उच्च श्रेणी का जुआन कौशल है। आग साधना तकनीक की बात करें तो शाओ यान ने स्वयं बर्निंग फ्लेम स्किल का अभ्यास किया और उसे अपने नारिंग में ठंडे दिमाग से रख दिया। उसने कभी भी इसका पूर्णतः अभ्यास नहीं किया। जहां तक एक्सप्लोसिव स्टेप की बात है, यह एक 2 तकनीक है जिसका अभ्यास नायक शाओ यान ने किया है। इसलिए एक्सप्लोसिव स्टेप से प्राप्त अनुभव अंक उच्च श्रेणी के ब्लेजिंग फ्लेम स्किल से कहीं अधिक हैं, सिस्टम शाओ ने समझाया। ओह! जियाओ हान तुरंत समझ गया। एक बार फिर कुल 60,000 अनुभव अंक प्राप्त करने के बाद जियाओ हान की साधना पहले ही 4 सितारा युद्ध मास्टर के शिखर पर पहुंच चुकी थी और उसमें 5 सितारा युद्ध मास्टर बनने की अपार क्षमता थी। किसी भी समय दायरे में। छोटे बच्चे, जल्दी बड़े हो जाओ। पता नहीं सफलता और प्रसिद्धि हासिल करने के बाद तुम्हें मेरी याद रहेगी या नहीं। खैर, कोई बात नहीं, अगर किस्मत ने चाहा तो हम भविष्य में फिर मिलेंगे। युनजी ने कुछ देर तक शियाओ हान के चेहरे को निहारा, फिर धीरे से आह भरी। वह झुकी और अपने होठों से शियाओ हान के माथे को हल्के से छुआ। फिर वह मुड़ी और अमर गुफा के बाहर की ओर चल पड़ी। क्या आप जा रहे हैं? युनजी, जो अभी-अभी अमर गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची थी, एकदम जम गई। नहीं, वह अपने पीछे से आई अचानक आवाज से चौंक गई थी। युनजी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शियाओ हान की ओर पीठ करके उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और देखा कि शियाओ हान कुछ देर बाद जाग गया था। वह पत्थर के चबूतरे पर बैठा उसे देख रहा था। क्या ये चीजें मेरे लिए हैं? जियाओ हान ने शरारती अंदाज में अपने बगल में रखे तीनों खजानों को देखा। उनके साथ, जब तक आप आलसी नहीं हैं, अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी साधना को 2 सम्राट के स्तर तक ले जाना कोई समस्या नहीं होगी। समुद्री कवच का हृदय। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं लगता, तो इसका क्या मतलब है? क्या यह प्रेम का प्रतीक है? जियाओ हान ने चिढ़ाते हुए कहा। अगर आपको यह नहीं चाहिए, तो मैं इसे वापस ले लूंगा।
युनजी तीनों खजाने उठाने ही वाली थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा, तभी उसे शियाओ हान की चंचल और आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। शियाओ हान ने तीनों अनमोल वस्तुओं पर हाथ रखकर जल्दी से कहा, नहीं, जब आपने इन्हें दे दिया है तो आप इन्हें वापस कैसे ले सकते हैं? ठीक है, क्योंकि आप मुझे प्रेम की निशानी यानी अनमोल वस्तुएं दे रहे हैं, तो मैं भी आपको 2 अनमोल वस्तुएं दे दूंगा। शियाओ हान ने युनजी को अपनी ओर घूरते हुए देखा और तुरंत अपनी गलती सुधार ली। उसी समय उसने युनजी की ओर 2 वस्तुएं फेंकी। युनजी ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया। चमकती हुई ठंडी चांदी की वस्तुओं में से एक को देखकर उसका चेहरा चौंक गया। सांप की खाल का कवच। तुम्हारे पास सांप की खाल का कवच कैसे है? और यह बैंगनी वस्तु, क्या यह बैंगनी आत्मा क्रिस्टल हो सकता है? पहले सवाल के लिए कि मेरे पास सांप की खाल का कवच क्यों है, मैंने सिल्वर विंग्ड ड्रैगन स्नेक किंग को मार डाला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास उसका सांप की खाल का कवच है। दूसरे सवाल के लिए, वह नुकीली बैंगनी वस्तु वास्तव में एक बैंगनी आत्मा क्रिस्टल है। क्या? युनजी ने शियाओ हान को हैरानी से देखा। शियाओ हान की साधना का स्तर क्या था? बस एक युद्ध मास्टर। वह अपने दायरे में रहते हुए भी छठे रैंक के राक्षसी जानवर को मार सकता था। सिल्वर विंग्ड ड्रैगन स्नेक किंग, जो एक डोव सम्राट के समान था। यह मामला इतना विचित्र था कि इस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उसके हाथ में सांप की खाल से बना कवच होने के कारण उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक संप्रदाय प्रमुख होने के नाते युनजी अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकी और उसने पूछा, आपने यह कैसे किया? मैंने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को चांदी के पंखों वाले अजगर सर्प राजा को मारने के लिए बुलाया। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा छठे दर्जे का राक्षसी दानव है। वह तुम्हारी बात कैसे सुन सकता है? मैंने इसे रैंक 7 की रूपांतरण गोली दी। एक कीमियागर के रूप में मेरी पहचान के कारण यह स्वाभाविक रूप से मेरी पुकार का जवाब देगा। दरअसल जियाओ हान ने यह नहीं कहा कि उसके आह्वान का जवाब बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा नहीं दे रहा था, बल्कि उसने जियाओ हान से एक एहसान चुकाने की विनती की। क्या? रैंक 7 की रूपांतरण गोली? युनजी ने आश्चर्य से शियाओ हान की ओर देखा। युनलान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख के रूप में युनजी ने रूपांतरण की गोली जैसे खजानों के बारे में सुना था। यहाँ तक कि रसायन शास्त्र के महाप्रबंधक गुहे की क्षमता भी ऐसी औषधीय गोली बनाने में सक्षम नहीं थी। हालांकि जियाओ हान के पास एक था। क्या तुम भी रैंक 7 के रसायन शास्त्री हो? युनजी ने शियाओ हान को हैरानी से देखा। ऐसा कहा जा सकता है। अगर मेरे पास औषधीय सामग्री और गोली बनाने का फार्मूला हो तो मैं वाकई में 7वें दर्जे की औषधीय गोलियां बना सकता हूं, जियाओ हान ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। ओह! युनजी सदमे से लगभग सुन्न हो गई थी। पहले जब उसने देखा कि जियाओ हान एक रसायन शास्त्री है और उसे किसी गुरु से मिलवाना चाहती थी, तो जियाओ हान ने रसायन शास्त्री ग्रैंड मास्टर गुहे को मना कर दिया था। जब जियाओ हान ने बार-बार समझाया कि उसने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को पहले ही निर्देश दे दिया है कि इस क्षेत्र के राक्षसी जीव उस पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करेंगे, तो उसने सोचा कि जियाओ हान शेखी बखा रहा है और दिखावा कर रहा है। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जियाओ हान की कही बात सच होगी। शियाओ हान दिखावा नहीं कर रहा था, वह सचमुच स्वर्ग को चुनौती दे रहा था। शियाओ हान की क्षमताओं को देखकर युनजी उस युवक से बेहद प्रभावित हुई। अपने हाथ में मौजूद 2 अनमोल वस्तुओं को देखते हुए उसने हल्के से होंठ खोले और कहा, मैं सर्पपड़ी वाला कवच स्वीकार करती हूँ। इस बैंगनी आत्मा क्रिस्टल का मुझे कोई उपयोग नहीं है। इसे ले लो, जियाओ हान ने ईमानदारी से कहा। बैंगनी आत्मा का यह क्रिस्टल निम्न श्रेणी का नहीं है और तुम्हारी साधना के साथ यह निश्चित रूप से किसी न किसी समय तुम्हारे काम आएगा। जहां तक मेरी बात है, मैं अभी केवल एक युद्ध मास्टर हूं और यह वस्तु मेरे किसी काम की नहीं है। इसके अलावा अगर मुझे भविष्य में इसकी आवश्यकता हुई तो मैं बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के साथ इसका आदान प्रदान कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, युनजी ने सिर हिलाया। शियाओ हान की बात सही थी। इसके अलावा बैंगनी आत्मा क्रिस्टल बहुत दुर्लभ था और एक उच्च कोटि का खजाना भी था। किसी कारणवश शियाओ हान द्वारा कहे गए 4 शब्द प्रेम का प्रतीक याद आने पर युनजी का सुंदर चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। डिंग डोंग। जैसे ही युनजी ने दोनों खजाने अपनी अंगूठी में डाले, सिस्टम की आवाज एक साथ सुनाई दी। बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को उलट दिया है। युनजी को 1 साल बाद बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की अमर गुफा में बैंगनी आत्मा क्रिस्टल की खोज में जाने से रोक दिया है और नायक शियाओ यान से मिलने से भी बचा लिया है। अनुभव अंक 60,000 अंक। वाउचर 12,000 अंक। डिंग डोंग। बधाई हो, आपके अनुभव अंक पूरे हो गए हैं और आपने एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। वर्तमान रैंक 5 स्टार बैटल मास्टर। शियाओ हान की पूर्व साधना पहले से ही 4 सितारा युद्ध मास्टर के शिखर पर थी। क्षेत्र 60,000 अनुभव अंक प्राप्त करने के साथ ही ऊर्जा की एक धारा उसके दांतियन में प्रवाहित हुई, जिसने आसानी से बेड़ियों को तोड़ दिया। तरल ऊर्जा और भी अधिक गहन हो गई। उनका कौशल न केवल 5 स्टार बैटल मास्टर के स्तर तक पहुंचा, बल्कि उन्होंने 5 स्टार बैटल मास्टर का दर्जा भी हासिल कर लिया। मध्य चरण क्षेत्र। वह बार-बार आगे बढ़ता रहा। युनजी लगभग भयभीत होकर शियाओ हान को घूर रही थी। शियाओ हान के चारों ओर हो रही रोजी के उतार चढ़ाव से स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि उसकी साधना में काफी प्रगति हो चुकी है। बिना किसी औषधि या स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का सेवन किए जियाओ हान ने लगातार 2 बार स्तर बढ़ाया था। ऐसी असाधारण प्रतिभा शायद गामा साम्राज्य में बेजोड़ थी। युनजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह शियाओ हान की साधना में हुई प्रगति से खुश थी। धीरे-धीरे वह मुड़ी और अमर गुफा से बाहर निकल गई। अपने हरे पंखों को फड़फड़ाते हुए वह खूबसूरती से आकाश में उड़ गई। अमर गुफा के बाहर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मैं युनलान संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगी। आवाज हल्की थी, ठंडी हवा के साथ अमर गुफा में पहुंची, लगभग सुनाई न देने वाली। ओह! पहले तो जियाओ हान चौंक गया। युनजी का इससे क्या मतलब था? क्या वह उससे भविष्य में मिलने के लिए कह रही थी? उसने अपने आसपास का जायजा लिया, हार्ट ऑफ द सी आर्मर पहना और दोनों स्क्रॉल को अपने सिस्टम पैकेज में रख दिया। फिर अपने बैंगनी बादल जैसे पंखों को फड़फड़ाते हुए वह अमर गुफा से बाहर उड़ गया। एक-एक करके वहां से जाने वाले दोनों लोगों ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जल्द ही इस अमर गुफा पर बंदरों का एक समूह कब्जा कर लेगा। समय के साथ बंदरों का एक समूह यहां इकट्ठा हो गया। जियाओ हान द्वारा कोने में फेंकी गई ज्वाला को बंदरों ने पवित्र वस्तु के रूप में पूजनीय बना दिया। बंदरों के कारण यह ज्वाला वास्तव में एक शक्तिशाली असामान्य ज्वाला में परिवर्तित हो गई, जो असामान्य ज्वाला रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान पाने में सक्षम थी। वुटान शहर, ज्योहान। एक आकर्षक बैंगनी आकृति अभी-अभी कमरे में दाखिल हुई थी। उसके पीछे का वातावरण हल्का-हल्का कंपन पैदा कर रहा था। उस सुंदर आकृति ने सतर्कता से मुड़कर अपने सामने के स्थान पर नजर डाली और धीरे से पूछा, कौन? छोटी बच्ची, मैं हूं। काले रंग के तंगसूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी मानो शून्य लोक से प्रकट हुआ। जैसे ही वह आकृति उस युवती के सामने स्थिर हुई, उससे ज्यादा हलचल नहीं हुई। लिंगिंग, युवती थोड़ी चौंक गई, फिर उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम वापस आ गए? जी हाँ, काले रंग का तंगसूट पहने हुआ आदमी युवा लड़की के सामने आधा घुटने टेककर सिर झुकाए खड़ा था। इस अधीनस्थ ने युवती का विश्वास नहीं तोड़ा है। मैं उससे संपर्क खो बैठा हूं। पता खो दिया? युवती की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी कोमल भौहें तन गईं और उसने सवाल किया, यह कैसे संभव है? आपकी ताकत के साथ आप शियाओ हान का पता कैसे खो सकते हैं? काले रंग का टाइट सूट पहने वह व्यक्ति प्राचीन कबीले के मुखिया द्वारा नियुक्त एक रक्षक था, जो शियाओ जुनर का पिता भी था। उसे शियाओ जुनर की सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से तैनात किया गया था। जियाओ जुनर जानता था कि लिंग यिंग के पास डोहुआंग का स्तर है। गामा साम्राज्य की सतह पर मौजूद 10 महान डोहुआंग शायद लिंग यिंग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। भला वह जियाओ हान का पता कैसे खो सकता था? छोटी मालकिन, लिंग यिंग ने सिर उठाकर कड़वाहट से जवाब दिया, सच कहूं तो उसने मुझे झटक दिया। झटका दिया? तुम्हें झटक दिया? जियाओ जुनर ने लिंग यिंग को हैरानी से देखा, उसका चेहरा आश्चर्य से खाली था। हाँ, शियाओ हान, उस लड़के के पास अच्छा अवसर है।
उसने बैंगनी बादल पंख और कई अन्य खजाने हासिल कर लिए हैं और ऐसा लगता है कि उसके पास एक अजीब दिव्य क्षमता है। बैंगनी बादल पंखों की गति जो इससे बढ़ गई है शायद केवल एक डोहुआंग के बराबर ही हो सकती है। ऐसा लगता है कि उसने मेरी उपस्थिति को महसूस कर लिया था। मैं बस एक पल के लिए सो गई थी और उसने मुझे जगा दिया। लिंग यिंग ने सच कहा। ओह, जियाओ जुनर ने अपने चेहरे पर थोड़ी चिंता के साथ पूछा, जियाओहान आखिरी बार कहाँ दिखाई दिया था? विशालकाय पर्वत श्रृंखला, लिंग यिंग ने उत्तर दिया। विशालकाय पर्वत श्रृंखला। शियाओ जुनेर की आंखों में चिंता और गहरी हो गई। जी हाँ, लिंग यिंग ने सिर उठाया, शियाओ जुनर के चेहरे के भाव देखे और उसे दिलासा देते हुए कहा, छोटी मालकिन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शियाओहान, वह लड़का बहुत ही अनोखा है। शियाओ परिवार छोड़ने के बाद से इन दिनों में ही वह 5 सितारा बैटल मास्टर बन चुका है। क्या एक 5 सितारा बैटल मास्टर? जियाओ जुनेर लगभग अचंभित रह गई। पिछली बार जब वह जियाओहान से मिली थी तब वह केवल 5 सितारा रोज क्षेत्र का खिलाड़ी था। एक महीने से थोड़े ही समय में जियाओहान ने बैटल मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया था और वह 5 सितारा बैटल मास्टर बन गया था। स्वयं को स्वर्ग की प्रिय पुत्री समझने वाली शियाओ जुनेर वर्तमान में केवल निम्न स्तर की रोज क्षेत्र की छात्रा थी। शियाओहान की तुलना में वह कई गलियों पीछे रह गई थी। जी हाँ, और छोटी मालकिन, आपको शियाओहान की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ रहकर मैंने जो देखा है उसके आधार पर छोटी मालकिन का अनुमान सही था। उसके पास वाकई एक अलौकिक ज्वाला है। लिंग यिंग ने बिना कुछ छिपाए उसे सब कुछ बता दिया। ओह, जियाओ जुनेर ने धीरे से गुनगुनाया। जब शाओहान और शाओयांग दुकान पर काले लोहे के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे तब भी शाओ जुनेर का दिल सिर्फ शाओयांग के लिए धड़क रहा था। वह गोल्डन एम्पायर स्काई बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करके एक अजीब सी ऊर्जा का क्षेत्र बनाना चाहती थी ताकि शाओहान को शाओयांग के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सके और उसे मूर्ख साबित कर सके। हालांकि उस समय शाओहान ने आसानी से इस समस्या को हल कर दिया था। तभी जियाओ जुनेर को पता चला कि जियाओहान के अंदर एक अलौकिक ज्वाला है। लिंग यिंग की बातों को लेकर जियाओ जुनेर के मन में कोई खास हलचल नहीं हुई। यह सोचकर कि जियाओहान के पास भी अलौकिक ज्वाला है, जियाओ जुनेर के होंठ हल्के से मुड़े जिससे उसके 2 प्यारे डिंपल दिखाई दिए और उसने उत्सुकता से पूछा, लिंग यिंग, क्या तुम बता सकती हो कि जियाओहान के पास किस प्रकार की अलौकिक ज्वाला है? अगर लिंग यिंग का अनुमान सही है तो शियाओहान के पास मौजूद अलौकिक ज्वाला अस्थि आत्माशीत अग्नि है जो अलौकिक ज्वाला रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। लिंग यिंग ने फिर से अपना सिर उठाया और शियाओ जुनेर के सख्त चेहरे को देखा। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और कड़वी मुस्कान के साथ उस पल को याद किया जब उसने शियाओहान को वुल्फ हेड मर्सनरी ग्रुप के नेता मुशे को एक ही मुक्के से मारते हुए देखा था। क्या वह भी उतना ही हैरान नहीं हुआ था? शियाओ जुनेर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे समझ आ रहा था कि इन दिनों शाओहान की साधना में इतनी तेजी से प्रगति क्यों हुई है और वह इतनी आसानी से 2 श्रेणी की गार्जियन मेरिडियन पिल क्यों बना सकता है। वैद्य याओ चेंग के मार्गदर्शन में शियाओ जुनेर को विश्वास था कि जब शाओहान वापस लौटेगा तो वह वुतान शहर में तहलका मचा देगा। जियाओ जुनेर को सचमुच खुशी हुई कि जियाओहान को ऐसा गुरु मिला है जो उसे प्रशिक्षण दे रहा है और उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। चूंकि जियाओहान नहीं चाहता कि तुम उसकी गुप्त रूप से रक्षा करो तो मत करो। पिछले कुछ दिनों से तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो। धन्यवाद छोटी मालकिन। लिंग यिंग के बोलते ही वह एक धुंधली छवि छोड़कर गायब हो गया और उसका असली शरीर पहले ही शियाओ जुनेर के आंगन से निकल चुका था। उसने जरा भी हलचल पैदा नहीं की, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। एक 5 सितारा बैटल मास्टर, जियाओ जुनेर हल्की मुस्कान के साथ कमरे में दाखिल हुई और तेजी से कदम बढ़ाते हुए बोली, जियाओहान बहुत अच्छा है, वह पहले से ही 5 सितारा बैटल मास्टर है। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। इस तरह की शक्ति से पिताजी की स्वीकृति नहीं मिलेगी। जैसे ही शियाओ जुनेर के शब्द समाप्त हुए, शियाओहान के अलावा एक और आकृति अचानक उसके मन में उभर आई। हाँ, क्या आखिरकार मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया? शाओहान ने अपने पीछे के अंतरिक्ष पर नजर डाली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे घेर लिया लेकिन उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। उसका हृदय आनंद से भर गया। वुतान शहर छोड़ने के बाद से जियाओहान को हमेशा यह आभास होता रहा कि कोई चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। शुरू में वह सतर्क रहा, यह सोचकर कि कोई बुरे इरादों वाला व्यक्ति हो सकता है। जब वह व्यक्ति वुतान शहर से बाहर निकलकर मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में उसका पीछा करने लगा तो जियाओहान को यकीन हो गया कि छिपने में इतना माहिर यह व्यक्ति निश्चित रूप से जियाओ जुनेर का अंगरक्षक लिंग यिंग ही होगा। लिंग यिंग के पास रोहुआंग का क्षेत्र था और एक महान देवता द्वारा गुप्त रूप से उसकी रक्षा किए जाने और किसी भी समय उसकी जान बचाने में सक्षम होने के कारण जियाओहान स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न था। विशेषकर जब वह बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के साथ बातचीत कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि छाया में ऐसा शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद है, इसलिए जियाओहान ने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के साथ व्यापार करने का साहस दिखाया जो मानव रोहुआंग के तुल्य था। यह कहा जा सकता है कि वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था। उसकी यात्रा सुगम रही और उसे कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ और आश्चर्यजनक रूप से लिंग यिंग को कार्रवाई करने का कोई अवसर नहीं मिला। मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में सब ठीक था क्योंकि यह शियाओ जुनेर की नेक नियत थी, इसलिए शियाओहान ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन मॉन्स्टर माउंटेन रेंज छोड़ने के बाद वह टैगोर रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा था। वहां एजियो लोटस अर्थ कोर फ्लेम थी जो अलौकिक ज्वाला रैंकिंग में 19वें स्थान पर थी। हालांकि लिंग यिंग शियाओ जुनेर के प्रति अत्यंत वफादार था, फिर भी वह एक इंसान था। शियाओहान को यकीन नहीं था कि बिना मालिक वाली एजियो लोटस अर्थ कोर फ्लेम को देखकर भी लिंग यिंग अपनी इच्छा को दबाकर शियाओहान से उस अलौकिक ज्वाला के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इसलिए युनजी के जाने के बाद जियाओहान थोड़ी देर सो गया। फिर जब लिंग यिंग ऊँघ रही थी उसने बैंगनी बादल पंखों का उपयोग किया और सफलतापूर्वक लिंग यिंग को झटक दिया। मॉन्स्टर माउंटेन रेंज छोड़ने के बाद जियाओहान को एक छोटा सा कस्बा मिला और उसने वहां से एक तेज घोड़ा खरीदा। गामा साम्राज्य ने कई शक्तिशाली व्यक्तियों को छिपा रखा था। अलौकिक ज्वाला और अति उन्नत बैंगनी बादल पंखों से युक्त जब तक दुश्मन बहुत अधिक संख्या में न हो, जियाओहान को पूरा विश्वास था कि वह उन्हें मार सकता है सिवाय रोहुआंग के। हालांकि जियाओहान के पास बैंगनी बादल के पंख थे, फिर भी ऐसा खजाना बेहद आकर्षक था। अलौकिक ज्वाला के साथ मिलकर यह एक ऐसा खजाना था जिसे गोली सम्राट हान फेंग हमेशा से हासिल करना चाहता था। अगर ये दोनों खजाने लापरवाही से उजागर हो जाते तो शियाओहान को कई अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसलिए मॉन्स्टर माउंटेन रेंज छोड़ने के बाद शियाओहान ने एक छोटे से कस्बे में ब्लैक विंड स्टीड खरीदा। जब ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी शियाओहान के शरीर पर पड़ी तो उसकी आंखों के सामने एक विशाल शहर प्रकट हुआ। इस शहर की दीवारें 50 मीटर से भी अधिक ऊंची थीं, जो पूरी तरह से कठोर काले पत्थर से बनी थी। ढलते सूरज की रोशनी में काला पत्थर एक मनमोहक हल्की लालिमा बिखेर रहा था। यह ब्लैक रॉक सिटी थी जो गामा साम्राज्य के शीर्ष क्रम के शहरों में से एक थी। कुछ हद तक अंधेरे शहर के द्वारों से गुजरते हुए जियाओहान ने ब्लैक विंड स्टीड को आगे बढ़ाया और सड़क पर चलने लगा। ब्लैक रॉक सिटी एक विशाल शहर था। सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके हिलते हुए सिर एक विशाल महासागर में लहरों की तरह लग रहे थे। देर हो रही है, मुझे पहले सोने की जगह ढूंढनी चाहिए। मैं कल गुडे को ढूंढूंगा। ब्लैक रॉक सिटी पहुंचने का जियाओहान का उद्देश्य सरल था, गुडे से आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग को पहले से ही प्राप्त करना। ब्लड लोटस पिल केवल किसी को एक अजीब ज्वाला के पास जाने की अनुमति दे सकती थी, यह किसी साधक को उसे भस्म करने में सक्षम नहीं बना सकती थी। 1 साल बाद यदि जियाओयांग किसी अजीब ज्वाला को भस्म करना चाहेगा तो उसे निश्चित रूप से आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग की आवश्यकता होगी। 1 साल बाद जियाओयांग ने ब्लैक रॉक सिटी में एक रसायन के मूल्यांकन परीक्षा दी और ब्लैक रॉक सिटी के इतिहास में सबसे कम उम्र का द्वितीय श्रेणी का रसायन बन गया। इसके बाद ओटो की मध्यस्थता से उसने गुडे से अपनी इच्छित आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग के बदले जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की एक बोतल प्राप्त की। डॉकियन की कहानी से परिचित होने के कारण जियाओहान को स्वाभाविक रूप से ओटो को खोजने की आवश्यकता नहीं थी, वह सीधे गुडे से संपर्क करके आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग के बदले में उसे प्राप्त कर सकता था। अगर जियाओयांग जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत को आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग के बदले में दे सकती है तो जियाओहान का मानना था कि वह भी ऐसा ही कर सकता है। अगले दिन जैसे ही सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से पूरी तरह निकला, जियाओहान पहले ही सराय से निकल चुका था।
वहां से निकलते समय जियाओ हान ने सराय मालिक से ब्लैक रॉक सिटी में गुटे का पता पूछा। उसे जो जानकारी मिली उसके अनुसार सराय मालिक ने उसका नाम तो सुना था, लेकिन उसका सटीक पता नहीं जानता था। इसके बाद जियाओ हान ने ब्लैक रॉक सिटी में अजीब इमारतों के बारे में पूछा। बोलते ही जियाओ हान को अपनी गलती का एहसास हुआ। चूंकि उसे यह नहीं पता था कि वह किस तरह की अजीब इमारतों की बात कर रहा है और ब्लैक रॉक सिटी एक बड़ा शहर था, इसलिए जियाओ हान को अभी भी कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि गुटे को जल्दी से ढूंढने के लिए मुझे अभी भी ऑटो से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए शाओ हान ने फिर से सराय मालिक से कीमियागर संघ के स्थान के बारे में पूछा। शाओ हान को याद आया कि जब उसने पूछताछ की तो सराय मालिक, जो उसके पिछले सवालों के कारण कुछ अधीर था और यहाँ तक कि शाओ हान को उपहास भरी नजरों से देख रहा था, अचानक अपनी निगाहें चापलूसी भरी नजरों में बदल ली। हालांकि यह बात समझ में आती थी, कीमियागर की उच्च प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई थी। यहाँ तक कि आम लोग भी कीमियागर के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। हालांकि सुबह का समय था, लेकिन सड़कें पहले से ही पैदल चलने वालों से गुलजार थीं। कुछ ही देर में जियाओ हान एक अनोखी आकृति वाली इमारत के सामने पहुंच गया। दूर से देखने पर इमारत एक विशालकाय औषधि पात्र जैसी लग रही थी, जिसमें आग के छेद, पात्र का ढक्कन और अन्य ऐसी ही विशेषताएं मौजूद थी। उस अनोखी इमारत के सामने एक हल्के बैंगनी रंग की पट्टिका लगी थी। उस पर लिखे 5 बड़े अक्षर, जो सुबह की धूप से जगमगा रहे थे, एक विस्मयकारी सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। छोटे भाई, तुम क्या करना चाहते हो? जैसे ही जियाओ हान का अगला पैर दहलीज पार करने ही वाला था, 2 पूरी तरह से हथियारों से लैस हट्टे-कट्टे आदमियों ने, जिन्होंने जियाओ हान को पहले ही देख लिया था, हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। यह कीमियागर संघ है। अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो तुम्हें किसी ग्रैंड मास्टर से परिचय पत्र लाना होगा। अरे, एक परिचय पत्र? शाओ हान थोड़ा हैरान रह गया। फिर उसे याद आया कि जब शाओ यान 1 साल बाद यहाँ आया था तो उसे भी रोक दिया गया था। परिचय पत्र मांगे जाने पर शाओ यान ने अपने गुरु के रूप में याकुशी का नाम लिखा था। तभी उसने रसायन शास्त्री परीक्षा में भाग लिया और द्वितीय श्रेणी का रसायन शास्त्री बन गया, जिसने अध्यक्ष फ्रैंक और उपाध्यक्ष ओटो का ध्यान आकर्षित किया। ओटो के मार्गदर्शन में उन्होंने बाद में गुटे से आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग प्राप्त किया। क्या मुझे भी कीमियागर मूल्यांकन में भाग लेना होगा? यदि हाँ, तो परिचय पत्र पर मुझे किसका नाम लिखना चाहिए? याकुशी या हानफेंग या गुहे, या फिर बस कोई भी नाम बना लूं? जब जियाओ हान सोच ही रहा था, तभी दरवाजे पर खड़े हट्टे-कट्टे आदमी ने जियाओ हान के पहनावे पर नजर डाली, यह देखते हुए कि वह किसी साधारण परिवार से नहीं है, और फिर बोला, क्या तुम चयन में भाग लेने और ओटो के शिष्य बनने के इच्छुक प्रतिभागी हो? प्रतिभागी? जियाओ हान का दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि प्रतिभागी क्या होता है, लेकिन जब तक वह ओटो को देख सकता था, तब तक सब ठीक था। उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दी। आप अभी क्यों आ रहे हैं? मूल्यांकन शुरू होने वाला है। जल्दी अंदर जाइए। और हाँ, गलत जगह मत चले जाना। मूल्यांकन कक्ष दाईं ओर है। पहले गलियारे में थोड़ा आगे जाइए, फिर बाईं ओर मुड़िए और आप वहां पहुंच जाएंगे। दयालु द्वारपाल ने विस्तार से समझाया। शाओ हान ने विनम्र द्वारपाल की ओर से हिलाकर अभिवादन किया और फिर उसके निर्देशों का पालन करते हुए वास्तव में एक कमरे में पहुंच गया। ग्रैंड मास्टर ओटो हर साल अधिकतम 2 शिष्यों को स्वीकार करते हैं। देखो, एक और आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि कौन इतना भाग्यशाली होगा जो ग्रैंड मास्टर बनेगा। इस वर्ष ओटो का शिष्य। शाओ हान कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 12 लोग पहले ही आ चुके थे। उसे मिलाकर 13 हो गए। उसके आते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं, जिनमें शत्रुता भरी थी। इतना छोटा है कि शायद उसने गुप्त रसायन शास्त्र के ग्रंथ भी पूरे नहीं पढ़े होंगे। शायद वह पहले चरण में भी पास नहीं हो पाएगा। शायद उनकी उम्र के कारण ये लोग शाओ हान के बारे में बहुत ही निराशावादी थे। उनकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। कुछ देर बाद एक प्रथम श्रेणी का रसायन शास्त्री बाहर से अंदर आया। उसके पीछे 10 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक ट्रे थी। ट्रे पर एक जड़ी बूटी रखी थी। मूल्यांकन का पहला चरण बहुत सरल है, जड़ी बूटियों की पहचान करें। प्रत्येक जड़ी बूटी का नाम और उससे संबंधित सभी जानकारी एक कागज पर लिखे। समय सीमा आधा घंटा है। केवल वही लोग दूसरे चरण में जा सकेंगे जो 8 जड़ी बूटियों की सही पहचान कर लेंगे। 10 जड़ी बूटियों में से कई एक जैसी थीं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। पहचान करने की उचित क्षमता के बिना गलत निर्णय लेना आसान था। इसे मूल्यांकन का एक कठिन क्षेत्र माना जाता था। इनमें कई उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां भी शामिल थीं। हालांकि जियाओ हान के लिए यह आसान था। सिस्टम जियाओ के पास सिस्टम होने के कारण उसने पहले ही क्षण में जियाओ हान के सामने 10 जड़ी बूटियों के बारे में सारी जानकारी प्रस्तुत कर दी थी। ये तो लगभग धोखा है, जियाओ हान मुस्कुराते हुए तेजी से लिखने लगा। उसने अपना शोध पत्र महज 3 मिनट में जमा कर दिया। प्रथम श्रेणी का रसायन शास्त्री पहले चौंक गया, फिर जब उसने शाओ हान को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। शाओ हान के सभी उत्तर सही थे और जड़ी बूटियों के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी सटीक थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऐसी किस्मों का भी उल्लेख किया जिनमें आसानी से भ्रम हो सकता है। दूसरा दौर तो होना ही चाहिए, है ना? दूसरा दौर कहाँ है? जियाओ हान ने उदासीनता से पूछा। दूसरा राउंड पीछे वाले कमरे में है। प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्री ने अपना अहंकार त्याग दिया और उनका लहजा अत्यंत सौम्य हो गया। इसका कारण केवल इतना था कि जड़ी बूटियों को पहचानने में शाओ हान की प्रतिभा उनसे कहीं अधिक थी। कमरे से बाहर निकलकर शाओ हान पीछे वाले कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंचा, उसे किसी ने रोक लिया और उसे 10 खंजर थमा दिए। दूसरा चरण, जो अंतिम चरण भी है, आपकी आत्मबोध क्षमता की परीक्षा लेता है। जल्द ही आप एक घोर अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे। कमरे में 10 लक्ष्य हैं। यदि आप 6 लक्ष्यों को भी पाते हैं तो आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। साथ ही एक सलाह, किसी भी प्रकार के प्रकाश उपकरण या दूर तकनीक का प्रयोग न करें। अंदर लोग लगातार आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। शाओ हान ने सिर हिलाया। इसके बाद एक गाइड ने दरवाजा खोला और उसे अंदर ले गया। दरवाजे से अंदर प्रवेश करने के लगभग 2 कदम बाद ही एक और दरवाजा दिखाई दिया। बाहरी दरवाजा बंद होने के बाद ही गाइड ने भीतरी दरवाजा खोला। कमरे में प्रवेश करते ही घोर अंधेरा छा गया। सचमुच चेहरे के सामने अपना हाथ दिखना भी असंभव था। आप बस यहीं खड़े रहिए और जब कोई बाद में शुरू करो बोले तो आप मूल्यांकन शुरू कर सकते हैं, गाइड ने तुरंत जाने से पहले कहा। इस चरण में आत्मा की बोध क्षमता की परीक्षा ली गई। रसायन विद्या का अभ्यास करने वाले एक रसायन को अविकसित औषधीय गोली के भीतर होने वाले सूक्ष्म उतार चढ़ावों का लगातार पता लगाना होता है और औषधीय गोली के संघनित होकर आकार लेने के लिए सबसे उपयुक्त क्षण को सटीक रूप से समझना होता है। ठीक है, अब मूल्यांकन शुरू होता है, 1 मिनट के लिए। जैसे ही एक आवाज सुनाई दी, जियाओ हान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसे महसूस करना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर उसने आसानी से 6 लक्ष्यों का पता लगा लिया। इन लक्ष्यों को एक बहुत ही विशेष तरीके से बनाया गया था, जो बहुत ही सूक्ष्म उतार चढ़ाव उत्सर्जित करते थे। उतार चढ़ाव की तीव्रता में भी एक निश्चित प्रवणता थी। यदि किसी व्यक्ति के पास उत्कृष्ट आत्मबोध न हो तो वह निश्चित रूप से अपनी विशिष्ट सीमा को महसूस करने में असमर्थ होगा। अरे, यहाँ तो सिर्फ 6 ही क्यों है? शाओ हान का दिल बेचैन हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया। जैसे जैसे वह खोजबीन करता गया, उसे जल्दी ही 2 और लक्ष्य मिल गए। इन लक्ष्यों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा में उतार चढ़ाव पिछले 6 लक्ष्यों की तुलना में और भी कमजोर थे। हम उस कोने में 2 और है। शाओ हान के होंठ हल्के से मुड़े। अन्य 2 कोनों में उसने तुरंत लक्ष्यों के स्थान का पता लगा लिया। पिछले 8 लक्ष्यों की तुलना में ये 2 लक्ष्य बेहद खास थे। लक्ष्यों के बाहर वास्तव में एक बाधा थी। इस कमरे को डिजाइन करने वाले व्यक्ति ने वाकई इसमें काफी सोच विचार किया है। भले ही आपकी आत्मिक बोध क्षमता उत्कृष्ट हो और आप इन दोनों लक्ष्यों के अस्तित्व का पता लगा सकें, लेकिन यदि आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं हैं, तो आप लक्ष्यों के बाहर मौजूद बाधाओं को समझने में असमर्थ होंगे। केवल एक निश्चित कोण से ही बाधाओं को पार करके लक्ष्य को भेदा जा सकता था।
इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने में शियाओ हान को काफी समय लगा। यह व्यक्ति शायद अभी वयस्क भी नहीं है, इस तरह से उसका आकलन करना निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किल है। लेकिन उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया है? एक साधारण व्यक्ति भी एक लक्ष्य को भेज सकता है। एक अंधेरे कोने में एक अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा भौहें चढ़ाए खड़ा था। वह शियाओ हान की हर हरकत को भांप रहा था। वूश वूश वूश। शाओ हान के हाथ में मौजूद 8 कटारें एक साथ निकली और बिना किसी बाधा के 8 लक्ष्यों को भेद गईं। उसी समय उसने अपने पैर की उंगलियों को ऊपर उठाया, उसका शरीर हवा में उछल गया और वह उल्टा लटक गया। जब उसका शरीर कुछ हद तक नीचे आया तो उसके हाथ में बची हुई दोनों कटारें पहले ही बाहर गिर चुकी थीं। सभी निशाने पर लगे। अंधेरे कोने में एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति शाओ हान के पास आया और बड़े आदर के स्वर में बोला, छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? छोटा भाई। शाओ हान ने ध्यान नहीं दिया और जवाब दिया, शाओ हान। शाओ हान, उस आकृति ने धीरे से कहा, फिर बोला, नमस्ते छोटे भाई, परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई। मेरा नाम यीछाई है। मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद मैं आपको शिक्षक से मिलवाने ले जाऊंगा। शिष्य दीक्षा समारोह के बाद आप चौथे दर्जे के कीमियागर के शिष्य बन जाएंगे। ग्रैंड मास्टर ओटो। हम्मा। शाओ हान ने सिर हिलाया। चूंकि मूल्यांकन आधे घंटे का था और अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसे अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ा। शाओ हान के पास अभी भी काफी समय था, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। पहला चरण अपेक्षाकृत आसान था। जब तक किसी को औषधीय अवयवों की जानकारी होती थी, वे आमतौर पर पास हो जाते थे। उत्तीर्ण होने की दर अपेक्षाकृत अधिक थी। परीक्षा देने वाले कुल 13 लोगों में से 8 उत्तीर्ण हुए। दूसरे चरण आत्मा को समझने की क्षमता की बात करें तो इसमें बाहर होने की दर अधिक थी। 8 लोगों में से केवल 3 ही मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए। इसमें जियाओ हान भी शामिल था। हालांकि जियाओ हान के अलावा बाकी दोनों ने केवल 6 निशाने मारी, जिसे मूल्यांकन में मुश्किल से पास होने लायक माना गया। यद्यपि आप तीनों ने मूल्यांकन उत्तीर्ण कर लिया है, फिर भी शिक्षक प्रति वर्ष केवल 2 शिष्यों को ही स्वीकार करते हैं। बाद में शिक्षक आपका एक अतिरिक्त अस्थायी मूल्यांकन करेंगे। कौन रहेगा और कौन जाएगा, इसका निर्णय शिक्षक ही करेंगे। यीछाई के पीछे पीछे जियाओ हान एक विशाल कमरे में पहुंचा। कमरा प्राचीन शैली का था, जिसमें कई किताबें थीं, जो इस बात का संकेत देती थीं कि कमरे का मालिक सुसंस्कृत था। ओह, 3 लोग। दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। शाओ हान ने अपना सिर घुमाया। एक बूढ़ा व्यक्ति धीमी गति से आराम से कदम बढ़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति की छाती पर बना प्रतीक एक प्राचीन औषधि पात्र का था। उस पर चांदी की 4 लहरें बड़ी बारीकी से उकेरी गई थीं। चौथे रैंक का कीमियागर जियाओ हान ने मन ही मन सोचा, मानो यह व्यक्ति ब्लैक रॉक सिटी का उपाध्यक्ष ही हो। कीमियागर संघ, ग्रैंड मास्टर ओटो। जैसे ही शियाओ हान की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, उसी समय उस बूढ़े आदमी की नजर भी शियाओ हान पर पड़ गई। वह हल्का सा मुस्कुराया। ओटो के पीछे बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक महिला चल रही थी। उस महिला का शरीर सुडौल था। बैंगनी रंग का कसा हुआ कीमियागर का चोला उसे एक शाही आभा प्रदान करता था। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति के विपरीत उसकी छाती पर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। वरिष्ठ भाई यीछाई, क्या ये तीनों ही इस साल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कनिष्ठ शिष्य हैं? महिला के लंबे काले बाल थे, जो बैंगनी रिबन से बंधे हुए थे। जी हाँ, छोटी बहन लिंफी। यीछाई ने सिर हिलाया। हालांकि गुरुजी केवल 2 शिष्यों को ही स्वीकार करेंगे, इसलिए यह देखना बाकी है कि अंततः आपका कनिष्ठ भाई कौन बनेगा। लिंफी। जियाओ हान की निगाहें उस महिला की ओर घूम गईं। 1 साल बाद लिंफी की मुलाकात शियाओ यान से होगी, लेकिन शियाओ यान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। शियाओ हान को एक अप्रासंगिक चरित्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शिक्षक यीछाई ने आदरपूर्वक ओटो के पास जाकर थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर खड़े होकर कहा, इन तीनों ने आपकी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उनमें से उस छोटे भाई ने औषधीय अवयवों की पहचान और आत्मा की अनुभूति में पूरे अंक प्राप्त किए। क्या 2 बार पूरे अंक? ओटो ने आश्चर्य से यीछाई की ओर देखा और यीछाई को सिर हिलाते देख उसने शियाओ हान की ओर घूरना शुरू कर दिया। हाँ, जब से शिक्षक ने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया है, तब से उन्हें ऐसा कोई शिष्य नहीं मिला जो 2 गुने अंक प्राप्त कर सके। हे गुरु, आपको एक असाधारण प्रतिभावान शिष्य प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई। यीछाई ने बधाई देते हुए ओटो को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। हम्मा। ओटो मुस्कुराया, एक क्रिस्टल बॉल निकाली और शियाओ हान को इशारा किया, इधर आओ। जब तक उन्हें परीक्षा से यह पुष्टि हो जाती है कि आप में लकड़ी और अग्नि दोनों आध्यात्मिक मूल तत्व मौजूद हैं, तब तक आप मेरे शिष्य ओटो के शिष्य होंगे। कोई जरूरत नहीं है। शियाओ हान मुस्कुराई और ओटो के सामने आकर बोली, ग्रैंड मास्टर, सच कहूं तो ओटो, मेरा आपका शिष्य बनने का कोई इरादा नहीं है। क्या? कमरे में मौजूद सभी लोग शियाओ हान को अचंभित होकर घूर रहे थे। शियाओ हान की बातें सुनकर ओटो भी कुछ हद तक नाराज हो गया। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया और उसने अधीरता से कहा, तो फिर तुमने मेरे मूल्यांकन में भाग क्यों लिया? ईमानदार रहना। आप चौथे रैंक के कीमियागर हैं और आपसे मिलना कुछ मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गुटे को ढूंढने ले चलो। जियाओ हान ने सच्चाई से जवाब दिया। गुटे? ओटो थोड़ा चौंक गया, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में क्रोध की झलक भी दिखाई दी। उसने नाराजगी से कहा, तुम गुटे के शिष्य बनना चाहते हो, लेकिन वह तो केवल तीसरे दर्जे का कीमियागर है। ओटो को विश्वास था कि शियाओ हान इतनी मूर्ख नहीं होगी। चूंकि जियाओ हान गुटे को जानता था, इसलिए उसे गुटे के बारे में कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। हालांकि गुटे एक तीसरे दर्जे का कीमियागर था, लेकिन वह औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में बहुत रुचि नहीं रखता था। इसके बजाय उसे खजाने इकट्ठा करने का एक समझ से परे जुनून था। जियाओ हान ने जिन परीक्षाओं में अभी उत्तीर्णता प्राप्त की है, वे सभी ओटो द्वारा निर्धारित की गई थी। डिसाइपल्स की पढ़ाई शुरू करने के बाद से 10 वर्षों में ओटो का सामना कभी भी ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले छात्र से नहीं हुआ था जो दोहरे पूर्ण अंक प्राप्त कर सके। जब से ओटो उससे मिला था, ओटो उसे कैसे जाने दे सकता था? इसलिए ओटो ने सीधे तौर पर कहा कि गुटे केवल तीसरे दर्जे का कीमियागर था, जिसकी तुलना उससे यानी चौथे दर्जे की कीमियागर ओटो से नहीं की जा सकती थी। हम, मुझे पता है। ओटो का चेहरा और भी गंभीर होते देख जियाओ हान ने जल्दी से मुस्कुराते हुए समझाया, ग्रैंड मास्टर ओटो, कृपया गलतफहमी न पालें। यहाँ तक कि उनके भाई रसायन शास्त्री ग्रैंड मास्टर गुहे भी शियाओ हान के गुरु बनने के योग्य नहीं है। ओह! ओटो ने शियाओ हान को घूरकर देखा, जिसने आदरणीय कीमियागर ग्रैंड मास्टर गुहे के प्रति इस तरह का तिरस्कार दिखाने का साहस किया था। शियाओ हान हद से ज्यादा अहंकारी था। ओटो को यह व्यवहार पसंद नहीं आया। हालांकि ओटो वास्तव में जियाओ हान से संतुष्ट था। रसायन विद्या की प्रतिभा उसके गुस्से से बाद में निपटा जा सकता है। ओटो ने धैर्यपूर्वक जिज्ञासा से पूछा, आपको गुहे से किस लिए मिलना है? मैं उससे कुछ बदलना चाहता हूं, जियाओ हान ने जवाब दिया। कुछ बदलना है? क्या बदलना है? ओटो ने उत्सुकता से पूछा। वह गुटे के स्वभाव को जानता था। यदि आप गुटे से अपनी मनचाही कोई चीज लेना चाहते थे, तो आपको एक महत्वपूर्ण नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ता था। यह आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। जब तक मेरी मुलाकात गुटे से होती रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है कि वह मुझसे बातचीत करेगा। शियाओ हान मुस्कुराया। आइस स्पिरिट कोल्ड क्यूई नायक शियाओ हान के लिए उस रहस्यमय ज्वाला को भस्म करने के लिए एक आवश्यक वस्तु थी। अगर जियाओ हान इसे हासिल कर लेता है, तो उसे निश्चित रूप से काफी अनुभव अंक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा। ओटो भी मुस्कुराया। ओह! जियाओ हान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाते हुए ओटो की ओर देखा। वह रूखेपन से हंसा, ग्रैंड मास्टर ओटो, मेरा आपका शिष्य बनने का कोई इरादा नहीं है। चूंकि रसायन शास्त्री ग्रैंड मास्टर गुहे शियाओ हान के गुरु बनने के योग्य नहीं थे, तो इस चौथे दर्जे के रसायन शास्त्री को शियाओ हान को अपना शिष्य बनाने का क्या अधिकार था? अगर अनुभव अंक हासिल करने की इच्छा न होती, तो जियाओ हान ओटो के साथ समय बिताने के लिए बहुत आलसी होता। अगर तुम मेरे शिष्य नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें गुटे से मिलने नहीं ले जाऊंगा। ओटो ने धूर्त मुस्कान के साथ शियाओ हान की ओर देखते हुए कहा। ओह! दूसरी ओर ओटो की बातें सुनकर लिंफी और यीछाई लगभग भयभीत हो गए थे।
उन्होंने गलत तो नहीं सुना था। अल्केमिस्ट गिल्ड के सम्मानित उपाध्यक्ष ब्लैक रॉक सिटी के प्रभावशाली चौथे दर्जे के अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर दरअसल ओटो धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करके किसी को अपना छात्र बनने के लिए मजबूर कर रहा था। लिनफी और यीझाई दोनों को यह बात बहुत अच्छी तरह याद थी कि जब उन्होंने ओटो के शिष्य बनने की इच्छा जताई थी तो उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक बड़ी रकम चुकानी पड़ी थी। अब ओटो वास्तव में किसी से विनती कर रहा था कि वह उसका छात्र बन जाए। लिनफी और यीझाई को यह विरोधाभास स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगा। ग्रैंड मास्टर ओटो, मेरा सचमुच आपका शिष्य बनने का कोई इरादा नहीं है। जियाओ हान मुस्कुराया और फिर बोला, ग्रैंड मास्टर ओटो, अगर मैं पहले से ही द्वितीय श्रेणी का रसायन या उससे ऊपर का हूं तो क्या आप मुझे गुटे से मिलने ले जाने के लिए तैयार होंगे? शाओ हान को याद आया कि शाओ यान ने द्वितीय श्रेणी के रसायन का दर्जा हासिल कर लिया था, जिसके चलते उसे ब्लैक रॉक सिटी के अध्यक्ष ओटो और फ्रेंक से विशेष ध्यान मिला था। कीमियागर संघ। अंततः ओटो के मार्गदर्शन में उनकी मुलाकात तृतीय श्रेणी के रसायन से हुई। गुड है। बेशक इसके अलावा जियाओ हान के पास अन्य तरीके भी थे। वह पूरे शहर की तलाशी खुद ले सकता था, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लग जाता। ओटो को सीधे ढूंढना कहीं अधिक सुविधाजनक था। दूसरी कक्षा का कीमियागर। ओटो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और शियाओ हान की छाती पर टिक गईं, जहां कोई कीमियागर का बैज नहीं था। उसने सवाल किया, तुम्हारे पास कीमियागर का बैज नहीं है, इसलिए तुम अभी कीमियागर नहीं हो, है ना? किसने कहा कि एक कीमियागर के पास कीमियागर का बैज होना ही चाहिए? जियाओ हान मुस्कुराया। ओह, शियाओ हान के शब्दों का सामना करते हुए ओटो खंडन करने में असमर्थ था। अपनी छाती पर कीमियागर का बैज पहनने से व्यक्ति को आम लोगों से अलग कई प्रकार के उपचारों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती थी। बेशक कुछ ऐसे कीमियागर भी थे जिन्हें कीमियागर का बैज पहनना पसंद नहीं था। हालांकि वे केवल कुछ ही चुनिंदा लोग थे। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? ओटो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनमें एक धूर्तता भरी चमक दिखाई दी। तुम परीक्षा तय करो, मैं रसायन शास्त्र का प्रदर्शन करूंगा। जब तक मैं द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर की कोई औषधीय गोली तैयार नहीं कर लेता, तब तक तुम्हें मुझे गुटे से मिलने ले जाना होगा। जियाओ हान मुस्कुराया। यह पहले से ही उनकी न्यूनतम सीमा थी। अगर ओटो फिर भी इनकार करता है तो वह खुद जाकर गुटे का पता करेगा। अच्छा, ओटो ने बिना किसी झिझक के तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, आपको धोखाधड़ी से बचाने के लिए मैं आपको गोली का फार्मूला और औषधीय सामग्री उपलब्ध कराऊंगा। यदि तुम औषधीय गोली को परिष्कृत करने में असफल रहे तो तुम्हें ईमानदारी से मेरा शिष्य बनना होगा। ओह, बगल में लिनफी और यीझाई ने चुपके से फिर से अपनी जीभ चटकाई। क्या उनका शिक्षक किसी को शिष्य बनाने के लिए फिर से धमका रहा था? क्या वे प्रभावशाली ग्रैंड मास्टर के शिष्य नहीं बन गए थे? ब्लैक रॉक सिटी का ऑटो ग्रैंड मास्टर नहीं बन पा रहा था, ओटो के शिष्य होना सम्मान की बात है। ओटो की आवाज सुनकर लिनफी और यीझाई को किसी तरह यह भ्रम हुआ कि ग्रैंड मास्टर ओटो के शिष्य सड़क किनारे बिकने वाले सामान की तरह थे। ठीक है, जियाओ हान ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, लेकिन जब मैं रसायन विद्या का अभ्यास करता हूं तो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। आपको मेरे लिए एक कमरा तैयार करना होगा, बेहतर होगा कि वह एक गुप्त कक्ष हो। कोई बात नहीं, ओटो ने बिना किसी झिझक के शियाओ हान के अनुरोध पर तुरंत सहमति जता दी। वह मेज के पास गया, एक बोतल को घुमाया और किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त कक्ष प्रकट हुआ। अध्ययन कक्ष में खड़े होकर कोई भी गुप्त कक्ष के एक कोने को देख सकता था। गुप्त कक्ष के केंद्र में एक कड़ाही थी। इसमें उत्कृष्ट पैटर्न थे और यह शानदार रोशनी से जगमगा रहा था, जो देखने में कोई साधारण वस्तु नहीं लग रही थी। ओटो ने शियाओ हान को एक स्क्रॉल दिया, उसकी आंखों में एक धूर्त चमक दिखाई दी। अंदर जाओ, आपके उपयोग के लिए पर्याप्त औषधीय सामग्रियां मौजूद है। यदि आप इस औषधीय गोली को और बेहतर बना सकते हैं तो मैं आपको गुटे से मिलने ले जाऊंगा, अन्यथा तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा। एक मां का दर्जा उसके बच्चे के साथ बढ़ता है और एक पत्नी का सम्मान उसके पति के साथ बढ़ता है। ओटो को पहले ही यह एहसास हो चुका था कि शियाओ हान की असाधारण रसायन विद्या प्रतिभा के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। अगर वह केवल नाममात्र का शिक्षक भी बन जाता तो भी ओटो संतुष्ट होता। अच्छा, शाओ हान ने स्वाभाविक रूप से ओटो की आंखों में दिख रहे भाव को देखा, लेकिन उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक उस स्क्रॉल को लेकर गुप्त कक्ष में चली गई। शाओ हान को गुप्त कक्ष में प्रवेश करते देख यीझाई ने उत्सुकता से पूछा, शिक्षक, आप उससे कौन सी औषधीय गोली तैयार करवाना चाहते हैं? चौथी कक्षा की दवा की गोली। ओटो धीरे से हंसा। अरे, पहली कक्षा की? क्या, चौथी कक्षा की? चौथी कक्षा की दवा की गोली? यीझाई लगभग भयभीत हो गया। जियाओ हान की तो बात ही छोड़िए, वह भी 30 साल से अधिक उम्र का है और रसायन शास्त्र में 20 साल का अनुभव रखने वाला एक अनुभवी व्यक्ति है। डोमेन चौथी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर सका। हे, ओटो ने इतराते हुए कहा, नहीं तो आप कैसे कहेंगे कि पुराना अदरक ज्यादा तीखा होता है? अगर वह इसे निखार नहीं सकता तो भले ही वह मेरा शिष्य बनना न चाहे, उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। ओह, यीझाई ने अजीब भाव से ओटो की ओर देखा। ओटो के अधीन इतने लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद उन्हें ग्रैंड मास्टर बनने का एहसास हुआ। ओटो का एक ऐसा ही पहलू था। पुनश्च मैं पिछले 2 दिनों से थोड़ा व्यस्त था। कुछ लोगों का कहना है कि लेखन थोड़ा लंबा खींचा हुआ है, लेकिन यह सब कथानक के लिए ही है। आगे की कहानी में तेजी आएगी, इसलिए लड़ाई के लिए तैयार रहें। साथ ही यह पुस्तक पीके अनुशंसाओं के तीसरे दौर में है, इसलिए कृपया इसके लिए वोट करें। अगर कल तक अनुशंसा वोटों में शीर्ष 50 में जगह मिल जाती है तो मैं तुरंत एक और अध्याय जोड़ दूंगा, कोई झूठे वादे नहीं। अध्ययन में शामिल ओटो ने मानदंडों को पूरा करने वाले 2 व्यक्तियों की आध्यात्मिक जड़ों का पुनः परीक्षण अभी समाप्त किया ही था कि जियाओ हान गुप्त कक्ष से बाहर निकली। ओटो ने हल्की सी मुस्कान दी, जिससे उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी। महज 1 या 2 मिनट के बाद जियाओ हान इतनी तेजी से बाहर आया कि यह स्पष्ट हो गया कि जियाओ हान किसी भी हालत में औषधीय गोली नहीं बना सकता था। कैसा रहा? क्या आपको कोई कठिनाई हुई? ओटो मुस्कुराया, उसकी आंखों में दिख रही जीत को छुपाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। बकवास, तुमने मुझे चौथी श्रेणी की औषधीय गोली का फॉर्मूला दिया था, जियाओ हान ने परेशान चेहरे से ओटो को घूरते हुए कहा। एक प्रतिष्ठित चौथी श्रेणी के रसायन का अपने जूनियर के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी करना यह दर्शाता है कि ओटो वास्तव में जियाओ हान को महत्व देता था। रसायन शास्त्री ने उसमें प्रतिभा देखी और उसे अपना शिष्य बनाना चाहा। हे, ओटो ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुमने तो बस द्वितीय श्रेणी से ऊपर की औषधीय गोली बनाने को कहा था और चतुर्थ श्रेणी तो स्वाभाविक रूप से उसी श्रेणी में आती है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। चूंकि तुम इसे बना नहीं सके, इसलिए तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। चिंता मत करो, एक बार जब तुम मेरे शिष्य बन जाओगे तो मैं तुम्हें गुटे से मिलने जरूर ले जाऊंगा। ओटो के बोलने के बाद वह सीधे कुर्सी पर बैठ गया और शियाओ हान द्वारा गुरु शिष्य प्रणाम समारोह करने की प्रतीक्षा करने लगा। चलो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? गुरु शिष्य समारोह संपन्न करो, ओटो ने शाओ हान को गतिहीन देखकर आग्रह किया। 1 मिनट रुको। जियाओ हान के चेहरे का भाव एकदम बदल गया, उसके होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने अपने हाथ, जो उसकी पीठ के पीछे थे, फैला दिए और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि तुमने मुझे चौथी श्रेणी की औषधीय गोली दी थी, फिर भी मैंने गलती से इसे परिष्कृत कर लिया। क्या? ओटो की आंखें लगभग फटी रह गईं। उसने शियाओ हान के हाथ में मौजूद दवा की गोली को अत्यंत आश्चर्य से देखा। 3 प्रकार की शुद्ध आत्मा की गोली। बगल में ओटो के शिष्य यीझाई ने शियाओ हान के हाथ में मौजूद औषधीय गोली को हैरानी से देखा। यीझाई की छाती पर लगे रसायन शास्त्री के बैज में चांदी की 3 लहरें थीं। इसका मतलब था कि यीझाई तृतीय श्रेणी का रसायन शास्त्री था। ओटो ने यीझाई को इस 3 प्रकार की शुद्ध आत्मा की गोली का सूत्र भी सिखाया था, एक ऐसी औषधीय गोली जिसे यीझाई हमेशा से बनाना चाहता था लेकिन कभी बना नहीं पाया था। वह अच्छी तरह समझता था कि इस औषधीय गोली को बनाना कितना कठिन था। यीझाई ने फिर से शियाओ हान की ओर देखा, वह शायद अभी वयस्क भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने वास्तव में चौथी श्रेणी की औषधीय गोली बना ली थी।
वह 30 या 40 वर्ष का था और उसने एक भी औषधीय गोली नहीं बनाई थी, जबकि उसके एक कनिष्ठ ने उसे बना लिया था। उम्र के आधार पर उपलब्धियों का यह अंतर उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचा रहा था। शिक्षक, क्या वह नाटक कर रहा है? आखिरकार जियाओ हान गुप्त कक्ष में केवल 1 या 2 मिनट ही रहा था। इतनी जल्दी औषधीय गोली तैयार करने का मतलब केवल यही हो सकता है कि जियाओ हान धोखा दे रहा था, या उसने पहले से तैयार की गई औषधीय गोली का इस्तेमाल करके संख्या पूरी करने की कोशिश की थी। ओटो की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। यी झाई का अनुमान उसका भी अनुमान था। वह रुका, फिर सिर हिलाते हुए बोला, असंभव। मैंने ही उसे गोली का फार्मूला दिया था, जब तक कि उसे पहले से ही पता न हो। इसके अलावा यह चौथी श्रेणी की 3 प्रकार की शुद्ध आत्मा की गोली है। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। इस गोली के फार्मूले को रखने वाले बहुत कम लोग हैं। ओटो ने शियाओ हान के हाथ से औषधि की गोली ले ली। गोली पर गोली के पैटर्न के 3 वृत्त बने हुए थे, रेखाएं स्पष्ट और चमकदार थीं। यह सर्वोच्च श्रेणी की पैटर्न क्लियर स्पिरिट पिल थी। ओटो ने औषधीय गोली के भीतर शुद्ध ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। इसकी श्रेणी के बारे में ओटो का अनुमान था कि यह दिव्य श्रेणी तक पहुंच चुकी है। स्वयं ओटो भी ऐसी औषधीय गोली का निर्माण नहीं कर सकता था। 3 पैटर्न वाली निर्मल आत्मा की गोली, एक चौथी श्रेणी की औषधीय गोली। एक साधारण 3 पैटर्न वाली निर्मल आत्मा की गोली युद्ध के उस्ताद को ग्रैंड डोशी तक पहुंचने में सहायता कर सकती है। क्षेत्र: यदि कोई ग्रैंड डोशी अभ्यासी इसका सेवन करता है, तो उपयोगकर्ता की रैंक में 1 स्टार की मामूली वृद्धि होने की संभावना होती है और औषधीय गोली का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। 3 पैटर्न वाली क्लियर स्पिरिट पिल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी में पिल के शरीर पर पैटर्न का एक वृत्त बनता है। यदि 3 वृत्त पैटर्न बन जाते हैं, तो यह 3 पैटर्न वाली क्लियर स्पिरिट पिल की उच्चतम श्रेणी है। ग्रैंड डोशी से नीचे के लोगों को इस प्रकार की औषधीय गोली का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। यदि कोई ग्रैंड डोशी इस गोली का सेवन करता है, तो थोड़े समय में उसकी शक्ति में 3 स्टार की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही औषधीय गोली के दुष्प्रभाव होने की भी संभावना है। दुष्प्रभाव से प्रभावित लोगों की शक्ति 1 से 2 स्टार तक कम हो सकती है, लेकिन जीवन को कोई खतरा नहीं है। औषधीय गोली जियाओ हान द्वारा निर्मित औषधि अद्वितीय थी। यह एक ऐसी औषधीय गोली थी जिसका स्तर दिव्य था। इसके दुष्प्रभाव की कोई संभावना नहीं थी। यह एक महान डोशी की शक्ति को 3 सितारों तक 100% बढ़ा सकती थी। इस संबंध में सिस्टम शियाओ ने पहले ही अवसर मिलते ही शियाओ हान के सामने इसे प्रस्तुत कर दिया था। तुमने ये कैसे किया? ओटो की आंखों में एक तीव्र चमक थी, मानो वो शियाओ हान को नीचे गिराकर उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हो। वो ये भूला नहीं था कि शियाओ हान उस गुप्त कक्ष में सिर्फ 1 मिनट ही रहा था। ओह, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं नहीं बता सकता। जियाओ हान मुस्कुराया और पूछा, अब क्या आप मुझे गुटे से मिलने ले चलें? हम। ओटो ने भारी मन से सिर हिलाया। वह स्वयं एक चौथे दर्जे का रसायन था और वास्तव में वह शियाओ हान का शिक्षक बनने के योग्य नहीं था। ओटो अभी खड़ा ही हुआ था कि रुककर उसने पूछा, तुम अभी तक पंजीकृत रसायन नहीं हो, है ना? हाँ, जियाओ हान ने सिर हिलाया। सोचते हुए ओटो ने आगे कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आपको कीमियागर की पहचान की परवाह नहीं है, लेकिन कीमियागर की वर्दी पहनने से कई फायदे होते हैं। बधाई हो, आप ब्लैक रॉक सिटी के इतिहास में सबसे कम उम्र के चौथी कक्षा के कीमियागर बन गए हैं। चौथी कक्षा का रसायन शास्त्री? जियाओ हान रुका, फिर पूछा, क्या रसायन शास्त्री बनने के लिए परीक्षा देना जरूरी नहीं है? मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा व्यक्तिगत आकलन ही काफी है। ओटो मुस्कुराया, उसके शब्दों में थोड़ी सी चापलूसी झलक रही थी। शाओ हान जैसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति के लिए ओटो उससे यथासंभव अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, जियाओ हान ने सिर हिलाया और फिर कहा, हालांकि चौथी कक्षा जरूरी नहीं है, दूसरी कक्षा ही काफी है। आखिर मैं अभी जवान हूँ और कुछ ज्यादा चौंकाने वाला नहीं बनना चाहता। अच्छा, ओटो ने शाओ हान की ओर संतुष्टि भरी नजरों से देखा। अन्य रसायन शास्त्री अपने रसायन शास्त्री होने के कारण अपनी श्रेष्ठता का घमंड करते थे, बहुत दिखावा करते थे, यहाँ तक कि अहंकारी भी हो जाते थे। जियाओ हान इतनी कम उम्र में इतना शांत स्वभाव का था, जो वास्तव में दुर्लभ था। दरअसल ओटो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शियाओ हान के चौथी कक्षा के बजाय दूसरी कक्षा में जाने की इच्छा का कारण उसका अपना ही था। जैसे ही कर्मचारी द्वारा द्वितीय श्रेणी के रसायन की वर्दी शियाओ हान के हाथ में सौंपी गई, सिस्टम की आवाज उम्मीद के मुताबिक सुनाई दी। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को उलट दिया है और ब्लैक रॉक सिटी के इतिहास में सबसे कम उम्र के द्वितीय श्रेणी के कीमियागर बन गए हैं। अनुभव अंक 8000 अंक, वाउचर 1600 अंक। कुछ महीनों बाद मुख्य पात्र शियाओ यान ब्लैक रॉक सिटी पहुंचेगा, परीक्षा उत्तीर्ण करेगा और इतिहास में ब्लैक रॉक सिटी का सबसे कम उम्र का द्वितीय श्रेणी का रसायन बन जाएगा। अब शियाओ हान ने यह सम्मान पहले ही प्राप्त कर लिया था। इसे डॉटियन की कहानी को उलट पुलट करना माना गया। 8000 अनुभव अंक कुछ कम ही है। जियाओ हान ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। आखिरकार जो उलटफेर हुआ था वह कोई मामूली बात नहीं थी। 8000 अनुभव अंक हासिल कर पाना वाकई बहुत बड़ी बात थी। उसकी साधना में एक और छोटा कदम आगे बढ़ गया। 8000 अनुभव अंक, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। यह एक आम इंसान की 3 महीने की कठिन साधना के बराबर हो सकता है। ठीक है, मैं अब तुम्हें गुटे से मिलवाने ले चलता हूँ। ओटो ने त्रिपत वाली निर्मल आत्मा की गोली को अपनी अंगूठी में रख लिया। शियाओ हान को इसकी परवाह नहीं थी। उसने औषधीय गोली तैयार की और ओटो उसे गुटे से मिलने ले गया। यह मूलतः एक लेनदेन था। इसके अलावा जियाओ हान को 3 प्रकार की निर्मल आत्मा की गोली का सूत्र भी प्राप्त हुआ। इस सूत्र की मदद से जब जियाओ हान की साधना ग्रैंड डोशी स्तर तक पहुंची, तो उसने इस सूत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया। भविष्य में वह स्वयं औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है और तुरंत अपनी रैंक को 3 सितारों तक बढ़ा सकता है। ओटो के पीछे पीछे जियाओ हान सीधे शहर के दक्षिणी कोने में स्थित एक अजीब सी इमारत की ओर चल पड़ा। ओटो इमारत के सामने रुका, एक लंबी सांस ली और शियाओ हान की ओर देखते हुए उसे फिर से याद दिलाया, यह गुटे का निवास स्थान है, लेकिन गुटे खजाने इकट्ठा करने में एक विकृत स्तर पर पहुंच गया है। अगर आप उससे अपनी मनचाही चीज के बदले कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। हम। जियाओ हान ने हल्के से सिर हिलाया। ओटो को दरवाजा खोलते देख वह 2 कदम पीछे हट गया। कमरे के अंदर ची की तीव्र धारा के साथ काला पाउडर बाहर निकला। इस अचानक उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करते हुए ओटो ने मुंह फुला लिया, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। उसने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे हवा का एक झोंका आया और वह सारा काला पाउडर लहर की तरह वापस उड़ा ले गया। ओटो ने अपने पीछे खड़ी शियाओ हान को देखा और थोड़ा चौंक गया। शियाओ हान के चेहरे पर कोई भाव भंगिमा नहीं दिखी। इसके बजाय वह दरवाजे से दूर ही रहा, मानो उसे इस सब के बारे में पहले से ही पता हो। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या जियाओ हान की पहचान गुटे या गुहे से जुड़ी हुई है। दरअसल ओटो को यह नहीं पता था कि जियाओ हान को भी गुटे की कुछ समझ थी। वह जानता था कि गुटे को ऐसी चीजों से छेड़छाड़ करना पसंद था जिनसे लोगों को परेशान किया जा सके। अभी अभी जिस तरह का पाउडर लगा, अगर किसी के शरीर पर थोड़ा सा भी लग जाए तो उसकी त्वचा में पूरी रात असहनीय खुजली होती रहेगी। ओटो ने चुपके से शियाओ हान के संयम की प्रशंसा की और धीमी आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ और अंदर जाने के बाद किसी भी चीज को मत छूना। ठीक है, जियाओ हान ने सिर हिलाया और ओटो के पीछे पीछे चलने लगा। हालांकि सुबह का समय था और बाहर सूरज तेज चमक रहा था, फिर भी कमरे में रोशनी कुछ कम थी। कमरे में रखी वस्तुएं बेतरतीब ढंग से रखी हुई थी। एक अप्रिय सी गंध ने उनकी नाक पर हमला किया। उसमें होने पर जियाओ हान को ऐसा भ्रम हुआ जैसे वह किसी कबाड़खाने में हो। सड़ी की लकड़ी की सीढ़ी को पार करने और कई अराजक हमलों को सहने के बाद जियाओ हान और ओटो आखिरकार इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। क्या हम पहुंच गए? जियाओ हान ने अपने सामने एक लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा किया। हम। ओटो ने सिर हिलाया और अपने वस्त्रों में पड़े कई छेदों पर नजर डाली जो पिछले हमलों के कारण हुए थे। उसने चिड़चिड़ाते हुए शिकायत की, यह बूढ़ा आदमी, यह स्पष्ट रूप से तीसरे दर्जे का कीमियागर है, फिर भी यह इन अराजक चीजों से छेड़छाड़ करता है।
कौन कहता है कि ये अव्यवस्थित चीजें हैं? अरे बूढ़े बदमाश, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम उपराष्ट्रपति हो तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो। गलियारे के अंत से एक कर्कश आवाज आई। तुम ही हो वो बूढ़े बदमाश। ओटो ने गुस्से से घूरते हुए अपना पैर उठाया और सामने वाले लकड़ी के दरवाजे पर जोर से लात मारी। टकराना। लकड़ी का दरवाजा एक डो स्पिरिट विशेषज्ञ की लात को सहन नहीं कर सका। ओटो ने लात मारकर दरवाजे और हैंडल को हवा में उछाल दिया। अरे कमीने, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम घर गिराने की कोशिश कर रहे हो? अंदर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। लात मारकर खोले गए दरवाजे के अंदर ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। सौभाग्यवश किसी भी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचा। हम्फ ओटो के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसका चेहरा बेहद आत्मसंतुष्ट था, मानो उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। अंदर बैठे उस अस्तव्यस्त बूढ़े को घूरते हुए देखकर ओटो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कुटे, अगर मैं आपके खजाने के कमरे में मौजूद खजानों की एक सूची बनाऊं और उसे सार्वजनिक रूप से घोषित कर दूं, तो क्या यह आपके लिए दिलचस्प होगा? हे भगवान, कुटे का पहले गुस्से वाला चेहरा तुरंत 180 डिग्री बदल गया और उसने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मत करो। अरे, तुम फिर से किसी और को ले आए। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ लेना देना चाहते हो? गुटे की अव्यवस्थित आंखों से प्रकाश की एक चमक निकली। वह रोशनी किसी शिकारी के अपने शिकार को देखने जैसी थी। शाओ हान ने कमरे का जायजा लिया और हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी आसपास छिपी हुई वस्तुओं को देखकर वह चौंक गया। असीम दिव्य पुंकेसर, मायावी सागर की विचित्र ओस, आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देने वाली गहनलता। कमरे में प्रदर्शित वस्तुएं बेहद मूल्यवान थीं। हर खजाना अनमोल था। अगर यहाँ के खजानों के बारे में बाहरी लोगों को पता चल जाए तो इससे भारी खूनी बवाल मच सकता है। नन्ही से, तुम्हें क्या पसंद आया है? क्या तुम मेरे साथ खजाने का आदान प्रदान करना चाहते हो? पहले जो आप बदलना चाहते हैं उसे बाहर निकालें और मुझे दिखाएं। गुटे ने जियाओ हान को देखते हुए एक चतुर व्यापारी की निगाहें दिखाई। ओह, जियाओ हान ने गुटे की निगाहों में देखा। उसे यह कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि उसके सामने खड़ा वह बेतरतीब अस्तव्यस्त बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में कीमियागर ग्रैंडमास्टर गुहे का बड़ा भाई था। बुढ़िया बदमाश, ध्यान दो, वह अभी बच्चा है। ओटो ने उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। चले जाओ, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं जो जल्द ही मरने वाला है। गुटे ने अपना सिर झुकाया और ओटो को तिरछी नजर से देखा, फिर शाओ हान को घूरते हुए यथासंभव दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बच्चे, जब तुम यहाँ आ सकते हो तो तुमने उस बूढ़े आदमी से यह जरूर सीख लिया होगा कि मुझे पैसे या साधना तकनीकों या डो तकनीकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जो भी बदलना चाहते हैं उसे निकालकर मुझे दिखाएं। ठीक है। जियाओ हान ने अपने सिस्टम इन्वेंटरी से एक जेड की बोतल निकाली। गुटे की जिज्ञासु निगाहों के बीच जियाओ हान ने धीरे धीरे बोतल का ढक्कन खोला। तुरंत ही जेड की बोतल से बैंगनी रंग की ऊर्जा निकली। आसपास के तापमान में भी तेजी से वृद्धि होती प्रतीत हुई। यह क्या है? बोतल में बैंगनी रंग की लौ जैसी दिखने वाली गैस को देखकर ओटो भी आश्चर्यचकित रह गया। गुटे का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। गुटे आश्चर्य से भर गया। उसने अपने होठों को चाटा और अपनी जीभ से क्लिक की आवाज निकाली। ठीक उसी तरह जैसे डॉटियन की कहानी में उसने सबसे पहले कबाड़ के ढेर से एक क्रिस्टल की थाली और एक खोखली सुई निकाली। उसने सुई का इस्तेमाल करके जेड की बोतल में छेद किया, अंदर मौजूद तरल की कुछ बूंदें निकाली और उन्हें क्रिस्टल की थाली पर टपका दिया। क्या यह जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत है? ओटो ने हैरानी से कहा। बैंगनी क्रिस्टल का स्रोत क्या है? गुटे ने उत्सुकता से ओटो से पूछा। बैंगनी क्रिस्टल स्रोत का उत्पादन बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा द्वारा किया जाता है, जो अपने शावक के साथ ही पैदा होता है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। यह 100 वर्षों में शायद ही कभी देखने को मिलता है और साधना करने वाले साधकों पर इसका अवर्णनीय चमत्कारी प्रभाव होता है। आग खेती की तकनीकें। ओटो ने आश्चर्य से शियाओ हान की ओर देखा। अगर वह ब्लैक रॉक सिटी में अल्केमिस्ट गिल्ड के लेनदेन का प्रभारी न होता, जिसमें विभिन्न खजाने शामिल थे, तो वह इस खजाने के स्रोत को एक नजर में नहीं पहचान पाता। बैंगनी क्रिस्टल स्रोत से जन्मा। गुटे ने ओटो की बातों पर कोई सवाल नहीं उठाया और आश्चर्य से शियाओ हान की ओर देखा। अरे बाप रे, छोटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर पाओगे। मुझे बताओ, तुम इसके बदले में क्या देना चाहते हो? शियाओ हान, यह जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत एक असाधारण अच्छी चीज है। हालांकि मैं ब्लैक रॉक सिटी में कीमियागरों के लेनदेन का प्रबंधन करता हूं, लेकिन मैंने ऐसा खजाना कभी नहीं देखा। बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो, ओटो ने शियाओ हान को याद दिलाया। बूढ़े, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई नहीं सोचेगा कि तुम गूंगे हो। गुटे ने अपना सिर झुकाया और ओटो को घूरकर देखा, फिर ओटो को उनकी तरफ पीट करके खड़े देखकर उसने जितना हो सके विनम्र मुस्कान के साथ शियाओ हान से पूछा, नन्हे, अब तुम बोल सकते हो, बदले में क्या चाहिए? आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग। वाह, आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग। गुटे का चेहरा पहले तो जमसा गया, फिर एक चौंके हुए जानवर की तरह उसने सावधानी से कहा, बर्फ की आत्मा वाला ठंडा झरना वाकई अच्छी चीज है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। यहाँ आसपास के सारे खजाने अच्छे हैं, अगर कुछ पसंद आए तो देख लेना। उनकी दुर्लभता तुम्हारी जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत से कम नहीं है। किसने मना किया? बूढ़े आदमी, शब्दों का खेल खेलना बंद करो। कुछ ही दिन पहले तो तुम मुझे शेखी बखा रहे थे कि तुमने किसी और से आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग की एक छोटी बोतल बदली है। हाँ, 5 दिन पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। ओटो अचानक मुड़ा और शरारती मुस्कान के साथ गुटे की ओर देखा। निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। बूढ़े कमीने, अब मेरे घर मत आना। ओटो द्वारा अपनी योजना का पर्दाफाश किए जाने पर गुटे ने शर्म और गुस्से में आकर ओटो को खूब खरी खोटी सुनाई। ओटो मुस्कुराया, उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसने शियाओ हान की ओर देखकर कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग वाकई बहुत अच्छी चीज है, यह तुम्हारे जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत को पूरा करती है। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ओटो को जाते देख गुटे ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, वह बूढ़ा आदमी सही कह रहा था, मेरे पास आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग था, लेकिन परसों किसी ने यह खबर लीक कर दी। इसे एक दूसरे कीमियागर ने पहले ही बदल लिया है। देखो, मेरे हाथ में जो प्रोफाउंड फ्रॉस्ट स्पिरिट क्रिस्टल है, वही खजाना है जो मैंने इसके बदले में लिया था। अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम इसे अपने जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत से बदल सकते हो। गुटे के हाथ में एक ऐसी वस्तु थी जिससे ठंडी ऊर्जा की धाराएं निकल रही थीं, जो बर्फ के क्रिस्टल के आकार की थी और मुर्गी के अंडे के आकार की मात्र थी। इसके प्रकट होते ही आसपास का तापमान तुरंत कई डिग्री सेल्सियस गिर गया। प्रोफाउंड फ्रॉस्ट स्पिरिट क्रिस्टल का दर्जा कम नहीं है, इसे बनने के लिए हिमखंड में 1000 साल तक पोषण की आवश्यकता होती है। हालांकि इसकी दुर्लभता जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत और आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग के बराबर नहीं है। गुटे स्पष्ट रूप से शियाओ हान को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मुझे तो सिर्फ आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग चाहिए। जियाओ हान मुस्कुराया और सिर हिलाया। गुटे ने शियाओ हान की ओर देखा और आभारी, मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हारा जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत वास्तव में एक दुर्लभ वस्तु है। हालांकि इसकी कई सीमाएं हैं। यह केवल उन साधकों के लिए प्रभावी है जो साधना करते हैं। आग यह एक संवर्धन तकनीक है, इसलिए इसका मूल्य सीमित है। मेरे गहन हिमपाश आत्मा क्रिस्टल के साथ आपको कोई नुकसान नहीं होगा। शियाओ हान मुस्कुराया, यह तो सरासर झूठ था, जिससे बिना किसी मुआवजे के लोगों की जान ली जाती थी। उसने रुखी हंसी हंसते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर गुटे, आप दशकों से संग्रहण कर रहे हैं, आपको जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत के मूल्य के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। मुझे मूर्ख समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत का मूल्य उसके अपने गुणों के कारण सीमित है, फिर भी रसायन उसका संवर्धन करते हैं। आग साधना तकनीक, इसे पाने के लिए कई लोग दिवालिया होने तक को तैयार हैं। अगर समय बचाने की बात न होती तो शायद मुझे आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग के लिए खास तौर पर आपसे यहाँ लेन देन करने की जरूरत न पड़ती। मुझे विश्वास है कि अगर मैं इसे अल्केमिस्ट गिल्ड के ट्रेडिंग बोर्ड पर लिस्ट कर दूं तो 3 महीने के अंदर कोई न कोई मुझसे लेन देन करने आ जाएगा। ओह, गुटे का मुंह थोड़ा खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह, जो जीवन भर ठगी करता रहा है, एक युवा जूनियर को ठग नहीं पाएगा।
काफी देर बाद गुटे ने अपनी आंखें बंद की और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा है, मेरे पास आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग उपलब्ध नहीं है। आप इसके बदले में समान प्रभाव वाली अन्य वस्तुएं ही ले सकते हैं। अन्यथा मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह लेनदेन असफल ही रहेगा। ठीक है, जियाओ हान ने धीरे से आह भरी, मीच से बैंगनी क्रिस्टल स्रोत वाली जेल की बोतल उठाई और लाचारी से कहा, अगर ऐसा है तो मुझे खेद के साथ यह सौदा रद्द करना होगा। मुझे केवल आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग चाहिए। अगर ग्रैंड मास्टर गुटे को आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग फिर से मिल गया है और वह जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत का बहुत शौकीन है, आप मेरे साथ आदान प्रदान जारी रख सकते हैं। वैसे मुझे खेद है कि यह अवसर नहीं मिलेगा। मैं ब्लैक रॉक सिटी से नहीं हूं। मैं आज दोपहर ब्लैक रॉक सिटी छोड़ रहा हूं। ग्रैंड मास्टर गुटे, हम फिर मिलेंगे। शाओ हान के बोलने के बाद उनका रवैया बिल्कुल भी ढुलमुल नहीं था, बल्कि बेहद दृढ़ था। उन्होंने सौदेबाजी की उच्चतम कला का प्रयोग करते हुए शालीनता से मुड़कर वहां से चले गए। गुटे को एक अजीब से भाव के साथ वहीं छोड़ गए। 1 कदम, 2 कदम, 3 चरण। शाओ हान चुपचाप अपने कदमों को गिनते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एकदम सन्नाटा था। जियाओ हान के कदमों की आहट लगातार गुटे की मानसिक रक्षा रेखा को घेर रही थी। अरे बाप रे, वो तो अभी जाने ही वाला है। इस आदमी में कितना अच्छा आत्मनियंत्रण है। क्या सच में आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग गुटे के हाथों में नहीं है? आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग कुछ महीनों बाद जियाओ यांग को जो मिला, क्या वह फिर से गुटे के हाथों ही मिला था? जियाओ हान के मन में संदेह पैदा हो गया। अगर ऐसा होता तो उसे कुछ महीनों बाद फिर से यहाँ आना पड़ता। आखिरकार जैसे ही जियाओ हान दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, गुटे की आवाज पीछे से आई, अरे छोटे, तुम जीत गए। मैंने अपने जीवन में कभी भी जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत प्राप्त नहीं किया है। अगर तुमने दूसरे खजाने निकाले होते तो मैं, एक बूढ़ा आदमी, शायद उनकी तरफ देखता भी नहीं। शाओ हान का दिल खुशी से झूम उठा और उसने मन ही मन उस बूढ़े दूत को कोसना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब भी खुशी की मुस्कान थी और उसने जेल की बोतल ग्रैंड मास्टर को वापस सौंप दी। गुटे, इस कार्य को पूरा करने के लिए धन्यवाद, ग्रैंड मास्टर। ओह, गुटे थोड़ा चौंक गया। जियाओ हान के विजयी भाव से ऐसा लग रहा था मानो उसे लंबे समय से यकीन था कि वह समझौता कर लेगा। गुटे ने गहरी सांस ली और शाओ हान को छोटी लोमड़ी कहकर कोसने लगा। फिर उसने शाओ हान के हाथ से छोटी जेल की बोतल ले ली और नशे में चूर होकर गहरी सांस ली। मैंने किसी कमीने को जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत के बारे में बात करते सुना था, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। आज मैं भाग्यशाली हूं। गुटे के मुंह से निकला वह शब्द स्वाभाविक रूप से उसके जैविक छोटे भाई कीमियागर ग्रैंड मास्टर गुहे को संदर्भित करता था। कुछ क्षण बाद जियाओ हान ने देखा कि गुटे ने कोई और गतिविधि नहीं की, वह केवल जन्मजात बैंगनी क्रिस्टल स्रोत की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, मानो किसी कामुक सम्राट ने अद्वितीय सुंदरता को देख लिया हो। उसने हल्के से खांसते हुए उसे याद दिलाया, अहम ग्रैंड मास्टर गुटे, क्या अब तुम्हें आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग नहीं लाना चाहिए? हम खजाने की प्रशंसा में मग्न गुटे का ध्यान भंग हो गया और उसने नाराजगी से शियाओ हान की ओर देखा, उसे वहीं रुकने और किसी भी चीज को न छूने का संकेत दिया। फिर उसने दीवार को छुआ और एक धीमी सी आवाज के साथ एक गुफा प्रकट हो गई। वहीं बैठो और हिलना मत, गुटे ने यह वाक्य कहकर गुफा में ड्रिल किया। कुछ ही क्षणों में गुटे बाहर आ गया। उसके हाथ में एक सफेद जेल का डिब्बा था जो एक वॉश बेसिन के आकार का था। हालांकि सफेद जेल का डिब्बा सील बंद था, फिर भी उसके अंदर से ठंडी सफेद ऊर्जा की धाराएं निकलती हुई देखी जा सकती थी। सफेद जेल के डिब्बे को छूते हुए गुटे के चेहरे पर अनिच्छा के भाव उभर आए। फिर उसने शाओ हान की ओर देखा और फिर भी सील बंद ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोलते ही आसपास का तापमान अचानक कई डिग्री सेल्सियस गिर गया। अंदर डिब्बे के चारों ओर गहरी बर्फ की परत जमी हुई थी और डिब्बे के बीच में एक छोटी सी जेल की बोतल थी जो आकार में लाल जेल की बोतल जितनी थी और ठंडी ऊर्जा से घिरी हुई थी। गुटे ने उसे शियाओ हान की ओर धकेल दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द भरे भाव से कहा, इसे ले लो, यही वह बर्फ की आत्मा का ठंडा झरना है जो तुम चाहते हो। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को उलट दिया है और आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग प्राप्त कर लिया है। अनुभव अंक 70,000 अंक, वाउचर 14,000 अंक। डिंग डोंग, बधाई हो, आपके अनुभव अंक पूरे हो गए हैं और आपने एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। वर्तमान रैंक 6 स्टार बैटल मास्टर। ओह, आपने अपने क्षेत्र में उन्नति कर ली है। एक 6 स्टार बैटल मास्टर। गुटे ने आश्चर्य से शियाओ हान को देखा। इतनी कम उम्र में ही शाओ हान एक बैटल मास्टर बन चुका था। इस समय शाओ हान शायद अभी किशोर ही था, फिर भी उसने बैटल मास्टर का स्तर हासिल कर लिया था। यह बेहद चौंकाने वाला था। गुटे की आंखों में आश्चर्य क्षण भर के लिए ही रहा और फिर शांत हो गया। आखिरकार गुटे के लिए साधना या औषधीय गोलियों का कोई महत्व नहीं था, उसे तो केवल दुर्लभ खजानों में ही रुचि थी। आखिरकार एक 6 स्टार बैटल मास्टर। शियाओ हान मन ही मन खुश हुआ। गुटे की आंखों में शरारती भाव देखकर वह थोड़ा चौंक गया। फिर उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, क्योंकि वह जानता था कि गुटे उसका यानी शियाओ हान का मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहा था। बर्फ की आत्मा का ठंडा झरना कोई साधारण खजाना नहीं था, इसका तापमान बेहद कम था। अगर कोई मूर्खता से इसे नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से पूरी तरह जम जाता। हालांकि इससे उसकी जान को खतरा तो नहीं होता, लेकिन उसे काफी परेशानी जरूर होती। जियाओ हान ने गर्व से मुस्कुराते हुए ब्रोकेट के पूरे बॉक्स को अपने सिस्टम इन्वेंट्री में रख दिया। गुटे ने शियाओ हान को हैरानी से देखा। उसने शरारती इरादे से उसे याद दिलाया, बच्चे, क्या तुम इसकी पुष्टि नहीं करोगे? अगर बाद में पता चला कि यह नकली है तो इस बूढ़े आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तुम्हें पता है ना? कोई जरूरत नहीं। जियाओ हान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सिस्टम के संकेत से आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग निश्चित रूप से असली था। उसने गुटे की ओर हाथ जोड़कर कहा, ग्रैंड मास्टर, आपका फिर से धन्यवाद। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। यह बच्चा। गुटे शियाओ हान को शर्मिंदा होते देखना चाहता था, लेकिन उसे शियाओ हान के इतने सीधे साधे स्वभाव की उम्मीद नहीं थी। दबी हुई ऊर्जा के उफान से वह बहुत असहज हो गया और हाथ हिलाते हुए बोला, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, तो जल्दी जाओ। जब तक कोई अच्छी खबर न हो मुझे परेशान मत करना। गुटे के निवास से निकलने के बाद ओटो के निमंत्रण पर जियाओ हान ने 1 साल बाद गामा साम्राज्य की राजधानी में आयोजित होने वाले कीमियागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की। 1 साल बाद गामा साम्राज्य की राजधानी में आयोजित कीमियागर सम्मेलन में मुख्य पात्र शियाओ यान ने चैंपियनशिप जीत ली। यदि इस घटनाक्रम में कोई बाधा आती है तो शियाओ हान को भी अनुभव अंक प्राप्त होंगे। अब जब तक जियाओ हान के पास औषधि बनाने का नुस्खा था, तब तक वह औषधीय गोलियां बना सकता था। उस समय रसायन शास्त्रियों के सम्मेलन में जियाओ यान को आसानी से हराना कोई बड़ी बात नहीं होती। ओटो से विदा लेने के बाद जियाओ हान अपने सराय में लौटा, दोपहर का भोजन किया और फिर द्वितीय श्रेणी के रसायन के वस्त्र पहने हुए गलियों में घूमने लगा। वह ब्लैक रॉक सिटी के एक चौक में स्थित हवाई परिवहन केंद्र की ओर चल पड़ा। इस समय उनका गंतव्य मोसिटी था, जो टैगोर रेगिस्तान के पास स्थित एक शहर है। अरे वाह, कितना नन्हा रसायन शास्त्री है। हे भगवान, और वह भी दूसरी कक्षा का रसायन शास्त्री। जब जियाओ हान सड़क पर चल रहा था तो राहगीरों ने सम्मानपूर्वक आश्चर्यचकित होकर और प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखा। जहां तक कीमियागरों की वर्दी की बात है, उन्हें कम मत आकिए, वे बहुत ही विशिष्ट होती है। रसायन शास्त्रियों की वर्दी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़े को विशेष औषधीय तरल पदार्थों में भिगोया जाता था। पहनने के बाद कपड़े में मौजूद औषधीय तरल पदार्थ हवा के संपर्क में आता था, जिससे न केवल हल्की सुगंध निकलती थी बल्कि पहनने वाले की त्वचा की संवेदनशीलता भी बढ़ जाती थी। इसके अलावा इससे पहनने वाले का दिमाग हमेशा तरोताजा रहता था, जिससे रसायन शास्त्रियों द्वारा औषधीय गोलियां बनाने की सफलता दर में काफी वृद्धि होती थी। इसके अलावा रसायन शास्त्रियों की वर्दी साधारण कवच से कहीं अधिक मजबूत होती थी और विषैले प्रभावों से कुछ हद तक अप्रभावित रहती थी। इन्हें घर और यात्रा दोनों के लेन की उच्च लागत के कारण इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं था। एक वस्तु की कीमत 1 लाख से अधिक थी।
कई गलियों से गुजरने के बाद जियाओ हान एक चहल पहल भरे चौक पर पहुंचा। चौक के बीचों बीच 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची एक विशाल मीनार जैसी इमारत खड़ी थी। इमारत की छत पर एक दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े उड़ने वाले पक्षी विश्राम कर रहे थे। ये मोटे पंखों वाले पक्षी थे। मोटे पंखों वाले पक्षी राक्षसी जीवों की श्रेणी में नहीं आते थे। वे स्वभाव से सौम्य थे और साम्राज्य की संपत्ति थे। युद्धकाल में उनका उपयोग केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सामान्यतः वे नागरिकों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते थे। इमारत में प्रवेश करते ही उनकी नजर टिकट काउंटर के सामने 100 मीटर से भी अधिक लंबी कतार पर पड़ी। नमस्ते, मैं मो शहर जाना चाहता हूँ। जियाओ हान सीधे सेवा काउंटर पर चला गया। वह कतार में खड़े होने की मूर्खता नहीं कर सकता था। यहाँ रसायन शास्त्रियों के लिए विशेष रूप से उड़ने वाले वाहन उपलब्ध थे। साम्राज्य के नियमों के अनुसार रसायन शास्त्री मुफ्त हवाई परिवहन सेवाओं का आनंद ले सकते थे। बेशक यह रसायन शास्त्री होने के लाभों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। गाइड के पीछे पीछे चलते हुए जियाओ हान को जो बात थोड़ी परेशान कर रही थी वह यह थी कि रास्ते में गाइड अपनी कमर हिला रही थी और कभी कभी जियाओ हान को आंख मार रही थी, मानो उसे लुभाने की कोशिश कर रही हो। यहाँ की कहानी से परिचित होने के कारण जियाओ हान को इस जगह के बारे में भी थोड़ी जानकारी थी। उच्च पदस्थ रसायन शास्त्रियों को निजी सेवकों की सेवा का विशेष अधिकार प्राप्त था। जियाओ हान को इस महिला गाइड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियाओ जुनेर, युनजी और अन्य महिलाओं के साथ समय बिताने के बाद उसके मानदंड काफी ऊंचे हो गए थे। साधारण महिलाएं शायद ही उसकी रुचि जगा पातीं, इस अय्याश गाइड की तो बात ही छोड़िए। मार्गदर्शक का अनुसरण करते हुए एक उड़ने वाला राक्षसी जीव जो मोटे पंखों वाले पक्षी से थोड़ा छोटा था, शियाओ हान के सामने प्रकट हुआ। राक्षसी जीव की पीठ पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। यह घर एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बना था जिससे यह बहुत मजबूत था। घर अलग अलग थे और 4 रसायन शास्त्री पहले से ही अंदर निवास कर रहे थे। गाइड के निर्देशानुसार जियाओ हान अपने घर में दाखिल हुआ। उड़ान की गति के हिसाब से मो शहर पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। कमरे में प्रवेश करने के बाद जियाओ हान ने खिड़की से बाहर के नजारे को निहारा। खिड़की से बाहर उड़ते बादलों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह पहले भी हवाई जहाज में हो। हवाई जहाज में यात्रा करने की तुलना में यहाँ की सेवाएं अधिक विविध और कम सभ्य थी। कितना शोर है, आधी रात हो चुकी है। कोई बात नहीं। शाओ हान ने अपने सिस्टम इन्वेंटरी से कई औषधीय सामग्रियां निकाली। उसने अपनी दिव्य निष्कर्षण क्षमता को सक्रिय किया और औषधीय सामग्रियों से सभी सार तत्व निकाल लिए। विलय, डिंग डोंग, बधाई हो, आपने फ्यूजन का इस्तेमाल किया। 6 औषधीय सामग्रियों के सार को सफलतापूर्वक संयोजित करने की दिव्य क्षमता। आपने एक औषधीय गोली प्राप्त की है, 3 पैटर्न वाली निर्मल आत्मा की गोली। पल भर में वातावरण में एक मनमोहक सुगंध फैल गई और संलयन के दौरान हरे प्रकाश की एक हल्की सी लकीर धीरे धीरे ऊपर उठी, इस उड़ते हुए यान के ऊपर चढ़ती हुई। यह एक औषधीय गोली के निर्माण की घटना थी। चौथी या उससे उच्च श्रेणी की कोई भी औषधीय गोली बनने से पहले ही एक अनोखी घटना को जन्म देती है। यदि औषधीय गोली की श्रेणी इतनी उच्च हो जाए तो इससे भयानक दिव्य दंड भी उतर सकता है। हाँ, बुरा नहीं है, मुझे एक 3 पैटर्न क्लियर स्पिरिट पिल मिल गई है। 3 प्रकार की शुद्ध आत्मा की गोली बनाने के लिए 4 श्रेणी की 3 औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता थी। ये औषधीय सामग्रियां शियाओ हान ने न तो खरीदी थी और नहीं चुराई थी। इसके बजाय जब शियाओ हान ने ओटो से 3 प्रकार की शुद्ध आत्मा की गोली के लिए औषधीय सामग्रियों के 4 सेट खरीदने की इच्छा व्यक्त की तो ओटो ने सहर्ष उन्हें शियाओ हान को उपहार स्वरूप दे दिया। शाओ हान की अभूतपूर्व क्षमता जिसके द्वारा वह तेजी से चौथी श्रेणी की औषधीय गोलियां तैयार कर सकती थी, निश्चित रूप से एक ऐसी चीज थी जिसे ओटो को अपने पक्ष में करना आवश्यक था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि जियाओ हान अभी बहुत युवा था और उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से रसायन शास्त्री ग्रैंडमास्टर गुहे से कम नहीं होंगी। ओटो ने स्वाभाविक रूप से ऐसे होनहार युवा रसायन शास्त्री से संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। इसके अलावा भले ही भविष्य में ओटो को जियाओ हान की मदद की जरूरत न पड़े, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। एक दिव्य श्रेणी सर्वोच्च श्रेणी से भी श्रेष्ठ औषधीय गोली पूरी दुनिया में शायद केवल शियाओ हान ही इसे बना सकता था। फिलहाल मैं बैटल मास्टर के पद पर हूँ क्षेत्र। एक बार जब मैं 9 स्टार बैटल मास्टर बन जाऊंगा तो मैं सीधे ग्रैंड ओशी में पदोन्नत हो सकूंगा। इसके साथ दायरे में आओ। यह एक अच्छी वस्तु है। बूम बूम बूम। जैसे ही जियाओ हान अपनी सफल रसायन विद्या का जश्न मना रहा था तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शाओ हान ने दरवाजा खोला और चारों लोगों की आंखों में दुर्भावना का संकेत देखा। वह रुका और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? छोटे भाई, हेलो, मेरा नाम हार्ले है। क्या अभी अभी अंदर तुम ही रसायन विद्या कर रहे थे? दूसरी कक्षा के एक रसायन ने पूछा। हाँ, शाओ हान ने सिर हिलाया। छोटे भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम इस समय जमीन से 1000 मीटर ऊपर है। अगर यहाँ रसायन विद्या करते समय कुछ गड़बड़ हुई तो हम सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें अंदर जाकर जांच करनी होगी। छाती पर द्वितीय श्रेणी के रसायन का बैज लगाए एक और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अंदर झाँका। बकवास बंद करो, अंदर सिर्फ वही है। सबका मकसद एक ही है, इसलिए हिम्मत दिखाओ। छोटे भाई, दवा की गोली और दवा बनाने का नुस्खा हमें दे दो। हम तुम्हें लाश बना देंगे। चौथी श्रेणी से ऊपर की दवा की गोली तुम्हारे जैसे दूसरी श्रेणी के रसायन के बस की बात नहीं है। उन चारों में से एक और दूसरी श्रेणी के रसायन ने बेअदबी से शियाओ हान की ओर हाथ बढ़ाया। ओह, तुम मुझे लूटना चाहते हो? जियाओ हान ने आश्चर्य का नाटक करते हुए पूछा। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सहयोग करो और आज्ञाकारी होकर चौथी श्रेणी की औषधि और औषधि का सूत्र हमें सौंप दो, अन्यथा हम तुम्हें नीचे फेंक देंगे। दूसरी श्रेणी के रसायन ने शियाओ हान को धमकी देते हुए अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और उंगलियों के जोड़ चक्का दिए। हे, मुझे डर है कि अगर मैं उन्हें सौंप भी दूं तो भी तुम मुझे नीचे गिरा दोगे, है ना? जियाओ हान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 1 साल बाद जियाओ यान के साथ जो हुआ वही उसके साथ भी होगा। इससे बस यही पता चलता है कि दुनिया का पतन हो रहा है और लोगों के दिल अब पहले जैसे नहीं रहे। इसने उसे, जियाओ हान को, एक गहरा सबक सिखाया। हाँ, सही है, लेकिन अगर तुम इन्हें सौंप दोगे तो कम से कम तुम्हारी मौत जल्दी हो जाएगी। दूसरे दर्जे के रसायन ने शियाओ हान को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। वह 8 सितारा युद्ध मास्टर था। शियाओ हान उसके सामने कुछ भी नहीं था। चौथे दर्जे की औषधि मिलना बेहद मुश्किल था। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। बाकी 3 रसायन भी यही सोच रहे थे। एक रसायन के लिए गोली का फार्मूला ही उनकी जीवन रेखा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु प्रदान करूंगा। जैसे ही जियाओ हान ने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ की हथेली पर हल्की सफेद लौ लिपट गई। फिर उसने पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंदी पर हथेली से वार किया। जैसे ही हल्की सफेद लौ दिखाई दी, आसपास का तापमान स्पष्ट रूप से कई डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। द्वितीय श्रेणी का रसायन डर से कांप उठा। उसकी आंखों में दहशत की एक झलक थी। वह शियाओ हान से दूर हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ हान की हथेली पहले ही प्रतिद्वंदी की त्वचा को छू चुकी थी और पलक झपकते ही हल्की सफेद लौ तेजी से फैल गई और प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। प्रतिद्वंदी छटपटा रहा था, सहज रूप से उस हल्की सफेद लौ को झटकना चाहता था, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता था? फिर एक और पलक झपकते ही वह राख के ढेर में बदल गया। एक हल्की हवा चली और कोई निशान नहीं छोड़ा। लकड़ी के तख्ते पर जले हुए निशान ही इस बात का हल्का सबूत थे कि वहां एक द्वितीय श्रेणी के रसायन की मृत्यु हुई थी। यह महत्वपूर्ण है, इसकी जांच की जाएगी। अरे सिस्टम शियाओ है, मैंने एक व्यक्ति को मार डाला, फिर भी कोई इनाम क्यों नहीं मिला? शियाओ हान ने सवाल किया। यह बात तो सभी जानते हैं कि 1 साल बाद शियाओ यान को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। डिंग डोंग। गुरुजी, आपने इस समय जिसे मारा है वह उस व्यक्ति से अलग है जिसे शियाओ यान भविष्य में मारेगी। इसलिए कहानी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई इनाम भी नहीं है, सिस्टम शियाओ ने समझाया। ओह, यह तो बहुत उबाऊ है। सबसे शक्तिशाली 8 सितारा युद्ध मास्टर से निपटने के बाद जियाओ हान की नजर बाकी तीनों पर पड़ी। मुझे मत मारो। यह सब हार्ट की साजिश थी।
वरना हम तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत ही नहीं करते। कृपया मुझे मत मारो, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। एक 8 सितारा युद्ध मास्टर को पलक झपकते ही मार डालने से बाकी 3 कीमियागर बुरी तरह डर गए। शाओ हान ने उन तीनों को उदासीनता से देखा। अगर आज उसकी ताकत थोड़ी भी कम होती तो ये लोग शायद उस पर जरा भी दया नहीं दिखाते और बिना किसी झिझक के उसे नीचे फेंक देते। उसने धीमी आवाज में कहा, चूंकि तुमने लूटने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें नाकामी के अंजाम का भी पता होना चाहिए। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, नीचे कूद जाओ। कूदना, नीचे कूदना। तीनों रसायन शास्त्रियों ने बादलों की परतों को देखते हुए एक दूसरे की ओर देखा। यह हजारों मीटर की ऊंचाई थी। नीचे कूदना निश्चित रूप से मृत्यु के समान था। उन्होंने एक बार फिर शियाओ हान की ओर देखा। एक 8 सितारा युद्ध मास्टर को पल भर में मार गिराने की क्षमता रखने वाले शियाओ हान के प्रतिद्वंद्वी तो वे स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकते थे। मैदान एकदम शांत था और वातावरण बेहद घुटन भरा था। अंततः एक रसायन शास्त्री इस वातावरण को सहन नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार निकाली, सावधानी से शियाओ हान की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, चूंकि दोनों ही तरह से मौत ही तो है तो क्यों न उससे लड़ा जाए। हमिंग, वांग गैंग, चलो उससे लड़ते हैं। स्प्लैट। इससे पहले कि जियाओ हान कोई हरकत कर पाता, एक लंबी तलवार ने उस कीमियागर को भेद दिया जो पीछे से जियाओ हान से लड़ना चाहता था। वांग गैंग, तुम। रसायन शास्त्री ने अपना सिर घुमाया और निराशा और क्रोध से अपने पीछे खड़े साथी को घूरने लगा। वांग गैंग नामक रसायन शास्त्री ने अपने साथी से निपटने के बाद तुरंत शियाओ हान के सामने घुटने टेक दिए और विनती की, मैंने उसे मार डाला है। मैं आपसे केवल यही निवेदन करता हूं कि मुझे अपने साथ रहने दें, मेरी जान बख्श दें और मैं बिना किसी शिकायत के आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा। वांग गैंग की हरकतों से स्तब्ध होकर दूसरा कीमियागर होश में आया और जल्दी से शियाओ हान के सामने घुटने टेक दिए। मैं भी उसी की तरह हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। शियाओ हान ने उनकी हरकतों को हैरानी से देखा, जिससे उसे एक बार फिर एक गहरा सबक मिला। उसे कभी भी लापरवाही से दूसरों के सामने अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, वरना जब समय आएगा तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। हे जियाओ हान के होंठ हल्के से मुड़े और उसने शरारती अंदाज में कहा, तुम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। शाओ हान के शब्द सुनते ही वांग गैंग नामक रसायन शास्त्री का दिल बैठ गया। दूसरे रसायन शास्त्री ने दबे स्वर में निराशा व्यक्त की और जैसे ही वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था, वांग गैंग की कीमती तलवार ने उसका गला काट दिया और खून बहने लगा। मेरे स्वामी, तथ्य सिद्ध करते हैं कि मैं अधिक शक्तिशाली हूं। वांग गैंग नामक रसायन शास्त्री ने एक बार फिर शियाओ हान के सामने घुटने टेक दिए। तो फिर क्या हुआ? तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए और मेरी जान बख्श देनी चाहिए। वांग गैंग की बाघ जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अचानक उसके मन में एक बुरी आशंका जाग उठी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैंने तो बस यही पूछा था कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जियाओ हान ने शरारती मुस्कान के साथ समझाया। तुम मुझसे खेल रहे हो। वांग गैंग क्रोधित हो गया। उसने अपनी कीमती तलवार उठाई और शाओ हान को जान से मारने की इच्छा से उसे उकसाया। लेकिन जब उसने शाओ हान की हथेली में फिर से हल्की सफेद लौ देखी तो वह सहज ही शाओ हान से दूर हट गया। यह बकवास बंद करो, नीचे कूद जाओ, वरना इसके हाथों मर जाओगे। आप। उस भयानक रूप से गर्म पीली सफेद लौ का सामना करते हुए वांग गैंग नामक रसायन शास्त्री में अंततः शियाओ हान से लड़ने का साहस नहीं रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दी। यह सचमुच एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान इंसान को खाता है। शाओ हान को इस दुनिया की एक नई समझ मिली। साथ ही उसके दिल में ताकतवर बनने की तीव्र इच्छा जाग उठी। एक विचार आते ही पर्पल क्लाउड विंग्स ने दहाड़ लगाई। उसने कड़वाहट से कहा, लगता है मुझे भी शाओ यान की तरह अकेले ही उड़ना पड़ेगा और मो शहर जाना पड़ेगा। जब वह मो शहर से अभी भी 4 या 500 मीटर दूर था तो जियाओ हान ने जमीन का एक खाली टुकड़ा चुना और धीरे धीरे नीचे उतर गया। एक विचार के साथ बैंगनी बादल के पंख धीरे से फड़फड़ाए और 2 टैटू जैसे प्रतीकों में परिवर्तित हो गए जो शियाओ हान की पीठ में समाहित हो गए। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचते गए उनके आसपास पैदल चलने वालों की संख्या बढ़ती गई। कई वर्षों तक इस रेगिस्तान में रहने के कारण उनकी त्वचा का रंग गहरा हो गया था। हालांकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, शायद रेगिस्तान के निकट होने के कारण दिन के समय अभी भी बहुत गर्मी थी। वे पुरुष नंगे बदन थे और बेहद बेफिक्र दिख रहे थे। वे महिलाएं अपने सीने और नितंबों को ढकने के लिए केवल अज्ञात जानवरों की खाल का इस्तेमाल करती थीं। इन सब के बीच अचानक शियाओ हान के मन की गहराइयों में अफ्रीका शब्द उभर आया। यहाँ की अग्नि और पृथ्वी ऊर्जाएं बहुत सक्रिय हैं। जियाओ हान ने आसपास के वातावरण को महसूस किया। यह स्थान जहाँ पसीना बारिश की तरह टपकता था, कीमियागरों के लिए साधना करने का स्वर्ग भी था। 450 मीटर की दूरी ज्यादा नहीं थी। शियाओ हान को शहर के द्वार तक पहुंचने में केवल कुछ ही मिनट लगे। शहर के द्वार पर तैनात सैनिक राहगीरों से प्रवेश शुल्क वसूल रहे थे। शायद भीषण गर्मी के कारण ये सैनिक शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को अक्सर अपशब्द कहते थे और बिना किसी दया के उन्हें डांटते थे। बच्चे, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने यहाँ टैक्स नोटिस नहीं देखा? एक सैनिक ने अभी शियाओ हान पर चिल्लाया था, लेकिन शियाओ हान की छाती पर अल्केमिस्ट का बैज देखकर उसका चेहरा जम गया और उसने तुरंत झुककर माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, महोदय, मैं अंधा था, कृपया मुझे क्षमा करें। क्या मैं शहर में प्रवेश कर सकता हूँ? जियाओ हान ने उदासीनता से पूछा। बिल्कुल कर सकते हैं, महोदय। क्या आप इस क्षेत्र में खेती करने जा रहे हैं? द्वारपाल ने अब भी झुककर अभिवादन किया। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। हम। शियाओ हान ने कुछ अधीरता से सिर हिलाया। एक कीमियागर होने के नाते साम्राज्य ने कर छूट के विशेषाधिकार प्रदान किए। इसमें स्वाभाविक रूप से शहर में प्रवेश करने के लिए लगने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल था। सर, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। जियाओ हान के नाराज चेहरे को देखकर द्वारपाल ने तुरंत समझाया, हाल ही में टैगोर रेगिस्तान में रहने वाले वेनागमान फिर से बेचैन हो गए हैं। मैं बस आपको खतरे से सावधान रहने की याद दिला रहा हूँ। बेशक आपकी क्षमताओं को देखते हुए आपको स्वाभाविक रूप से उन नागमानवों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वारपाल का रवैया बहुत ही ईमानदार था और उसने अंत में शियाओ हान की चापलूसी करना नहीं भूला। ओह, जियाओ हान ने धीरे से जवाब दिया। रेगिस्तान के सबसे करीब स्थित इस शहर में कदम रखते हुए सिपाही की याद दिलाते हुए सुनकर उसके मन में एक शब्द अनायास ही उभर आया, मेडुसा रानी। मेडुसा रानी टैगोर रेगिस्तान की रानी है। सर्पमानव जनजाति। डॉटियन कथा के अनुसार लगभग 8 या 9 महीने बाद मेडुसा रानी रेगिस्तान में एजियोर लोटस अर्थ कोर फ्लेम नामक एक अनोखी ज्वाला प्राप्त करेगी। अब जब मेडुसा क्वीन ने दोबारा कदम उठाना शुरू कर दिया था तो उसका इरादा क्या था? कहानी की जानकारी होने के बावजूद जियाओ हान मेडुसा क्वीन के वर्तमान इरादों का अनुमान नहीं लगा सका। किसे परवाह है, जियाओ हान की इस यात्रा का उद्देश्य एजियोर लोटस अर्थ कोर फ्लेम प्राप्त करना था। जब तक मेडुसा क्वीन उसे एजियोर लोटस अर्थ कोर फ्लेम प्राप्त करने से नहीं रोकती तब तक जियाओ हान उस कांटेदार गुलाब मेडुसा क्वीन की तलाश नहीं करेगा। नहीं। जब यह विचार शियाओ हान के मन में आया तो शियाओ हान के कदम अचानक रुक गए। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए और उसके मन में एक साहसिक लगभग आत्मघाती विचार उत्पन्न हुआ। इसके बाद जियाओ हान आगे बढ़ने लगा। हे भगवान, मैंने लगभग दूसरी कक्षा के रसायन शास्त्री को नाराज कर दिया था। सौभाग्य से मेरे दिमाग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मैंने उसकी शत्रुता को भड़काया नहीं था। अगर उसने इस मामले को आगे बढ़ाया होता तो मैं गंभीर मुसीबत में पड़ सकता था। हे आप सभी, चूंकि आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं इसलिए आपको प्रवेश शुल्क का भुगतान स्वतः ही करना होगा। यह साम्राज्य का आदेश है। शियाओ हान के जाने के बाद द्वारपाल के आश्चर्य से हांफने की आवाज उसके पीछे से आई और उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। उसे नहीं पता था कि यह गर्मी से था या डर से। राहगीरों के प्रति उसका स्वभाव स्पष्ट रूप से काफी हद तक सुधर गया था। सांप भगाने वाली दवा, सूखा भोजन और पर्याप्त पानी सब तैयार है। अब मुझे बस एक विस्तृत रेगिस्तानी नक्शा चाहिए। शियाओ हान एक दुकान से बाहर निकली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें जल्द ही अपनी दूसरी मनमोहक प्रेमिका मिल जाएगी।
सांप भगाने वाली दवा खरीदते समय जियाओ हान ने दुकानदार से प्राचीन मानचित्र नामक मानचित्र की दुकान के स्थान के बारे में भी पूछताछ की। दुकान से बाहर निकलते हुए जियाओ हान ने दुकानदार के निर्देशों का पालन किया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। वहां मुख्य पात्र शियाओ यान के लिए भी एक अवसर था। कितनी दयनीय बात है, यह लड़की इतनी छोटी है और अपनी मां को दफनाने के लिए खुद को बेचना पड़ रहा है। शाओ हान सड़क पर चल रहा था, तभी उसने आगे लोगों का एक समूह इकट्ठा देखा। आश्चर्य की बात यह है कि वह उधर चला गया। उसने हरे रंग के वस्त्र पहने एक लड़की को देखा, जिसने गर्म मौसम के विपरीत लंबी आस्तीन वाली पोशाक पहनी हुई थी और वह सिर झुकाए जमीन पर घुटने टेककर बैठी थी। उसके बगल में एक शव पुराने जमाने की जालीदार पट्टी से ढका हुआ था। उसके सामने एक तख्ती थी जिस पर 4 बड़े अक्षरों में लिखा था, मां को दफनाने के लिए खुद को बेचना। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। जैसे ही जियाओ हान पास पहुंचा, बगल से एक चीख सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए बिना शर्ट पहने एक हट्टा-कट्टा आदमी, जिसे कोई पंखा कर रहा था, और उसके पीछे 7 या 8 लोग उग्र भावों के साथ भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। लोग इस बलवान व्यक्ति से बहुत भयभीत प्रतीत होते थे। उसके बर्बर कृत्यों के सामने उन्होंने कोई शिकायत नहीं दिखाई। उनकी आंखों में क्रोध की हल्की सी झलक ही दिखाई दी, लेकिन उससे कहीं अधिक आशंका थी। मां को दफनाने के लिए खुद को बेच देना। बलवान व्यक्ति ने हरे बालों वाली लड़की को गौर से देखा। हालांकि वह युवा थी, लेकिन उसके स्त्रीत्वपूर्ण चेहरे के भाव बहुत परिपक्व थे। उसकी आंखों में वासना की चमक दिखाई दी। वह मुस्कुराया और बोला, अपना सिर उठाओ, मुझे देखने दो। अगर आप मुझे खरीद लेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से अपना सिर उठा लूंगी। लड़की ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। अगर तुम अपना सिर नहीं उठाओगे तो इस मालिक को कैसे पता चलेगा कि तुम सुंदर हो या नहीं? अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा तरबूज या फटा हुआ बेर खरीद लूं तो क्या इस मालिक को भारी नुकसान नहीं होगा? बलवान आदमी हंसते हुए बोला। अगर आप मुझे खरीद लेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से अपना सिर उठा लूंगी। लड़की ने फिर भी जवाब दिया। अरे, बलवान व्यक्ति गुस्से में गुर्राया और अभद्र लहजे में बोला, अगर तुम अपना सिर नहीं उठाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कैसे दिखते हो? अगर तुम बेहद बदसूरत हो तो तुम्हारे साथ खेलने की बात तो दूर, मुझे रात में भी बुरे सपने आएंगे। उस बलवान व्यक्ति के असली इरादों को सुनकर लड़की का शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं और उसकी इच्छा के विरुद्ध 2 साफ आंसू जमीन पर गिर पड़े। पलक झपकते ही वे झुलसा देने वाली नीली पत्थर की जमीन पर वाष्पीकृत हो गए। लड़की ने अपना सिर नीचे ही रखा और हठपूर्वक दोहराती रही, अगर आप मुझे खरीद लेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से अपना सिर उठा लूंगी। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? बलवान आदमी क्रोधित हो गया। उसने अपना पैर उठाया और बेरहमी से लड़की को लात मारकर गिरा दिया। शाओ हान को अब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि लड़की का चेहरा तरबूज के आकार का नाजुक था। पहली नजर में वह चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लग रही थी, बेहद खूबसूरत। वह मो सिटी के स्थानीय लोगों से बहुत अलग थी। लड़की का चेहरा गोरा और कोमल प्रतीत हो रहा था, जो एक बार फिर इस गर्म मिसौरी शहर में बेमिल सा लग रहा था। अफसोस, शाहजी भाड़े के सैनिकों के समूह के तीसरे कमांडर की नजर उस पर पड़ गई है। यह लड़की अब मुसीबत में पड़ने वाली है। शियाओ हान के बगल में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। उसने उस कोमल चेहरे को दया भरी नजरों से देखा। हम्मा, दिखने में बुरी नहीं हो। ऐना, शाहजी भाड़े के सैनिकों के समूह के तीसरे कमांडर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने लड़की को हैरानी से देखा। उनकी निगाहें लड़की की खुली कलाई पर ठहर गईं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम आधी सर्प हो? शाहजी भाड़े के सैनिकों के समूह के तीसरे कमांडर की जोरदार लात के कारण पीछे की ओर झुकी हुई लड़की की बर्फ जैसी सफेद कलाई दिखाई दी। उस सेठ जैसी कलाई पर वास्तव में कुछ हरे सर्प के शल्क थे। सांप की खाल। जियाओ हान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उसके निचले शरीर को देखा, जहां सांप की पूंछ तो नहीं थी, लेकिन 3 इंच के 2 सुनहरे कमल थे, जिन्हें देखकर मन करता था कि उन्हें हाथों में थाम ले। हे भगवान, वह तो सचमुच आधी सर्प मानव है। आसपास खड़े लोग अविश्वास से हंसने लगे। उसके बाद उनकी आंखों में पहले जैसी दया नहीं रही, बल्कि घृणा और तिरस्कार के भाव भर गए। हर निगाह चाकू की तरह लड़की की कोमल आत्मा को भेद रही थी। लड़की कांप उठी और उसने जल्दी से अपनी ऊपर उठाई हुई आस्तीन को नीचे खींचकर अपनी त्वचा को ढक लिया। क्या वह सचमुच इतनी बड़ी हो गई है? अपने आसपास के लोगों की तीव्र निगाहों का सामना करते हुए डरी हुई भेड़ की तरह वह लड़की पीछे हटती चली गई। दीवार तक पहुंचने पर भी उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसने अपनी टांगों को कसकर पकड़ रखा था। 2 साफ आंसू एक बार फिर अनमने ढंग से बह निकले। टैगोर रेगिस्तान में रहने वाली सर्प जनजाति मानव जाति के प्रति शत्रुता रखती थी। विरोधी पक्ष होने के नाते सर्प जनजाति द्वारा मानव जाति की महिलाओं या पुरुषों को कभी कभार अपमानित किए जाने की घटनाएं भी घटित हुई। आनुवंशिक सिद्धांत के अनुसार सर्प जाति और मानव जाति के बीच संबंध और संतानोत्पत्ति की संभावना अत्यंत कम थी। यदि कोई स्त्री गर्भवती हो भी जाती तो 2 अलग-अलग जातियों के रक्त से युक्त होने के कारण उनकी संतान को स्वर्ग और पृथ्वी स्वीकार नहीं करते थे। अधिकांश संतानें 2 वर्ष की आयु से पहले ही असमय मर जाती थीं। उसके सामने खड़ी यह लड़की शायद 12 या 13 साल की थी, फिर भी वह इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रही। यह सचमुच एक चमत्कार था। फिर भी यह क्या कर सकता है? 2 शत्रु जातियों की संतान होने के कारण उन पर अभिशाप मंडरा रहा था। उनका पूरा जीवन ब्याकुगन के साए में और दूसरों के उपहास में बीतने वाला था। उनके जीवन में खुशी या आशा का कोई नामोनिशान नहीं था। कुछ और साल जीने का मतलब था ब्याकुगन के साए में और अधिक अपमान सहना। मानव जाति और सर्प जनजाति दोनों के रक्त का अंश होने के कारण ऐसे लोगों को अर्ध सर्प जनजाति भी कहा जाता था। मानव जाति से बहुत अधिक भिन्न न होने के बावजूद उन्हें आधा सर्प मानव कहलाना यह दर्शाता है कि लोग उन्हें कितना अस्वीकार करते थे। उसका चेहरा सही है, उसकी उम्र सही है और उसका कदकाठी भी मेल खाता है। बस उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। जियाओ हान के मन में एक नाम कौन था? उसने उसकी पन्ना जैसी आंखों की पुतली को देखा और उसमें वह बात नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। शाओ हान ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, यह महज एक संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? जब वह हैरान और अचंभित था, तब तक वह हट्टा-कट्टा आदमी संभल चुका था और एक कामुक मुस्कान के साथ लड़की के पास पहुंचा, होठों को चटकाते हुए बोला, स्कच, बुरा नहीं है, मुझे यहाँ किसी अर्धनाग के साथ मिलने की उम्मीद नहीं थी। और वह दिखने में भी बुरी नहीं है। मैंने कितनी ही महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी अर्धनाग के साथ नहीं। चलो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। उस हट्टे-कट्टे आदमी ने लड़की की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़की ने सहज ही बचने की कोशिश की, लेकिन वह उस हट्टे-कट्टे आदमी का मुकाबला नहीं कर सकी। उसकी गोरी कलाई तुरंत उस हट्टे-कट्टे आदमी के हाथ में आ गई। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस हट्टे-कट्टे आदमी के सामने लड़की ने जोरदार संघर्ष किया। उसने उस हट्टे-कट्टे आदमी को घूंसे मारे और लात मारी। वह यह नहीं भूली थी कि उस हट्टे-कट्टे आदमी ने उसे खरीदने के बाद उसके साथ खिलवाड़ करने का इरादा किया था। तमीजी से पेश आओ। क्या तुम अभी अपनी मां को दफनाना चाहती हो? हट्टे-कट्टे आदमी ने गुर्राते हुए कहा। लड़की के भावहीन चेहरे को देखकर उसने अपना सिर झुकाया और उसकी मां के शव पर नजर डाली। यह देखकर उस हट्टे-कट्टे आदमी को जीत का एहसास हुआ और उसने धमकी देते हुए कहा, चूंकि मैं तुम्हारा मालिक तुम पर मोहित हो गया हूं, तो मुझे डर है कि मेरे अलावा इस धरती पर कोई भी तुम्हें खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। उस हट्टे-कट्टे आदमी ने बोलना समाप्त करने के बाद चारों ओर घूरकर देखा। इससे आम लोग भयभीत हो गए और एक बार फिर अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। नहीं, बात यह थी कि उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। उनमें से अधिकांश तो यही चाहते थे कि वह लड़की उस हट्टे-कट्टे आदमी के हाथों अपमानित हो। वे शायद यह भूल गए थे कि इस लड़की में भी आदि मानव जाति का वंश है। उस हट्टे-कट्टे आदमी की धमकी का बहुत अच्छा असर हुआ। हालांकि लड़की अभी भी संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने उस हट्टे-कट्टे आदमी पर चिल्लाना बंद कर दिया। उसे तो यही अपना भाग्य प्रतीत हो रहा था। उसे जाने दो, उसे जाने दो। वह हट्टा-कट्टा आदमी रुक गया, उसका चेहरा उदास था और वह पीछे मुड़कर जोर से दहाड़ा, किसकी हिम्मत है मेरे काम में दखल देने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? हम?
जब उस हट्टे-कट्टे आदमी ने अपने पीछे खड़े दो लोगों को देखा तो वह दंग रह गया, फिर गहरी आवाज में बोला, शाओडिंग। और एक द्वितीय श्रेणी का रसायन शास्त्री। उस हट्टे-कट्टे आदमी की निगाहें दूसरे युवक पर घूमी और अंत में शियाओ हान के शरीर पर टिक गईं। सटीक कहें तो उनकी निगाहें शियाओ हान की छाती पर लगे द्वितीय श्रेणी के रसायन के बैच पर टिकी थी। शियाओ हान को पहले तो उस युवक को देखकर आश्चर्य हुआ जो उसी समय उसके साथ खड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अलावा एक और मानव जाति का व्यक्ति इस बेचारी आधी सर्वमानव लड़की को बचाने के लिए तैयार है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करते हैं। इस दुनिया में हर पल ऐसी ही घटनाएं घटती रहती हैं। जियाओ हान कोई उद्धारकर्ता नहीं था, लेकिन चूंकि उसने ऐसी स्थिति का सामना किया और उसके पास कुछ पैसे भी थे, इसलिए वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। इसके अलावा जियाओ हान ने इस दृढ़ निश्चयी लड़की के बारे में अच्छी राय बना ली थी। सत्ता के सामने हर कोई अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति पर दृढ़ नहीं रह सकता। शाओ हान की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। फिर उसने उस लड़की को देखा जो अभी भी उस हत्थे-कट्टे आदमी के हाथ में थी और वह अत्यंत आश्चर्यचकित था। उसने मन ही मन सोचा, वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूं। जहां तक लड़की की पहचान का सवाल है, जियाओ हान को इस बारे में पहले से ही पूरा यकीन था, पुष्टि हो चुकी थी और यह बात पक्की थी। जहां एक ओर शियाओ हान को शियाओ डिंग का अलग दिखना आश्चर्यजनक लगा, वहीं शियाओ डिंग को भी शियाओ हान का अलग दिखना आश्चर्यजनक लगा। इसके बाद शियाओ डिंग ने शांत भाव से उस हत्थे-कट्टे आदमी से कहा, शाजी भाड़े के सैनिकों के समूह के तीसरे कमांडर, मुझे माफ करना, मुझे भी यह लड़की पसंद है। किसी और की नौकरानी बनने से पहले उसे अपनी पसंद की आजादी है। मुझे लगता है कि उसे खुद चुनना चाहिए कि वह किसके साथ जाएगी। ओह! शियाओ हान ने आश्चर्य से शियाओ डिंग की ओर देखा। उसने सोचा कि शियाओ डिंग वाकई बुद्धिमान है, स्पष्ट और तर्कसंगत ढंग से बोल रहा है और दूसरे पक्ष को नाराज किए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। इसके बाद जियाओ हान को अब और आश्चर्य करने की जरूरत नहीं थी। यह लड़की अंततः जियाओ डिंग का अनुसरण करेगी और 1 साल बाद नायक जियाओ यान की नौकरानी बन जाएगी। शियाओ डिंग, तुम खुद को क्या समझते हो? यहाँ तो हमेशा पहले आओ पहले पाओ का नियम चलता है ना? मैंने उसे पहले देखा था, मैं तुम्हारे साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा क्यों करूं? शियाओ डिंग के प्रस्ताव को सुनकर उस हत्थे-कट्टे आदमी को जरा भी यकीन नहीं हुआ। इसके बजाय उसने मुंह भरकर एक बड़ा पीला किबा, एक प्रकार का मुक्का दिखाया और शियाओ हान की ओर कुछ चापलूसी भरे लहजे में देखते हुए कहा, यह रसायन शास्त्री, क्या तुम भी उसे खरीदना चाहते हो? हम जियाओ हान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें उसे दे देता हूं, हत्थे-कट्टे आदमी ने तुरंत कहा, बस शर्त यह है कि तुम्हें अतिथि एल्डर बनना होगा, हमारे शाजी भाड़े के सैनिकों के समूह के रसायन शास्त्री। चिंता न करें, हमारा शाजी भाड़े के सैनिकों का समूह आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगा। वह हट्टा-कट्टा आदमी मूर्ख नहीं था। अगर शाजी भाड़े के सैनिकों के समूह में द्वितीय श्रेणी का रसायन होता तो उनकी समग्र शक्ति एक और स्तर तक पहुंच सकती थी। उस हत्थे-कट्टे आदमी की बातें सुनकर जियाओ डिंग ने भी कुछ घबराहट के साथ जियाओ हान की ओर देखा। माफ कीजिए, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, जियाओ हान ने उदासीनता से कहा। क्या? इनका मिलने पर उस हत्थे-कट्टे आदमी ने बेशर्मी से व्यवहार करना शुरू कर दिया और उदास चेहरे से बोला, तो फिर मैं इस अर्धसत्पुरुष की सुंदरता तुम्हें नहीं दूंगा। मैं उसे पाकर ही रहूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो, जियाओ हान ने उदासीनता से कहा। उसके लहजे में क्रोध के बिना अधिकार झलक रहा था। ओह! उस हत्थे-कट्टे आदमी ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई और हैरानी से शियाओ हान को देखा। एक पल रुककर उसने सोचा कि चाहे उसमें 100 गुना हिम्मत ही क्यों न हो, वह एक दूसरे दर्जे के रसायन शास्त्री को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद शियाओ हान के पास कोई खास तरकीब न हो, लेकिन रसायन शास्त्री का आकर्षण ऐसा था जिससे उसे सावधान रहना ही था। अंत में उसे हार माननी पड़ी और उसने उस अर्धनागमानव लड़की को शियाओ हान के सामने धकेल दिया। अनिच्छा से उसने कहा, ठीक है, तुम जीत गई। उस हत्थे-कट्टे आदमी ने हाथ हिलाया और अपने अधीनस्थों को सबकी नजरों से ओझल कर दिया। उस हत्थे-कट्टे आदमी को जाते हुए देखकर जियाओ हान थोड़ा हैरान हुआ। उसने इतनी आसानी से उस दिखने में असभ्य और अशिष्ट हत्थे-कट्टे आदमी को आधी सर्व आदिवासी लड़की को अपने हवाले करने के लिए मना लिया था। लगता है उसने रसायन शास्त्री की क्षमता को कम आंका था। उसने जियाओ डिंग की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कुलपति जियाओ डिंग, मुझे लगता है तुम मुझसे मुकाबला नहीं करोगे, है ना? कुल भाई, जियाओ डिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर जियाओ हान को ध्यान से देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या आप? जियाओ हान थोड़ा मुस्कुराया। शियाओ हान, तुम शियाओ हान हो? शियाओ डिंग पहले तो चौंक गया, फिर उसने प्यार से शियाओ हान के कंधे पर हाथ रखा और सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुम काफी बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। और तुम तो द्वितीय श्रेणी के रसायन के बन गए हो। चलो, जब तुम यहाँ हो ही तो मेरे मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह में आकर बैठो। नहीं, धन्यवाद। मुझे इस बार मो शहर में कुछ जरूरी काम निपटाना है। किसी और दिन जियाओ हान ने हाथ हिलाकर जियाओ डिंग के विनम्र प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या आप वाकई मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह में बैठक के लिए नहीं आ रहे हैं? जियाओ डिंग ने फिर से आमंत्रित किया। बिल्कुल नहीं, जियाओ हान मुस्कुराया और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ठीक है, अपना काम खत्म करने के बाद मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह में मिलने जरूर आना। आखिरकार हम कबीले के भाई हैं। अगर तुम मुझे बाहरी समझोगे तो यह तुम्हारी गलती होगी। जियाओ डिंग मुस्कुराया। ठीक है, जियाओ हान ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर सहमति दी। फिर उसने अर्धसर्वपुरुष लड़की की ओर देखा और पूछा, कुल भाई जियाओ डिंग, उसके बारे में क्या? मैंने उसे सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे उस पर दया आ गई थी। क्योंकि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का इरादा रखते हैं, इसलिए मैं उसे आपको दे देता हूं। शियाओ डिंग ने शियाओ हान के कंधे पर प्यार से थपथपाया और फिर कहा, मुझे इस बार मो शहर में कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। काम खत्म होने के बाद मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह में मुझसे मिलने जरूर आना। ठीक है। जियाओ हान ने जियाओ डिंग और अन्य लोगों को जाते हुए देखा, फिर उस अर्धसर्वपुरुष लड़की की ओर देखकर कहा, अब से तुम मेरे पीछे आओगी। आधी सर्प जैसी दिखने वाली लड़की ने शियाओ हान की तरफ देखा और फिर से हिलाया। भले ही वह आधी सर्प जैसी थी, फिर भी वह एक रसायन की गरिमा को जानती थी। जियाओ हान का अनुसरण करना वास्तव में एक अच्छा निर्णय था। ओह, वैसे आपका नाम क्या है? जियाओ हान ने अचानक पूछा। किंगलिन। किंगलिन, डॉटियन वर्ल्ड की मुख्य पात्रों में से एक, मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह की एक नौकरानी। मानव जाति और सर्प जाति की संतान होने के कारण बचपन से ही उसके साथ भेदभाव किया गया और उसे ठंडे व्यवहार का सामना करना पड़ा। किंगलिन के पास प्राचीन आकाश सर्प की सर्प मुहर त्रिपुष्ट पुतलियां हैं। वह शक्तिशाली प्राचीन सर्प प्रकार के राक्षसी जानवरों को वश में कर सकती है। केवल नायक शियाओ यान ही उसे छोटी बहन की तरह मानता है। किंगलिन शियाओ यान से प्रेम करती है। मो चेंग द्वारा किंगलिन की सर्प मुहर त्रिपुष्ट पुतलियां खोजे जाने के बाद उसने किंगलिन का अपहरण कर लिया। शियाओ यान ने उसे बचाने के लिए मो कबीले में भारी हंगामा किया और मो चेंग को मार डाला। हालांकि तियानशे हवेली के डोहुआंग विशेषज्ञ लुमान और 6 स्तरीय राक्षसी जानवर 8 पंख वाले काले सर्प सम्राट किबा ने उसे रोक लिया और उसे साधना के लिए तियानशे हवेली वापस ले गए। बाद में उसकी मुलाकात जियाओ यान से 10,000 महान पर्वतों में हुई और उसकी साधना का स्तर डॉर्जुन तक पहुंच गया था, जिससे जियाओ यान को अपनी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने में मदद मिली। उसके भीतर एक प्राचीन आकाश सर्प की आत्मा समाहित है और यह प्राचीन आकाश सर्पों में सबसे भयंकर 9 सिर वाला आकाश सर्प है। इसे ताइजू प्राचीन ड्रैगन के ड्रैगन मकबरे में परिष्कृत किया गया है। वह 1 दर्जन से अधिक पीक डोजोन और डोजोंग विशेषज्ञों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकती है। बाद में वह वनस्टर डोशेन के स्तर तक पहुंच गई, जिससे वह शियाओ यान की बहुत बड़ी सहायक बन गई। हर पहाड़ का एक नाम होता है और हर जमीन का एक मालिक होता है। शियाओ हान ने किंगलिन की मां के लिए एक कब्र खरीदने के लिए 100 सोने के सिक्के खर्च किए, जिससे उन्हें एक भव्य अंतिम संस्कार दिया जा सके। शियाओ हान के लिए 100 सोने के सिक्के समुद्र में एक बूंद के बराबर थे, लेकिन कुछ निम्न वर्ग के नागरिकों के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी, जो उन्हें खुद को बेचने के लिए भी मजबूर कर सकती थी। किंगलिन, चूंकि ऐसा है तो अब से तुम मेरे साथ आ सकती हो, जियाओ हान ने हल्के से कहा।
एज़्योर लोटस अर्थ कोर फ्लेम प्राप्त करने के लिए किंग लिन की मदद बेहद जरूरी थी। किंग लिन से इस तरह मिलना जियाओ हान ने पहले से नहीं सोचा था। जी हाँ, जब तक छोटे मालिक को किंग लिन नापसंद नहीं है, किंग लिन अब से छोटे मालिक की सेवा करने को तैयार है। किंग लिन ने अपना सिर नीचे कर लिया, शाओ हान की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। उसने अनजाने में अपनी आस्तीनें ठीक की, हालांकि उन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं थी। शाओ हान ने एक पल सोचा और किंग लिन की आंतरिक हीन भावना को समझ गया। वह उसके सामने गया और उसका हाथ छूने के लिए आगे बढ़ा। इस हरकत से किंग लिन चौंक गई और अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उसने शियाओ हान की ओर गिड़गिड़ाते हुए सिर हिलाया। जियाओ हान के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी और उसने सीधे किंग लिन का हाथ थाम लिया। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास सब जाति की आधी शक्ति थी। वंश के कारण किंग लिन की त्वचा कुछ ठंडी पड़ गई थी। किंग लिन के घबराए हुए चेहरे को देखकर जियाओ हान ने उसकी आस्तीन ऊपर उठाई और उस पर मौजूद हरे सांप के शल्कों को धीरे से सहलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, कितने सुंदर शल्क हैं। आधे सर्प जैसे लोग अभिशाप का अवतार थे। तराजू का नाम सुनते ही सबका चेहरा बदल जाता था। फिर भी जियाओ हान ने उसके तराजू की प्रशंसा की। अचानक उसके उदास मन में आशा की किरण जगी। उसने जियाओ हान को एक अनोखी निगाह से देखा। युवा स्वामी, क्या आपको डर नहीं लगता? शाओ हान ने किंग लिन को देखा और उस क्षण अपनी आत्मा शक्ति के बावजूद वह क्षण भर के लिए अन्य मनस्कता में चला गया। अभी अभी किंग लिन की आंख की पुतली में 3 अत्यंत छोटे पन्ना हरे रंग के बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ये हरे बिंदु चमके और गायब हो गए। जियाओ हान को पता था कि उसने गलत नहीं देखा था। यह पौराणिक जेड ग्रीन ट्री फ्लावर आई थी। किंग लिन को देखते हुए जियाओ हान ने महसूस किया कि किंग लिन की आंख की पुतली पूरी तरह से पन्ना हरी नहीं थी, बल्कि थोड़ी हरी थी। क्या यह कोई भयानक जानवर है? जियाओ हान ने मुस्कुराते हुए पूछा। किंग लिन ने अपना सिर हल्के से हिलाया। तो क्या यह कोई दानव या भूत है जो मेरी जीवन शक्ति छीन सकता है? जियाओ हान ने फिर पूछा। किंग लिन ने अब भी अपना सिर हिलाया। जब ऐसा है तो मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है? ओह! शाओ हान की बातों को सुनकर किंग लिन पूरी तरह से अवाक रह गई। साथ ही उसके दिल में उमड़ रही कृतज्ञता अवर्णनीय थी। उसकी आंखों की पुतली में 3 पन्ना हरे बिंदु फिर से दिखाई देने लगे। किंग लिन को देखते हुए जियाओ हान की आध्यात्मिक अवस्था एक बार फिर तन्मय हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे नहीं, फिर वही हो रहा है। यह अभी भी एक ऐसी वंश परंपरा है जो पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। अगर यह लड़की इस दिव्य क्षमता में निपुणता से महारत हासिल कर ले तो शायद मैं भी अभी इसके वश में आ जाऊंगा। शाओ हान वाकई हैरान था, लेकिन जब उसने सोचा कि अब से यह लड़की उसकी नौकरानी होगी तो शाओ हान का दिल संतुष्टि से भर गया। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी को उलट दिया है। नायक शियाओ यांग के अवसर का लाभ उठाया है और नौकरानी किंग लिन को हासिल कर लिया है। अनुभव अंक 30,000 अंक। सिस्टम की आवाज बंद होते ही जियाओ हान के शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई। डांटियन। जैसे जैसे ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रही, उसके डांटियन के भीतर की तरल ऊर्जा में कुछ अजीबोगरीब उतार चढ़ाव उत्पन्न होते प्रतीत हुए। डिंग डोंग, बधाई हो, आपके अनुभव अंक पूरे हो गए हैं और आपने एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। वर्तमान रैंक 7 स्टार बैटल मास्टर। हाँ, बुरा नहीं है, मैंने एक रैंक ऊपर चढ़ ली है। जियाओ हान खुशी से झूम उठा और चमकती निगाहों से किंग लिन को देखने लगा। यह देखकर किंग लिन चौंक गया और डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। अंततः 150,000 अनुभव अंकों ने उन्हें 6 स्टार बैटल मास्टर के पद पर पदोन्नत होने में सक्षम बनाया। प्राथमिक अवस्था सीधे 7 स्टार बैटल मास्टर के क्षेत्र में प्राथमिक अवस्था। युवा स्वामी, किंग लिन ने संकोच से अपना सिर नीचे कर लिया। ओह! जियाओ हान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। उसने असमंजस भरे मन से सिस्टम जियाओ से पूछा, जियाओ, मुझे अचानक 150,000 अनुभव अंक कैसे मिल गए? शाओ हान को याद था कि उसने पहले जिन कहानियों को उलट-पुलट किया था, उनसे उसे कभी इतने अनुभव अंक नहीं मिले थे। उसे ज्यादा से ज्यादा केवल 1 लाख अनुभव अंक ही मिले थे। डिंग डोंग, मास्टर, मिलने वाले अनुभव अंक न केवल कहानी में आए बदलावों से जुड़े हैं, बल्कि मास्टर रैंक से भी संबंधित हैं। शियाओ के पास पुरस्कार गणना के अपने सूत्र हैं। वर्तमान में मास्टर रैंक 6 स्टार बैटल मास्टर है और भविष्य में किंग लिन नायक शियाओ यांग की शक्ति को काफी बढ़ाने में मदद करेगी। इस सूत्र की गणना के अनुसार अंततः प्राप्त अनुभव अंक 150,000 है। सिस्टम शियाओ ने समझाया। ओह! जियाओ हान ने समझदारी से सिर हिलाया। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि चूंकि किंग लिन को हासिल करने पर 150,000 अनुभव अंक मिलते हैं, तो एज़्योर लोटस अर्थ कोर फ्लेम को हासिल करने पर और भी अधिक अनुभव अंक मिलेंगे। अब उसे 8 सितारा बैटल मास्टर बनने के लिए 170,000 और अनुभव अंक चाहिए थे। जियाओ हान का अनुमान था कि इससे वह कम से कम एक रैंक और आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में अनुभव अंक अर्जित करने के कई अवसर थे। जियाओ हान को पूरा भरोसा था कि जब तक वह वुतान शहर वापस लौटेगा, तब तक वह शायद एक महान दोषी भी बन चुका होगा। देखो, यह वही आधा सर्वमानव है जो आज शहर में प्रकट हुआ। कुछ ही मीटर दूर स्थित छोटे से जंगल से एक ठंडी और घृणा भरी आवाज आई। वहां कई लोग शाओ हान और किंग लिन का पीछा करते हुए इस जगह तक आए थे। जब शाओ हान ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में भय प्रकट हुआ। शाजी भाड़े के सैनिकों के समूह के तीसरे नेता के लिए द्वितीय श्रेणी का रसायन इतना संवेदनशील था कि वे भी उसे नाराज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उनकी नजरें कापती हुई शाओ हान के पीछे छिपी हुई किंग लिन पर पड़ी, तो उनकी आंखों में ठंडक छा गई। साथ ही एक अनछुई नफरत भी झलक रही थी। किंग लिन अब शाओ हान की नौकरानी थी। वह इन चुगली करने वालों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इन लोगों का ऐसा व्यवहार इसलिए था क्योंकि वे नाग जनजाति के प्रति घोर घृणा रखते थे। कमजोर होने के कारण वे नाग जनजाति के विरुद्ध प्रतिशोध नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी घृणा अत्यंत निर्दोष किंग लिन पर निकाली, जो उनसे भी अधिक कमजोर प्रतीत होती थी। अगर द्वितीय श्रेणी के रसायन के शाओ हान वहां मौजूद न होते, तो ये लोग शायद बिना किसी झिझक के आकर किंग लिन की जमकर पिटाई कर देते। शाओ हान ने धीरे से आह भरी, धीरे से मुड़ी, किंग लिन का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, किंग लिन, अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा ध्यान मत दो और दूसरों के मामलों में जानबूझकर दखल मत दो। इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें दुखी करेंगे, तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उनकी बहुत परवाह करती हो। इसलिए मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें परवाह करना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम किसी चीज की परवाह नहीं करोगी, तो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम किसी की परवाह नहीं करोगी, तो वे तुम्हें जीवन शक्ति का एहसास नहीं कराएंगे। अगर तुम परवाह करोगी, तो तुम हार जाओगी। याद रखो, अब से तुम्हें सिर्फ अपने लिए जीना है। ओह! किंग लिन ने जियाओ हान को घूरकर देखा। जियाओ हान ने किंग लिन का हाथ थाम रखा और इन लोगों की निगाहों के बीच से बेखौफ होकर निकल गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे खड़ी उसकी नौकरानी की आंखों की पुतली धीरे-धीरे साफ दिखाई देने लगी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी आंखों की पुतली में 3 हरे बिंदु फिर से दिखाई देने लगे थे। किंग लिन की मां को दफनाने के बाद अपना भाग्य जाने से कोई चिंता नहीं होती, लिखा हुआ बैनर लिए हुए जियाओ हान किंग लिन को गुडू नामक एक दुकान में ले गया। कहानी के अनुसार गुडू की दुकान आलीशान या दिखावटी नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्राचीन आकर्षण झलकता था। हालांकि शाम हो चुकी थी और सूरज डूब रहा था, दुकान के अंदर रखे 2 गेको पत्थरों से ऐसा प्रकाश निकल रहा था मानो दिन का उजाला हो। शायद इसलिए कि रात के खाने का समय हो चुका था, दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। दुकान के काउंटर के पीछे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अपने मुरझाए हाथों से स्थिर और सशक्त रूप से नक्शा बना रहा था। किंग लिन, बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है। शाओ हान ने किंग लिन को निर्देश दिए और फिर दुकान के अंदर चली गई। बंद है, कल फिर आइएगा। बूढ़े व्यक्ति की निगाहें नक्शे से नहीं हटीं और उनके वृद्ध शरीर से एक शक्तिशाली गहरी आवाज निकली।
शाओहान ने बूढ़े आदमी की बातों को अनसुना कर दिया और सीधे उसके पास चली गई। शाओहान को अंदर आते देख बूढ़े आदमी ने शाओहान की ओर एक नजर डाली और फिर अपना नक्शा बनाते हुए कहा, मैंने कहा था हम बंद हैं। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक भयानक निशान था जो उसकी ठंडी आवाज में क्रूरता का भाव जोड़ रहा था। गामा साम्राज्य के पूर्व शीर्ष 10 महाशक्तिशाली शासकों में से एक हिम सम्राट के नाम से प्रसिद्ध डॉटियन विशेषज्ञ यहाँ एकांत में रहकर नक्शे बनाने को तैयार है। जियाओहान हंस पड़ा। उसका लहजा बहुत शांत था, व्यंग्यपूर्ण नहीं। दरार। बूढ़े आदमी के हाथ में धीरे धीरे चल रहा स्याही का ब्रश अचानक नीचे गिरा और एक कर्कश आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और शाओहान को घूरने लगा। उसकी धुंधली आंखों में खौफनाक इरादा झलक रहा था। बूढ़े आदमी के शरीर से एक ठंडी शक्तिशाली आभा निकली और उसने खुले दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। उसकी आवाज मानो नरक की गहराइयों से आ रही हो, बहुत धीमी थी, तुम कौन हो? इस आभा के दबाव का सामना करते हुए जियाओहान ने चुपचाप अपने भीतर ऊर्जा का संचार करके प्रतिरोध किया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ हाई बोडोंग, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मेरी मदद करोगे? हाई बोडोंग ने भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन शाओहान के संयम की प्रशंसा की। उसकी अपार शक्ति से निर्मित विशाल ऊर्जा क्षेत्र के सामने शाओहान पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें गहरी थीं और शाओहान के प्रति अभी भी शत्रुता से भरी हुई थीं। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैं रानी मेडुसा द्वारा तुम पर छोड़ी गई मुहर को हटाने के लिए पिल फॉर्मूला बेकर पिल को परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझे वह रहस्यमय नक्शा दे दोगे जो तुम्हारे पास है। जियाओहान ने शांत मुस्कान के साथ कहा। रहस्यमय नक्शा। शाओहान के शब्दों का सामना करते हुए हाई बोडोंग की आंखों में शत्रुता कम होने के बजाय बढ़ गई। उसकी ठंडी निगाहें शाओहान को पल भर में जमा देने में सक्षम प्रतीत होती थीं। उस समय उन्होंने एक रहस्यमय नक्शा हासिल करने के लिए बहुत प्रयास किए थे और वह भी अधूरा ही था। उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक उसका अध्ययन किया, लेकिन फिर भी उसका उद्देश्य नहीं जान पाए। फिर भी अपने अनुभव के आधार पर उन्हें पता था कि इसके पीछे कोई चौंकाने वाला रहस्य छिपा हुआ है। इस आंशिक मानचित्र को प्राप्त करने के लिए हाई बोडोंग ने रेगिस्तानी सर्प जनजाति की महारानी क्वीन मेडुसा, जो एक शीर्ष श्रेणी की डॉटियन विशेषज्ञ थीं, का भी पीछा आकर्षित किया था। हालांकि हिम सम्राट अवसर का लाभ उठाकर भाग निकलने में सफल रहा, फिर भी वह रानी मेडुसा के सर्प मोहर अभिशाप से ग्रसित हो गया। तब से न केवल उसकी शक्ति 2 लिंग स्तर पर ही सीमित हो गई, बल्कि उसका शरीर भी तेजी से बूढ़ा होने लगा। अन्यथा अपनी डॉटियन साधना के साथ वह इतना दुर्बल और बूढ़ा नहीं होता। इस अधूरे नक्शे को हासिल करने के लिए हिम सम्राट ने इतनी भारी कीमत चुकाई थी। दशकों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला था। अब शाओहान ने उससे मिलते ही तुरंत उस रहस्य में अधूरे नक्शे की मांग कर ली, जिससे हिम सम्राट के मन में शत्रुता और भी भड़क उठी। हाई बोडोंग शाओहान पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसका चेहरा कुछ अचंभित सा हो गया और उसने आश्चर्य से पूछा, लड़के, क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम पिल फॉर्मूला ब्रेकर पिल को परिष्कृत कर सकते हो? हाँ, गामा साम्राज्य में मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे अलावा कोई भी पिल फॉर्मूला ब्रेकर पिल को परिष्कृत नहीं कर सकता। जियाओहान ने अपना हाथ झटका और एक विचार के साथ उसकी हथेली में हल्की सफेद लौ नाच उठी। अजीब ज्वाला। हाई बोडोंग ने आश्चर्य से शाओहान की ओर देखा। उसने स्पष्ट रूप से इतनी कम उम्र के जूनियर के पास इतनी दुर्लभ वस्तु होने की उम्मीद नहीं की थी। जब उसकी नजर जियाओहान की छाती पर लगे कीमियागर के बैज पर पड़ी, तो उसकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम अभी भी नहीं कर सकते। तुम तो सिर्फ द्वितीय श्रेणी के कीमियागर हो। हे। जियाओहान ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ हिम सम्राट, क्या आप नक्शे बनाने वाले व्यापारी भी नहीं हैं? ओह। शाओहान के व्यंग्यात्मक प्रश्न का सामना करते हुए हाई बोडोंग पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य से शाओहान की ओर देखते हुए अत्यधिक उत्साह से बोला, क्या आप कह रहे हैं कि आप 6ठी श्रेणी की औषधीय गोली बना सकते हैं? हम। शाओहान ने सिर हिलाया। टाओटियान की कहानी से परिचित जियाओहान जानता था कि पिल फॉर्मूला ब्रेकर पिल 6ठी श्रेणी की औषधीय गोली थी और इसे एक विचित्र ज्वाला से परिष्कृत किया जाना था। इसलिए रसायन शास्त्री ग्रैंड मास्टर गुही भी इस औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। जियाओहान को इस बात का डर नहीं था कि हाई बोडोंग बात नहीं मानेगा। इसके अलावा इस समय हाई बोडोंग की युद्ध शक्ति केवल 1 रोलिंग के बराबर थी, इसलिए अगर हाई बोडोंग उस पर हमला भी करता तो भी जियाओहान को डर नहीं था। विचित्र ज्वाला के बल पर जियाओहान को विश्वास था कि वह हाई बोडोंग का मुकाबला कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके पास लोजोंग अनुभव कार्ड और बैंगनी बादल पंख भी थे, जो असाधारण रूप से मजबूत हो चुके थे। ठीक है, मैं इस सौदे से सहमत हूँ। हाई बोडोंग ने राहत की सांस लेते हुए तुरंत से हिलाया। उसने अपने चारों ओर की आभा को समेट लिया। अगर ऐसा है तो वह चीज निकालो। जियाओहान ने अपना हाथ फैलाया। कौन सी वस्तु? हाई बोडोंग ने उलझन में पूछा, फिर रुककर बोला, नहीं, आपने अभी तक मेरे लिए औषधीय गोली तैयार नहीं की है। मैं आपको वह वस्तु अभी कैसे दे सकता हूँ? मैं रेगिस्तान के नक्शे की बात कर रहा हूँ। मैं रेगिस्तान में जा रहा हूँ, क्या आपको मुझे एक विस्तृत नक्शा नहीं देना चाहिए? जियाओहान ने हाई बोडोंग पर आंखें घुमाई। ओह। हाई बोडोंग ने लापरवाही से अपने बगल में पड़ा नक्शा उठाया और उसे शाओहान को दे दिया। शाओहान ने उसे खोला, लेकिन उस पर कोई ज्वाला का चिन्ह नहीं था। वह हंसा, हाई बोडोंग की छाती की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे, यह वाला नहीं, असली बात तो वह नक्शा है जो तुम्हारी बाहों में है, जिस पर उस विचित्र ज्वाला का स्थान अंकित है। बकवास। हाई बोडोंग ने हक्का-बक्का होकर शाओहान को देखा। उसके हाथों में सचमुच एक नक्शा था और यह नक्शा उसने बड़ी सावधानी से बनाया था। पूरे मो शहर में इस नक्शे की सटीकता बेजोड़ थी। हाई बोडोंग ने इस नक्शे को कभी अपने शरीर से अलग नहीं होने दिया। वह सोचता रहा कि शाओहान को इसके बारे में कैसे पता चला। सिर्फ नक्शा ही नहीं, जियाओहान उसके बारे में हर चीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ लग रहा था। सदमे के बावजूद हाई बोडोंग ने गंभीर भाव से नक्शा निकाला। शाओहान को नक्शा छीनने की कोशिश करते देख उसने उसे छोड़ा नहीं। शाओहान की सवालिया निगाहों को देखकर उसने जल्दी से समझाया, इस नक्शे में अजीब ज्वालाओं के 3 संभावित स्थान दिखाए गए हैं। यह वह जानकारी है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। मैं इसे तुम्हें मुफ्त में नहीं दे सकता। मुझे अभी भी पिल फॉर्मूला ब्रेकर पिल बनाने के लिए एक प्रकार की सामग्री की कमी है। मैं तुम्हें नक्शा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए वह औषधीय सामग्री ढूंढनी होगी। गामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक होने के नाते हाई बोडोंग स्वाभाविक रूप से एक कीमियागर के नियमों को जानता था। गोली का फार्मूला और सामग्री ग्राहक द्वारा प्रदान की जानी थी। मुझे पता है, रेगिस्तानी मंदारा। जियाओहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओह। हाई बोडोंग ने आश्चर्य से एक बार फिर शाओहान की ओर देखा। न जाने क्यों शाओहान की आंखों में देखते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से बेनकाब हो गया हो। इस भावना ने उसे बहुत असहज कर दिया। ठीक है, जियाओहान ने नक्शा एक तरफ रख दिया, अपने आसपास का जायजा लिया और कोने में रखी एक प्राचीन लकड़ी की अलमारी की ओर चल पड़ा। ओह। शाओहान की हरकतों को देखकर हाई बोडोंग ने भौहें चढ़ा ली। लकड़ी की शेल्फ सड़ती हुई लकड़ी के छेदों से भरी हुई थी। उस पर कुछ पीले पड़ चुके नक्शे लापरवाही से रखे हुए थे। जियाओहान ने उनमें से छानबीन की और हथेली के आकार की एक फटी पुरानी तस्वीर निकाली। वह जानता था कि यह नीदरलोटस डेमन फ्लेम के स्थान को दर्शाने वाला एक अधूरा नक्शा है। वह मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ आइस एम्परर, यही जमा राशि होगी। ओह। हाई बोडोंग की आंखों में अजीब सा भाव था। वह अधूरा नक्शा इतनी गुप्त रूप से छिपाया गया था, फिर भी शाओहान ने उसे ढूंढ लिया। जब हाई बोडोंग ने शाओहान को दुकान से निकलते हुए देखा, तो वह उसकी पीठ की ओर देखता हुआ आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? है। जियाओहान ने विजी मुस्कान के साथ अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, क्या आप मेरे हाथ में बैनर पर लिखे शब्द देख रहे हैं? अपना भाग्य जानने वाले को कोई चिंता नहीं होती। हाई बोडोंग ने धीरे से कहा। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं एक दिव्य कैलकुलेटर हूँ, मैं भाग्य जान सकता हूँ। एक दिव्य कैलकुलेटर। हाई बोडोंग का चेहरा जम गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने उलझन में पूछा, इस दुनिया में भाग्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम दिव्य कैलकुलेटर कब से है?
हाई बोडोंग ने शियाओ हान की पीठ की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। वह एजियो लोटस अर्थ कोर फ्लेम और इस महाद्वीप के कुछ अन्य अज्ञात रहस्यों के बारे में जानता था। हालांकि उसने किसी भी प्राचीन ग्रंथ में दिव्य कैलकुलेटर के बारे में कभी नहीं सुना था। फिलहाल उसकी युद्ध शक्ति केवल 1 डोलिंग के बराबर थी। एजियो लोटस अर्थ कोर फ्लेम से लैस शियाओ हान का सामना करते हुए यह कहना झूठ होगा कि उसका दिल नहीं डगमगाया। हालांकि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे विश्वास नहीं था कि वह शियाओ हान को पूरी तरह से वश में कर पाएगा। चूंकि शियाओ हान अपने शरीर पर लगी मुहर को हटाने में सक्षम था, इसलिए हाई बोडोंग शियाओ हान के साथ यह समझौता करने को तैयार हो गया। टैगोर रेगिस्तान। आसमान में चिलचिलाती धूप चमक रही थी। हालांकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, फिर भी टैगोर रेगिस्तान में असहनीय गर्मी बनी हुई थी। आकाश में सूर्य की रोशनी से जमीन पर बिखरे रेत के कण जगमगा रहे थे, जिससे वे धधकते लाल रंग में चमक रहे थे। पीली रेत की दरारों से ऊष्मा की हल्की हल्की किरणें निकल रही थीं, जिससे पहली नजर में एक मायावी अनुभूति हो रही थी। उस विशाल रेगिस्तान में एक सफेद आकृति दिखाई दी। उसकी धूल भरी शक्ल से स्पष्ट था कि वह काफी समय से रेगिस्तान में था। शाओ हान भारी कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ देर चारों ओर देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद चंदपत्र मानचित्र से मिलान किया और सावधानीपूर्वक सही मार्ग की खोज की। मैं आधे महीने से रेगिस्तान में हूँ। नक्शे के अनुसार आगे एक नखलिस्तान होना चाहिए। हाई बोडोंग की प्राचीन वस्तुओं की दुकान से निकलने के बाद जियाओ हान शिमो शहर गया और मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ अस्थायी रूप से किंगलिन में बस गया। उसके बाद वह इस विशाल और असीम टैगोर रेगिस्तान में प्रवेश कर गया। सफेद परावर्तन के कारण जियाओ हान ने शरीर से पानी की कमी को कम करने के लिए अपनी कीमियागर वर्दी के ऊपर एक सफेद चोला पहना था। इस यात्रा का उनका उद्देश्य एजियो लोटस अर्थ कोर फ्लेम को खोजना नहीं था, जो एजियो लोटस अर्थ कोर फ्लेम सूची में 19वें स्थान पर है, बल्कि वे साहसपूर्वक नाग जनजाति के मंदिर की ओर जा रहे थे। जी हाँ, आपने इसे गलत नहीं पढ़ा। उनकी यात्रा का उद्देश्य रानी मेडुसा तक पहुंचना था, जो अनगिनत लोगों के दिलों में बसा दुःस्वप्न है। शिमो शहर छोड़ने के बाद से आधे महीने में सौभाग्य से नक्शे में रेगिस्तानी आपूर्ति स्टेशनों का सटीक चित्रण किया गया था, जिसने रास्ते में शियाओ हान के लिए कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया। इस सुनसान रेगिस्तान में होने के कारण जियाओ हान अपने बैंगनी बादल पंखों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। हालांकि रेगिस्तान का मौसम अनिश्चित था, इसलिए वह अधिकांश समय पैदल ही चलता रहा। फुफकार। अचानक हाथी के आकार का एक विशाल लाल बिच्छू शियाओ हान के पैरों के नीचे रेत के टीले से बाहर निकला। विशाल बिच्छू का अधिकांश शरीर अभी भी रेत के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसके 2 बड़े पंजे खुल चुके थे और शियाओ हान की ओर बढ़ रहे थे। इससे पहले कि पंजे शियाओ हान को लग पाते, हवा का एक भयानक झोंका विशाल बिच्छू से टकराया। 8 चरम सीमाएं ढह जाती हैं। एक दबी हुई सी आवाज गूंजी और छिपी हुई शक्ति अचानक विस्फोटित हो उठी। बिच्छू अभी प्रकट ही हुआ था कि ऊर्जा के प्रचंड प्रवाह ने उसे हवा में उछाल दिया और वह पास ही जमीन पर जोर से जा गिरा। बिच्छू के 2 विशाल पंजे एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गए, चारों ओर खून ही खून फैल गया। बुरी तरह घायल बिच्छू ने खुद को रेत में नहीं फंसाया। एक ही बार में नाकाम होकर वह पलक झपकते ही रेत में वापस घुस गया। यह देखकर जियाओ हान ने पीछा नहीं किया। रेगिस्तान में शारीरिक शक्ति बनाए रखना बहुत जरूरी था। रेगिस्तान में नागमानवों के अलावा रेत के नीचे छिपे हुए ये राक्षसी जानवर भी थे, जो किसी भी क्षण बाहर निकलकर घातक प्रहार कर सकते थे। रेगिस्तान में आधे महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्षमता में काफी सुधार हो गया था। अब जियाओ हान बहुत कम समय में युद्ध की तैयारी कर दुश्मन पर हमला कर सकता था। नागमानवों की तुलना में ये राक्षसी जीव तो बस मामूली चाले थे। आखिरकार नागमानवों के पास मानवीय बुद्धि थी और वे विषैले सांपों को वश में करने और छुपकर हमले करने में माहिर थे। बात दुश्मन के बहुत ताकतवर होने की नहीं है, बात यह है कि दुश्मन इतना मूर्ख न हो। उन परेशान करने वाले नागमानवों के लिए उनसे सामना करना निश्चित रूप से बहुत परेशानी भरा मामला होगा। सौभाग्य से जियाओ हान का आत्मा की अनुभूति काफी प्रबल थी और हाई बोडोंग द्वारा दिया गया नक्शा बहुत सटीक था। इसी वजह से जियाओ हान नाग जनजाति के कुछ गश्ती दलों से बार-बार बचने में सफल रहा। ऐसा नहीं था कि शियाओ हान उनसे डरता था। इसके विपरीत जब वह पहली बार रेगिस्तान में दाखिल हुआ, तो उसने सक्रिय रूप से इन गश्ती दलों को ढूंढा और अपने इरादे बताए। लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। नाग जनजाति के इन गश्ती दलों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ नाग जनजातियों ने शियाओ हान पर उसके बोलने से पहले ही हमला कर दिया। यहाँ तक कि जब शियाओ हान ने बोलना समाप्त कर दिया, तब भी उन नाग जनजाति के गश्ती दलों ने उस पर हमला कर दिया। उन्हें शियाओ हान की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अपने ऊपर हमला करने वाली इन गश्ती टीमों का सामना करते हुए जियाओ हान ने स्वाभाविक रूप से उन सभी को मार डाला। आखिरकार अगर इस रेगिस्तान में बड़ी संख्या में नागमानव उसे घेर लेते, तो परिणाम निश्चित रूप से भयावह होता। हम नक्शे के अनुसार तो नखलिस्तान उस दिशा में है। जियाओ हान ने उस दिशा में देखा, लेकिन विशाल पीली रेत के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। उस नखलिस्तान तक पहुंचने के लिए उसे कम से कम 2 घंटे और चलना पड़ेगा। हाई बोडोंग द्वारा दिए गए मानचित्र पर छोटे लाल बिंदुओं से खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। ये 8 खतरनाक क्षेत्र 8 अलग अलग दिशाओं में स्थित थे। ये नाग जनजाति के भीतर 8 सबसे शक्तिशाली जनजातियां थीं। इन 8 जनजातियों में आमतौर पर डोलिंग या रोकिंग स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, जो उनकी देखरेख करते थे। रानी मेडुसा को छोड़कर वे एक दूसरे के अधीन नहीं थे। इन 8 लाल बिंदुओं के अलावा एक रेंगते हुए सांप का सिर भी था। यही जियाओ हान की इस यात्रा का गंतव्य था, वह शहर जहां रानी मेडुसा निवास करती थी। मानचित्र पर जिस दिशा में जियाओ हान वर्तमान में जा रहा था, उसे एक लाल बिंदु द्वारा चिन्हित किया गया था। इसका अर्थ था कि उसके सामने 8 प्रमुख जनजातियों में से एक थी। साथ ही यह इस बात का भी संकेत था कि वह रेगिस्तान की गहराई में प्रवेश कर चुका था। हालांकि वह भाग्य को आजमाने आया था, लेकिन मौत को गले लगाने नहीं। शियाओ हान के हाथ में एक डोजोंग एक्सपीरियंस कार्ड भी था, लेकिन वह केवल आधे घंटे के लिए ही मान्य था। नक्शे पर इस नखलिस्तान का निशान नाग जनजाति के एक कबीले के निशान के काफी करीब है। खैर, लगता है अगर मुझे रानी मेडुसा से सफलतापूर्वक मिलना है, तो मुझे तुमसे ही शुरुआत करनी होगी। लगभग 2 घंटे बाद आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। सौभाग्य से जियाओ हान पहले ही इस हरे भरे नखलिस्तान में प्रवेश कर चुका था। अगर आपको लगता है कि नखलिस्तान पहुंचकर आप आराम कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नखलिस्तान में कई राक्षसी जीव हैं, जिनमें विषैले सांप भी शामिल हैं। हर समय सतर्क रहकर ही आप इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। पहले मैं अपना पानी भर लूंगा, फिर आगे रहने वाली नाग जनजाति से संपर्क करूंगा। आशा है सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। कुछ देर जंगल में खोजने के बाद आगे से पानी के कलकल की कई हल्की आवाजें सुनाई दी। शियाओ हान आवाज का पीछा करते हुए पानी के स्रोत तक पहुंचा। वह एक पेड़ के तने पर आधा झुककर बैठ गया और अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने लगा। उसके सामने एक छोटी झील थी। झील के किनारे 1 दर्जन से अधिक सुंदर नाग स्त्रियां खड़ी थीं। ये नाग स्त्रियां हथियार लिए हुए थीं, मानो सैनिक पहरा दे रहे हों, और लगातार आसपास के जंगल पर नजर रख रही थीं। क्या चल रहा है? जियाओ हान का आंखों की पुतलियां सामने झील की सतह को टकटकी लगाए देख रही थी। कुछ ही देर में झील के पानी से एक सिर बाहर निकला। पानी की बूंदें उसके बालों से बहकर उसकी बर्फ जैसी सफेद कोमल त्वचा पर गिर रही थी। जब जियाओ हान आगे बढ़ने या पीछे हटने के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उस महिला की निगाहें सटीक रूप से जियाओ हान पर टिक गईं। पानी पर हल्के से थपथपाते हुए और अपने कोमल होठों को थोड़ा सा खोलकर उसने लार ठोकी और लार से भरी पानी की बूंद ने एक पानी का तीर बनाया जो शियाओ हान की ओर चला गया। ओह! शियाओ हान थोड़ा चौंक गया, उसका भेद खुल गया था। जब उसने झील के चारों ओर पहरा देती हुई लगभग 1 दर्जन नाग स्त्रियों को देखा, तो उसने अनुमान लगाया कि कोई झील में स्नान कर रहा होगा। उसने नाग जाति की विषैले सांपों को वश में करने की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया था। संभवतः इस नखलिस्तान में प्रवेश करते ही उसने विषैले सांपों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। फुफकार! जल का तीर उस पेड़ के तने पर लगा जहां शियाओ हान खड़ा था।
पूरा विशाल पेड़ पल भर में सूख गया, जिससे उसे लगा यह स्त्री सचमुच विषैली है। उसी क्षण उसका मन प्रसन्न हुआ। पहरा दे रही लगभग 1 दर्जन महिला सर्पजनों में 4 डोलिंग विशेषज्ञ थीं और बाकी सभी ग्रैंड दोषी थीं। इस तरह की पंक्ति से संकेत मिलता है कि इस महिला सर्पजन की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं थी। क्या उसे केवल एक ऐसी सर्पजन की आवश्यकता नहीं थी जो उसे रानी मेडुसा से मिलवा सके? मनुष्य, तुमने फायदा उठाया और अब तुम बस जाना चाहते हो। नागिन धीरे-धीरे किनारे पर आई, शाओहान की मौजूदगी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसके सुडौल शरीर के टुकड़े शाओहान की आंखों के सामने आ गए। उसकी जोशीली आकृति किसी भी पुरुष को अपराध करने के लिए उकसाने के लिए काफी थी। हालांकि उसकी पतली कमर के नीचे एक हरी नागिन की पूंछ थी। ऐसे साहसी व्यवहार को देखकर जियाओहान को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उसके सामने खड़ी यह महिला सर्पपुरुष कौन है। किसने कहा कि मैं यूं ही चला जाऊंगा? जियाओहान आगे बढ़ा और शोर सुनकर हथियार लिए दौड़कर आई लगभग 1 दर्जन महिला सर्पमानवों ने उसे तुरंत घेर लिया। है, ये तो वाकई एक सुंदर नौजवान है। नाग स्त्री की समचतुर्भुज आंखों की पुतलियों ने शियाओहान को गौर से देखा और मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस पड़ी। उसी समय उसने एक आलीशान काला वस्त्र निकाला और उसे अपने शरीर पर तौलिए की तरह लपेट लिया। देवी युएमी, क्या हमें उसे मारना पड़ेगा? हाथ में मौजूद नागस्त्री का हथियार जरा सा शियाओहान के करीब आ गया। अपने कबीले के नेता को नहाते देखना निश्चित मृत्यु के समान था। हालांकि नेता के आदेश के बिना वह इस आदमी को अपनी मर्जी से मारने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जल्दी मत करो, बहुत समय हो गया है जब किसी मानव जाति ने इतनी गहराई में जाने का साहस किया हो। युएमी नाम की नेता ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। अपनी सांप जैसी पूंछ को झटकते हुए, अपनी पतली कमर को हिलाते हुए वह शियाओहान के सामने झूम उठी। अपने अभी भी गीले बालों को झटकते हुए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटे बच्चे, क्या तुम इस बड़ी बहन को बता सकते हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यह रेगिस्तान की गहराई है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम गामा साम्राज्य के जासूस हो और तुम मानव जाति फिर से हमसे युद्ध करने आ रहे हो? जैसे ही यूमी ने आखिरी हिस्सा बोला, उसकी समचतुर्भुजाकार आंखों की पुतलियों में हल्की सी ठंडक दिखाई दी। आखिरकार मुझे एक ऐसा सत्पुरुष मिल गया जो मेरी बात सुनने को तैयार है। जियाओहान मुस्कुराया, उसका चेहरा बेहद शांत था। मैं सीधे-सीधे कहता हूँ, मैं आपकी रानी से मिलने आया हूँ। रानी? यूमी के चेहरे पर हमेशा की तरह मनमोहक मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक और भी बढ़ गई। उसने पूछा, छोटे बच्चे, मैं कबीले के 8 महान नेताओं में से एक हूँ। इस बड़ी बहन को बताओ, रानी से तुम्हारा क्या काम है? मुझे खेद है कि इस मामले पर केवल आपकी रानी से ही चर्चा की जा सकती है। यह आपके सर्पजन कबीले की समृद्धि से संबंधित है। अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी आप नहीं समझेंगे। जियाओहान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने सोचा, सुनना उतना अच्छा नहीं होता जितना देखना। यह युएमी वाकई बहुत आकर्षक है, शायद केवल याफी ही उसकी बराबरी कर सकती है। युएमी ने अपने सुंदर हाथ से इशारा करते हुए पहरेदारों को पीछे हटने को कहा। उसकी निगाहें शियाओहान पर पड़ी और वह मनमोहक मुस्कान के साथ बोली, ओह, यह तो हमारे सर्प जाति की समृद्धि का मामला है। इतना गंभीर? तो फिर आप अपनी बड़ी बहन के साथ पहले मेरे कबीले में आइए और खूब मजे कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इतना मजा आएगा कि आप अपनी मानव जाति की पहचान भूल जाएंगे। युएमी ने हल्के स्वर में बात की, जाहिर तौर पर उसे शियाओहान की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मुझे फिर से लड़ना पड़ेगा? जियाओहान ने धीरे से बेबसी से सांस छोड़ी। उसने देखा कि युएमी का कोमल हाथ छिले हुए हरे प्याज की तरह धीरे से उठा और फिर हिलने लगा। इस हरकत के साथ ही आसपास की झाड़ियों से हवा का एक ठंडा झोंका निकला और शियाओहान की पीठ की ओर बढ़ा। आधे महीने की कठिन साधना का फल इस क्षण पूरी तरह से सामने आया। मानो सहज ही शाओहान की पीठ से अचानक विशाल पंखों की एक जोड़ी निकली। एक कर्कश ध्वनि के साथ एक छोटा रंगीन सांप, जिसका मस्तिष्क चकनाचूर हो गया था, मौके पर ही मर गया। शाओहान ने उस छोटे से सांप पर एक नजर डाली। हालांकि उसका शरीर अत्यंत छोटा था, फिर भी उसमें जहरीला विष था। अगर वह उसे काट ले तो चाहे वह कितना भी महान योद्धा क्यों न हो, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सौभाग्य से उसके पास अत्यधिक मजबूत बैंगनी बादल पंख थे। इस छोटे से राक्षसी जीव के लिए बैंगनी बादल पंखों की असामान्य सुरक्षा को भेदना नामुमकिन था। जैसे ही उस छोटे से सांप ने शियाओहान को छुआ, उसके 2 छटपटाते के बाद स्पष्ट रूप से 2 टुकड़ों में टूट गए। बैंगनी बादल पंखों के सहारे शियाओहान ने इस रेगिस्तान में अनगिनत घातक हमलों से खुद को बचाया था। अरे, डोची पंखों में बदल रहा है। नहीं, ये सही नहीं है। ये डोची का पंखों में बदलना नहीं है, ये तो उड़ने की डोर तकनीक है। युएमी के चेहरे पर हैरानी छा गई और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि शियाओहान जैसा मामूली बैटल मास्टर भी उड़ने की डोर तकनीक जानता होगा। फ्लाइंग डोर टेक्निक का होना भी शियाओहान की असाधारण पृष्ठभूमि को दर्शाता है, जिससे उसकी इस आशंका की और पुष्टि होती है कि शियाओहान गामा साम्राज्य का एक जासूस था। इस नन्ही जीव में वाकई कुछ हुनर है, तभी तो उसे उड़ने की ऐसी तकनीक आती है। लेकिन इस जंगल में 10,000 से भी ज्यादा जहरीले सांप हैं। क्या तुम सच में उन सबको एक-एक करके मार पाओगे? युएमी के कोमल दांत थोड़े से खुले और उसके मुंह से एक अजीब सी ध्वनि निकली। वूश वूश वूश। ध्वनि तरंग फैलते ही आसपास के पत्ते सरसरा उठे। पल भर में ही झील के चारों ओर का इलाका, पेड़ों और जमीन दोनों पर घने विभिन्न प्रकार के विषैले सांपों से भर गया। उनकी ठंडी त्रिकोणीय आंखों की पुतलियां शियाओहान को घूर रही थीं, लगातार अपनी जीभ हिला रही थीं और युएमी के आदेश का इंतजार कर रही थीं, जिसके बाद वे शियाओहान पर जबरदस्त हमला कर देती। नहीं, जियाओहान ने सच्चाई से जवाब दिया। हालांकि वह इन सभी जहरीले सांपों को मार नहीं सका, लेकिन जियाओहान को पूरा भरोसा था कि बिना किसी नुकसान के बच निकलना कोई समस्या नहीं होगी। है, नन्हे बच्चे, बधाई हो, तुमने बड़ी बहन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मेरे कबीले में मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करूंगी, युएमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक का स्पष्ट संकेत था। अगर शियाओहान ने बात नहीं मानी, तो वह उसे वहीं पर कुचलकर मार डालने का इरादा रखती थी। क्या इसका मतलब सत्पुरुष बनना है? जियाओहान थोड़ी देर रुका, फिर मुस्कुराते हुए पूछा। यह छोटा सा जीव बहुत कुछ जानता है। युएमी ने मन ही मन सोचा, शियाओहान वाकई असाधारण है। अगर वह सत्पुरुष बन जाए तो यह उसके कबीले और पूरे सत्पुरुष कबीले के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके काले चमकदार पंखों को देखकर किसी कारणवश युएमी को हल्का सा डर महसूस हुआ। हालांकि यह अनुभूति बहुत हल्की थी, लेकिन युएमी को यकीन था कि यह निश्चित रूप से कोई भ्रम नहीं था।